वातज पित्तज कफज क्रमी कितने कितने होते हैं? वातज 4 हैं, पित्तज 6 हैं, 4 में 2 जोड़ा 6, 6 में 4 जोड़ा, ऐसे मत याद करो, 4 6 और 10 ही याद कर लो, ठीक है? यहाँ तक हमने कल देख लिया था, फिर मैंने आपको बोला था कि कंपैरिजन आपको पढ़ाऊंगी। ये कांची किस्सा के नोट्स में दिया हुआ है, सॉरी कांची किस्सा के नोट्स में दिया हुआ है, उसको आप चाहे तो निकाल सकते हैं, कांची किस्सा पढ़िए तब हो ही जाएगा आपका। तो आचार्य चरक के अकॉर्डिंग दिख रहा है ना, ये आचार्य चरक के अकॉर्डिंग उदक इक्षु सांद्र सांद्र प्रसाद शुक्ल शुक्र शीत सिक्ता सने लाला में, मैंने आपको चरक संहिता पढ़ाया था, तभी पढ़ा दिया था, ठीक है? अब यहाँ पे हमको रिप्लेसमेंट याद करना था, तो हमने कोड बनाया था। क्या बनाया था? सा सु शीला। सासू का नाम क्या है? शीला है, सासू शीला। कोई बता दीजिएगा पेज नंबर, ये थोड़ा वॉल्यूम चेंज हो चुका है ना, तुम्हारे पेज नंबर चेंज होते रहते हैं, एक बार आप किसी से पूछ लीजिए। 175 दिया हुआ है इसमें, है ना? ओल्ड वालों में थोड़ा सा अलग होगा, ठीक है? सासू शीला, फिर हमने याद किया था सुपी फेल, सुपी फेल। सासू का नाम क्या था? शीला, तो सासू शीला, इधर सुपी फेल। यहाँ पे क्या करेंगे हम? एक सुश्रुत का लेंगे सुपी, बागभट्ट के इसमें सुपी ले लेंगे और यहाँ का शीला ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा? बागभट्ट का सुपी और चरक का क्या हो जाएगा? शीला। तो दोनों का मिक्सअप कर दिया। अब वो होता क्या है ये? तो देखो सासू शीला, तो सा से हो जाएगा सांद्र नहीं है, क्या है? साफ और सांद्र नहीं है, साफ और सांद्र प्रसाद रहेगा, तो सांद्र प्रसाद सु से शुक्ल में, शी से शीत में, ला से लाला में। इसका रिप्लेसमेंट किया हुआ है। सांद्र प्रसाद ना मान के इन्होंने सु से सुरा मान लिया, शुक्ल में को ना मान के सुपी टी से पिष्ट मान लिया, शीत में ना मान के इसकी जगह फेन में और लाला ना मान के लवण में मान दिया, है ना? ऐसे ही इनमें दो तो सुश्रुत के जैसे हैं, सुरा में पिष्ट में, बाकी शीत में लाला में किसके जैसा है? बागभट्ट में चरक के जैसा है। तो जो चीज मैंने अभी आपको बताया सभी को समझ आ गया? सब कुछ क्लियर हुआ आप लोगों को? क्लियर है कि नहीं है बताइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। साधुशीला सुपी से सुपी शिला ही मैं आपको चरक संहिता में पढ़ा के आ चुकी हूँ। सर एक बार और आपको पढ़ेंगे, ठीक है? अब जो कपच में 10 थे वो साध्य क्यों होते हैं? ऐसा रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है ना? तो क्या है? साध्य होते हैं। क्यों साध्य होते हैं? दोष दूष्याणाम समक्रियत्वात्, दोष दोष से समक्रिय होने से ये साध्य है, ठीक है? दोष दोष जो लोग लेट ज्वाइन किए हैं वो एक बार जब क्लास कंप्लीट हो जाएगी, रिकॉर्डिंग हो जाएगी, उसके बाद रिपीट करके देख लीजिएगा, है ना? क्योंकि थोड़ी देर में और बच्चे आ जाएंगे, है ना? तो 5 मिनट मैंने बढ़ा दिया इसको, फिर एक बार रिपीट करो, फिर 5 मिनट अपना जाएगा। तो जो लोग लास्ट में ज्वाइन किए हैं वो एक बार रिपीट करके देखिए। तो साध्य क्यों होते हैं? दोष दोष से समक्रियत्वात्। इसमें दोष क्या होता है? कफ होता है, और दूसरी क्या है? रस रक्तादि धातु, स्पेशली अगर हम देखते हैं तो स्पेशली यहाँ पे मेद ज्यादा रहता है, मांस ज्यादा रहता है ना, तो मांस मेद की वृद्धि इसमें होती है। तो दोष दोष की समचिकित्सा होने के कारण अगर हम दोष की चिकित्सा करेंगे, कफ की चिकित्सा करेंगे तो मेद मांस की चिकित्सा हो जाएगी। अगर कफ बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये ठीक होगा तो ये भी ठीक हो जाएगा। तो दोष दोष की समचिकित्सा होने के कारण ये कैसा होता है? साध्य होता है, ठीक है? क्लियर हो गया? पित्त प्रमेय याप क्यों होते हैं? तो पित्त प्रमेय कितने होते हैं? 6 होते हैं। याप क्यों है? दोष दूषित विषम क्रियत्वात्। देखो पित्त है यहाँ पे स्पेशली जो ज्यादा इन्वॉल्व होता है उसकी बात हम करते हैं, मांस और मेद की। अगर हम पित्त की चिकित्सा करेंगे, है ना, इसमें हम क्या आहार देंगे? जैसे मधुर हो गया, मधुर आहार से इसकी चिकित्सा करेंगे तो ये चीजें बढ़ जाएंगी, है ना? तो इसकी चिकित्सा कैसी होती है? विषम होती है। इसकी चिकित्सा करते तो ये बढ़ जाता है, अगर इसकी करेंगे तो ये बढ़ जाएगा, इसलिए इसमें विषम क्रिया होता है, दोनों की चिकित्सा सेम नहीं होती है, इस कारण से कैसा होता है? याप होता है। वातज प्रमेय असाध्य होता है और महात्तिक्त्वात् है। हमने क्या पढ़ा? कफज वाला साध्य है, समक्रियत्वात्। पित्तज वाला याप है, विषम क्रियत्वात्। वातज वाला असाध्य है, महात्तिक्त्वात्। महात्तिक्त्वात् का मतलब ये होता है कि इसमें धातुओं की क्षति इतनी तेजी से होती है कि उसकी पूर्ति होना संभव नहीं हो पाता, इस कारण से महात्तिक्त्वात् बोला है। महात्तिक्त्वात् का मतलब चक्रपाणि जी ने बोला है। क्या बोला है चक्रपाणि ने? अभी मैंने बताया, इसमें धातुओं का क्षय इतनी तेजी से होता है कि वो बनने में उनको उतना विलंब हो जाता है, उतनी जल्दी से वो बनती नहीं है, इस कारण से ये असाध्य है, ठीक है? कौन कौन से होते हैं? पहले सिंपल क्वेश्चन यही पूछ लिया जाता है, तो हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, तो आपको वहीं से याद हो जाएगा, अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। चरक संहिता मैंने थोड़ा सा अलग याद कराया था आपको, वहां पे विरुद्ध उपक्रमत्वात् भी था, वातज प्रमेय की असाध्यता में विरुद्ध उपक्रम भी आता है, तो प्रायोरिटी किसकी चलती है? चरक संहिता की। तो वहां पे कुछ चीजें और ऐड है, तो वो आपको वहीं से याद करना है, ठीक है? इसमें पढ़ने जा रहे हैं हम कफज प्रमेय, थोड़ा सा हिंदी में पढ़ने। वात पित्त और मेद से कफ पूर्वक उदक में ही 10 प्रमेय को पैदा करता है। वात कफ ये दोष तथा रक्त में दो धातु पूर्वक दोषों के साथ मिलकर पित्त पूर्वक आदि नील में आदि 6 प्रकार के प्रमेयों को उत्पन्न करता है। कोई काम करनी है छोड़ दो। कफज प्रमेय के लक्षण देखने जा रहे हैं, जो कितने हैं? 10 हैं, है ना? तो उसी में उसी का आंसर छुपा हुआ है, अलग से बहुत कम चीजें आपको याद करने को मिलेंगी। तो सबसे पहले देखते हैं उदक में ही। उदक में ही अगर है तो उसका मूत्र कैसा निकलेगा? उदक में ही का मूत्र जो होगा उदक के जैसा होगा। उदक मतलब पानी, कैसा होता है? पानी श्वेत कलर का होता है, श्वेतम अवेदनम। पानी कोई पीता है तो उसको गले में वेदना होती है, किसी को नहीं होती, पानी हम आराम से पी सकते हैं, तो श्वेत रहता है, वेदना नहीं रहती है, उदक सदृश रहता है, पानी के जैसा रहता है। तो याद कुछ किया ही नहीं हमने, सब कुछ उसी में लिखा है। उदक में ही में कैसा रहता है? श्वेत कलर का मूत्र त्याग करता है, वेदना रहित होता है, पानी के जैसा होता है। इक्षु बालिका में क्या मिलेगा? इक्षु रस के तुल्य मिलेगा, नाम में दिया है। सुरा में ही में क्या मिलेगा? सुरा के जैसे मिलेगा, सुरा तुल्यम, ठीक है? सिक्ता में ही में क्या मिलेगा? सारुजा सिक्ता। अब देखो ये क्या है? यूरिनरी यूरेटर है ना? यूरेटर है या मेड्र है। यहाँ पे अगर कोई सिक्का फंस जाए, है ना, मेड्र में, तो क्या होगा? वेदना के साथ मूत्र त्याग करेगा व्यक्ति। कैसा करेगा? वेदना के साथ, क्योंकि सिक्का मतलब क्या होता है? रेत होता है। अगर रेत का कण यहाँ पे फंस जाएगा तो उसको मूत्र त्याग करने में क्या होगी? वेदना होगी। तो सारुजम सिक्ता। और शनह में ही, शनह में क्या होगा? धीरे धीरे, नाम ही शनह है तो शनह का मतलब ही होता है शनह शनह। शनह शनह मूत्र का त्याग करेगा और इसमें क्या चीज रहेगा? कफ रहेगा। देखो मूत्र में अगर कफ का इन्वॉल्वमेंट रहेगा तो कफ वैसा ही हर काम स्लो स्लो करता है, तो मूत्र धीरे धीरे त्याग करेगा। शनह में कफ का इन्वॉल्वमेंट रहता है और धीरे धीरे मूत्र का त्याग करता है, ठीक है? तो वही लिखा है, शनह में वाला व्यक्ति धीरे धीरे कफ मिश्रित और पिच्छिल, सॉरी चिकना मतलब वही मस्त मूत्र त्याग करता है। विशद लवण में ही में विशद, विशद लवण तुल्य। विशद मतलब क्या होता है? एकदम स्वच्छ टाइप का, है ना, लिखा होगा यहाँ पे स्वच्छ। विशद मतलब एकदम साफ। तो नमक क्या करता है? स्रोतसों को साफ कर देता है, हमने पढ़ा ना, स्रोत शोधन का काम करता है नमक। क्या करता है? स्रोतस को स्वच्छ करता है। उस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि विशद जो मूत्र त्याग है वो लवण में ही करता है। और रिष्ट रोमा पिष्ट रस तुल्यम, पिष्ट में ही, तो पिष्ट पिष्ट इसको रिष्ट पढ़ लो, पिष्ट रिष्ट सेम है ना, तो पिष्ट में ही जो होता है उसमें मूत्र त्याग करते समय उसके रोमटे खड़े हो जाते हैं ना, रोमांचित हो जाता है पिष्ट रस के जैसे, मतलब जल में घुले हुए आटे के समान। तो पिष्ट में ही में पिष्ट के जैसा मूत्र त्याग करता है और उसके रोमटे खड़े हो जाते हैं, रिष्ट पिष्ट ही मैच कर रहा है। उसके बाद सांद्र, सांद्र में ही अविल मूत्र त्याग करता है। सांद्र का मतलब होता है कंसंट्रेट, बहुत ज्यादा गाढ़ा। तो यहाँ पे गाढ़ा कब
होगा मुझे उसमें गंदगी आ जाएगी। तो गंदगी कैसे आती है जब वो गाढ़ा रहे, है ना? तो अविल मतलब गंदगी युक्त। अगर ये मूत्र है, इसमें हम कोई चीज और ऐड कर दे तो सांद्र बन जाएगी ना, और गंदा भी हो जाएगा। तो सांद्र में ही अविल मूत्र त्याग करता है। शुक्र में ही शुक्र के तुल्य करता है। फेन में ही स्तोकम झागदार करता है ना? स्तोकम का मतलब लिखा हुआ है। फेन में थोड़ा थोड़ा तथा फेन युक्त करता है, थोड़ा थोड़ा। तो याद कर सकते हैं हम फेन। कोका कोला या कोई भी जो क्या बोलते हैं कोल्ड ड्रिंक आप पीते हैं, उसका ढक्कन आप जैसे खोलते उसमें झाग निकलता है ना, स्तोकम फेन निकलता है, थोड़ा थोड़ा करके फेन निकलता है। फेन में ही स्तोकम थोड़ा थोड़ा करके फेन निकलता है। कोका कोला की बोतल में निकलता है स्तोकम यहाँ पर आएगा। चलो संविधान में पढ़ के आए हुए हैं। तो ये हमारा पूरा 10 में ही याद कर लिया, कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इसमें श्वेत था, इसमें इक्षु सुरा में सुरा, सिक्ता में सिक्ता, इसमें शनै में शनै था, लेकिन कब साथ में था? नमक जो है विषक्ता लाता है, सुक्ता लाता है, रिश्ते में पिष्ट याद कर लिया। सांद्र कैसे बना, कोई चीज गाढ़ा हो गया, शुक्र में शुक्र तुल्य, फेन कैसे निकलता है, थोड़ा थोड़ा करके निकलता है। ठीक है, समझ आ गया? तो ऐसी चीजों को इजी बना के पढ़ोगे। अभी ये बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं आप लोग का फोन आ रहा है, अप्रैल में एग्जाम है। एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप देखिएगा, वहां पे कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं आया है, क्योंकि जब एग्जाम आने वाला रहता है ये सभी लोगों की फ्रीक्वेंसी होती है दिमाग की, कि कैसे लोगों को डिस्टर्ब करते पढ़ाई। आपके पास मैसेज आ रहे हैं, कौन लोगों ने किए हैं, जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं, है ना? वो क्या करते हैं, ऐसे मैसेज शूट करके आपके दिमाग को डाइवर्ट करते हैं, जिससे आपको पढ़ने में मन ना लगे। जैसे हमारे एग्जाम पीएससी का एग्जाम हुआ था, तो मैसेज आ गया था कैंसिल हो रहा है ना, पोस्टपोन हो रहा है ताकि बच्चे ना पढ़ें। तो ऐसा हो जाता है ना, तो उस पर ध्यान नहीं देना, आप पढ़ाई पर ध्यान दो। हाँ भाई होगा अप्रैल में, तब तक हम तैयारी कर लेंगे, है ना? उसमें आपका दिमाग क्या डिस्टर्ब होगा, आपका तो और ज्यादा पढ़ने में मन लगना चाहिए। अगर अप्रैल में एग्जाम है तो इतने जल्दी होगा, उसके लिए पहले से प्रिपेयर हो जाता हूँ। महीने होगा थोड़ा स्लो करोगे आप, अप्रैल में होगा हाँ उसके हिसाब से मुझे तैयारी करना है। तो ऐसे करके आप सोचा करो, ठीक है? करंट अफेयर की कोई क्लास नहीं होगी, क्योंकि वो आपको खुद से ही करंट अफेयर में अटैच रहना पड़ेगा, क्योंकि करंट अफेयर जो है अनलिमिटेड रहता है, वो कभी कोई कवर नहीं कर सकता। उसके लिए अपन क्लास में टाइम वेस्ट नहीं कर पाएंगे, है ना? आयुर्वेदा से रिलेटेड जो चीजें यहाँ पे होती जा रही हैं घटित हो रही ऑल इंडिया में, वो आप खुद से देखते रहा करो, ठीक है? चलिए, क्योंकि हम फालतू आपको ये देखें कि करंट अफेयर वाली क्लासेस, करंट अफेयर नहीं, आयुष जीके की जरूर क्लास होती है, वो मैं आपको कराऊंगी, है ना? लास्ट में करेंगे उसको, आयुष जीके, आयुष से रिलेटेड जो चीजें हैं, और करंट में थोड़ा बहुत आयुष से केवल आयुर्वेदा से रिलेटेड करेंगे, बाकी ऐसा दुनिया भर का करंट अफेयर जो होता है वो मैं नहीं कर पाऊंगी, ठीक है? अरे ऐसा कोई एक्सक्यूज नहीं होता है विंटर की वजह से, और अच्छे से पढ़ाई होती है, बढ़िया चाय बना के रख लिया करो, है ना? थोड़ा थोड़ा करके पी के आराम से पढ़ाई होती है ना। विंटर हो, मेरी प्रेगनेंसी है तो मैं पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने अपनी 9 मंथ की प्रेगनेंसी में डिलीवरी के 2 एमडी फर्स्ट ईयर में थी, और उसी डिलीवरी हुई थी मेरी यूपीएससी के टाइम पे, हॉस्पिटल में थी। हॉस्पिटल से जैसे आई दूसरे दिन से मैंने पढ़ाई शुरू कर दी थी। बस ये है कि उस टाइम पे पता नहीं पड़ पाई थी, 20 दिन बाद एग्जाम था, है ना? तो डिलीवरी के दूसरे दिन मैंने पढ़ाई शुरू कर दी। जैसे हॉस्पिटल से आई घर पे पढ़ाई हो जाती है ना। तो मैं ये नहीं मानती हूँ कि प्रेगनेंसी पढ़ाई नहीं हो रही, बच्चा छोटा है तो पढ़ाई नहीं हो रही है, ठंडी है तो पढ़ाई नहीं हो रही। अगर आपके पास हिम्मत है, जुनून है, तो आप हर कंडीशन में पढ़ाई कर सकते हो। मैंने खुद किया हुआ है, सब कुछ कर सकते हो। हाँ ठीक है, चलिए। बोलते लोग कि भाई प्रेगनेंसी है, कॉम्प्लिकेटेड है, उल्टियां हो रही तो हम पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। उससे तो और अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि आपका जब मन लगता है ना कि मुझे उल्टी हो रही तभी उल्टी होगी। अगर आप पढ़ने पर फोकस करोगे तो आपको कैसे वो नहीं होगी, है ना? तो बहुत अच्छा रहता है वो तो। और अच्छा प्रेगनेंसी के टाइम में अगर आप जितनी मेहनत करोगे आपका बच्चा उतना इंटेलिजेंट होगा, है ना? पैदा होते से उसको सारी चीजें याद हो जाती हैं, सत्य है। तो जितनी मेहनत आप करोगे आपके बच्चे के अंदर वो गुण पहले से ही इकट्ठा होते जा रहे हैं। तो ये चीजें आपको करना पड़ेगा, ठीक है? चलिए भाई कंटिन्यू करते हैं। पित्तज कमी के लक्षण 4 होते हैं। तो पहला एक नील में, तो नील में क्या है? सफेनम अच्छम नीलम, नीले कलर का निकलता है, ठीक है? सफेनम अच्छम नीलम, तो नीले में नीले कलर का निकलता है। एक चीज हम थोड़ा सा छोड़ दिए थे यहाँ पे, क्या छोड़ दिए थे? देखो, चरक ने नीले में बोला है, इन्होंने सभी ने बोला है, बस हाँ सॉरी ये नहीं, काल में बोला है। चरक ने काल बोला है, सुश्रुत ने इसकी जगह अम्ल बोला है। बागभट्ट का तो काल है, तो बागभट्ट का याद कर लो, काल में है, इधर भी काल में है, सुश्रुत का अलग है, अम्ल में है, ठीक है? बाकी क्षार मंजिष्ठा रक्त, यहाँ पे क्षार मंजिष्ठा सब कुछ सेम है, केवल पित्त में एक रिप्लेसमेंट है। कफ वाले में 4 के सातुशिला, सुपीफेल, सुपीशिला, यहाँ पे केवल सुश्रुत का चेंज था। तो मैं याद करा देती हूँ, चरक लिखते हैं ना का से एंड होता है, तो का से काल में जो है चरक का है, बाकी केवल सुश्रुत का चेंज है, बागभट्ट का चेंज नहीं है, ठीक है? चलिए, तो अब यहाँ पे नील में नीले कलर का निकलेगा। तो देखो फिर के साथ जब आप कपड़ों पर कलर करते थे, ड्रेस रहती है हमारी स्कूल की रहती थी पहले, व्हाइट कलर की रहती है, हम उसमें क्या डालते थे? टिंग नील डालते थे, तो फिर हो जाता था, उसमें झाग हो जाता था। तो फेन के साथ, ठीक है? हरिद्रा में सादा, हरिद्रा के जैसे निकलेगा लेकिन दाहयुक्त निकलेगा। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, हल्दी जो होती है गर्म होती है, ठंडी में हल्दी खाते हैं ना, दूध के साथ हल्दी डाल के उबाल के पीते हैं तो गर्म करती है वो, हरिद्रा गर्म सादा है, ठीक है? अम्ल में क्या होगा? अम्ल के समान होगा। अम्ल में व्यक्ति अम्ल रस और अम्ल गंध, क्षार में क्षार के जैसा, तो सभी में सभी के जैसा तो क्वेश्चन बनने के चांस ही नहीं रहते। उजाला वाला बिल्कुल सही है ना? मंजिष्ठा में मंजिष्ठा के समान, शोणित में शोणित के समान केवल क्वेश्चन बन सकता है तो सादा हरिद्रा में, और नील वाले में फेन वाला। बाकी सभी में सभी के जैसा कलर है। तब याद कर लो कि जितनी भी कलरफुल वाले मूत्र हैं वो पित्त में आते हैं। तो याद रहेगा इस तरीके से कि नील में है हरिद्रा, नीला हल्दी के जैसा, अम्ल के जैसा, क्षार के जैसा, मंजिष्ठा के जैसा, रक्त के जैसा, कलर वाले जो है वो पित्त के अंतर्गत आते हैं। और अभी हम 4 वात के टिप ऑफ तक याद कर लेंगे, 6 पित्त के कर लिए, बाकी 50 10 हैं वो किसमें आते? कफ। एग्जामिनर पहले तो सिंपल क्वेश्चन यही बनाता है कि मंजिष्ठा में कहां पर आता है ना? मंजिष्ठा में कहां पर है? तो किधर है? पित्त में रहता है। तो इसी टाइप के सिंपल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अंदर का तो बात की बात है, ठीक है? अब इसके बाद हम बात के पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो हम घृत तेल वसा मज्जा यूज करते हैं ना, चतुर्वेद स्नेह, उन्हीं के कुछ नाम है। कैसा? घृत, और एक हो गया वसा, घृत और वसा, ठीक है? घृत तेल वसा मज्जा। मज्जा कहां पढ़ते हो इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, एक तो वसा हो गया, एक मज्जा हो गया। यहाँ पे वसा हो गया, इधर सर्पी हो गया, ठीक है? यहाँ पे वसा मज्जा। अब देखो बागभट्ट ना चरक के जैसे चल रहे हैं, उन्होंने पित्त में भी कोई चेंज नहीं किया और वात में भी कोई चेंज नहीं किया, पूरा का पूरा चरक के जैसे चल रहे हैं। इतना याद रखना, क्योंकि कभी क्या होता है अपन याद करते हैं ना, कभी बागभट्ट चरक के जैसा, कभी सुश्रुत के जैसा, तो उसी में और ज्यादा कंफ्यूजन आता है कि यहाँ पे किसको फॉलो किया है। तो आप इतना याद रखना, केवल कफ वाले में बागभट्ट चेंज किया ना, पित्त में चेंज किया ना, वात में चेंज किया, सारा का सारा चरक के जैसा है, ठीक है? अब वसा मज्जा इधर, वसा सर्पी, हस्ती भी सेम है, हस्ती भी सेम है, बस मज्जा मधुमेह को चेंज किया है, सर्पी और शौद्र में। कैसे याद करेंगे? देखो मज्जा क्या है? चतुर्वेद स्नेह में आता है ना, तो चतुर्वेद स्नेह का एक मज्जा, इन्होंने चतुर्वेद स्नेह में से सर्पी को रख दिया। उन्होंने बोला कि सर्पी सही है ना? फिर मधु का ही नाम क्या है? शौद्र है, तो मधु को क्या बता दिया? शौद्र बता दिया। तो मज्जा का रिप्लेसमेंट चतुर्वेद स्नेह में से सर्पी से कर दिया, सासे सुश्रुत, सासे सर्पी, और मधु की जगह शौद्र बता दिया। क्या बोले?
अच्छा, दूध सी सफेदी निर्मा वाली, अच्छा ठीक है, चलो है ना, समझ जा। सर्पी रिप्लेसमेंट याद हो गया, बस यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी तो लक्षण हमको याद हो जाते हैं। ठीक है, तो सर्पी में सर्पी, बसा में बसा, शौद्र में शौद्र के समान, और हस्ती में क्या, मत वाले हाथी के समान मूत्र क्या करता है, बहुत ज्यादा मात्रा में, तो क्या हो जाता है, हस्ती में हो जाता है। नाम याद करना ज्यादा बड़ा टास्क है, बाकी चीजें तो उसी में लिखी है। ठीक है, अब हम प्रमेय के उपद्रव देखते हैं। मक्षिकोपसर्पणम आलस्यम, व्यक्ति के ऊपर मक्खियां, मैंने आपको बताया था कि आजकल के जमाने में प्रमेय के पूर्व रूप जो है, पहले पूर्व रूप से आप कॉम्प्लिकेशन बन गए हैं, है ना, तो वहां पे हमने मधुर शुक्ल मूत्रता पढ़ी थी, और माधुर्यम आज से पढ़ा था, दंत में मल आदि जम जा रहा था, ये पूर्व रूप में पढ़ा था। अब कॉम्प्लिकेशन में और ज्यादा चीजें खतरनाक हो जाएंगी, शरीर पर मक्खियां बैठने लगेगी, मतलब व्यक्ति बहुत मीठा हो गया है, तो मक्खी का वैसे ही व्यक्ति है ना, गांव में जहां पे ज्यादा मक्खी रहती है, चाहे कोई व्यक्ति मीठा हो खट्टा हो, शरीर के ऊपर बैठती है ना, तो मक्खी बैठने लगेगी, व्यक्ति आलसी हो जाएगा, उपद्रव बहुत ज्यादा मांस हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, और कफ जब उसके शरीर में रहेगा, सर्दी खांसी उनको होना स्वाभाविक बात है। प्रतिशाय, शैथिल्य, कफ प्रसेक, कफ का प्रसेक होगा, और निद्रा का श्वास, अधिकतर कफ वाली चीजें यहाँ पर मिल रही है। श्लेष्मान अपद्रवा, ये कफज वाले हैं। यहाँ तक हमने कफ वाले देख लिए, अब हम देखते हैं पित्तज। चरक संहिता में ऐसा वादज पित्तज कफज करके अलग अलग कॉम्प्लिकेशन नहीं बताए हैं, सुश्रुत में ही बताया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कफ वाले में सारे कफ के लक्षण मिल रहे हैं, व्यक्ति मीठा हो जाएगा, मतलब मक्खियां उसके ऊपर लगेंगी, आलसी रहेगा, मांस प्रतिशाय, शैथिल आरोग्य वाली बात, कफ का प्रसेक होगा, निद्रा का श्वास आदि मिलेगा। पित्तज प्रमेय में मोस्ट इंपॉर्टेंट है वृषण अवधरण, वृषण का फटना। अवधरणम चा सेफस्ट कहां मिलता है, अवधरणम चा सेफस्ट, अवधरणम चा सेफस्ट मतलब शेफ मतलब मीटर, यहाँ पे वृषण है। ठीक है, तो अवधरणम चा सेफस्ट कहां मिलता है, वेरी गुड, सन्निपातज उपदंश में मिलता है अवधरणम चा सेफस्ट। और बाकी तालु वालु अवधरण लिख लेना, तालु अवधरण महासौशल में मिलता है ना, और कुछ प्रतिशाय के पूर्व रूप में मुझे पूरा याद नहीं है, ठीक है, मैं देख के लिखा देती हूँ। तालु अवधरण जो है ये महासौशल में मिलता है, जो हम लोग पढ़ेंगे ना मुख्य रूप, वहां पर आएगा, महासौशल में मिलेगा। ठीक है, और प्रतिशाय के पूर्व रूप में भी आता भी, प्रतिशाय का पूर्व रूप, महासौशल का तो लक्षण में मिलता है, और बाकी प्रतिशाय को पूर्व रूप में मिलता है, प्रतिशाय पूर्व रूप। ठीक है, क्लियर है। चलिए, अब वृषण अवधरण हो गया, देखो कहीं भी अवधरण होना, वैसे हमने तो अवधरण पढ़ा था, है ना, कोई भी चीज फटना, स्किन फटना, ये पित्त नानात्मक में पढ़ते हैं, और बाकी वस्ती में भेद, मिड में तोड़, हृदय में शूल, जो कि 100% हमको कंफ्यूज करेगा बाद में, क्योंकि सारी चीजों में भेद के समान वेदना, है ना, शूल के समान वेदना बाद में ही आता है, लेकिन यहाँ पर स्पेशली पित्त में आया हुआ है, वस्ती भेद, मिड तोड़, हृदय में शूल, अम्लिका जो रतिसार आरोचक गमतु धूमायंता मुच्छा पासा, ठीक है, वो तो पित्त का ही है। निद्रा नाश मिलेगा, निद्रा नाश, पांडु रोग, पीत विंड मूत्र नेत्रता चेती, इसमें निकलेगा। अब देखिए बाद में हृदय में ग्रह होना, अब याद हो जाएगा क्या होता है। हार्ट की जो गति है, हृदय की जो गति है, वो रुकाता कौन है, वायु रुकाता है, लेकिन शूल कौन करा रहा है, पित्त। एक में हृदय शूल है, एक में हृदय ग्रह है, तो ग्रह मतलब रुकना, स्तंभ कराना, किसका गुण है, वायु का गुण है, तो हृदय ग्रह यहाँ पे लौल्य मतलब लालची होना, अनिद्रा। निद्रा नाश मतलब होता है, देखो मैंने आपको क्या पढ़ाया था, वात वृद्धि पित्त वृद्धि पढ़ाया था, तो वात वृद्धि का हमने लक्षण पढ़ा था, वात वृद्धि में मिलता है निद्रा नाश, और पित्त वृद्धि में आपको मिलता है अल्प निद्रा, ये मिलता है ना, अल्प निद्रा। ठीक है, ये निद्रा नाश, ये अल्प निद्रा मिलता है। यहाँ पे उल्टा याद कर लेना, उल्टा मतलब वात का केला उल्टा कर देना कि वात में निद्रा नाश नहीं मिल रहा है, पित्त में मिल रहा है, और यहाँ पे अनिद्रा है, अल्प निद्रा नहीं है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, मुझे लग रहा है आपको समझ नहीं आ रहा, याद नहीं हो रहा है, क्लियर हो रहा है। स्तंभा कंबा शूला बद्ध पुरी सत्तम वातजान, इस प्रकार से ये तीनों प्रकार के उपद्रव याद कर लिए हमने। कफ में तो कफ जैसे हैं, पित्त में हमको दो चीजें याद करनी थी, क्या याद करनी थी, एक तो रेतुकूल, अस्थि भेद और मित्रतूल। अगर हृदय में शूल वहां पर था, तो हृदय में ग्रह कहाँ होगा, यहाँ पर होगा। यहाँ पर निद्रा नाश है, याद कैसे होगा, जो चीज हम पढ़ के आए थे ना, वात वृद्धि में निद्रा नाश मिलता था, तो यहाँ पे वात वाले कमी में नहीं मिलेगा, पित्त वाले में मिलेगा, केवल उल्टा करके आप याद कर लो। निद्रा निद्रा का मतलब होता है कंप्लीटली खत्म, अनिद्रा कंप्लीटली खत्म कोई भी चीज, और नाश मतलब होता है कि थोड़ी बहुत आ सकती है। जैसे बंध्या और शंडी में क्या अंतर होता है, बंध्या में नष्ट आर्तवा मतलब पहले कभी आर्तो आया था, लेकिन अब कंप्लीटली बंद हो गया है, और शंडी मतलब होता है उसको कभी भी आर्तो की शुरुआत ही नहीं हुई थी, है ना, तो ये दो चीजें एकदम डिफरेंट होती हैं। बद्ध पुष्पोसिफिकेशन जो है वायु बढ़ाता कभी होता है, यहाँ पर वायु में ही। ठीक है, क्लियर। प्रमेय पीठिका पढ़ते हैं। प्रमेय पीठिका हमने आपको एक बार बता दिए थे सारे आचार्य के अकॉर्डिंग कितनी कितनी होती है, एक बार उसको सुपरफिशियली रिवाइज कर लेते हैं ना। चकभ, SSBM, SVM शारदा विद्या मंदिर, SVM शारदा विद्या मंदिर हो गया। चा फॉर चरक, का फॉर काश्यप, भा फॉर भुज, S फॉर सुश्रुत, S फॉर शारंगधर, B फॉर बागभट, M फॉर माधव। ठीक है, अब यहाँ पे चरक 7, काश्यप 8, भोज 9, इन सभी लोगों की कितनी है, 10 है। सुश्रुत, शारंगधर, बागभट, भाव प्रकाश सभी की 10, 7 8 9, ये क्लियर हो गया। जो नए बच्चे आज ज्वाइन किए होंगे उन सभी को समझ आ रहा है, 7 8 9, और यहाँ पे सभी का 10। चकब SSVM शारदा विद्या मंदिर करके याद रहेगा। ठीक है, अब प्रमेय पीठिका मैंने चरक में आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दी है। अब सुश्रुत की पढ़ते हैं, 10 होती है, तो कौन कौन सी एक्स्ट्रा होती है, तो देखिए चरक में हमने जो पढ़ा था, सुश्रुत की सेम टू सेम वही होंगी 7, सॉरी चरक की सेम टू सेम वही 7 सुश्रुत में ऐड हो जाएंगी, बाकी 8 9 10 3 एक्स्ट्रा होती है। चरक की 7 कौन सी है वो आपको याद करना पड़ेगा। अच्छा रिपीट कर दूं, ठीक है। चकब SSBM, चा फॉर चरक, का फॉर काश्यप, भा फॉर भुज, तो क्रम से बढ़ाते चलो 7 8 9, SSBM सुश्रुत, शारंगधर, बागभट, माधव, इन सभी की 10 है। ठीक है, हाँ, अब यहाँ पर हमने क्या याद किया था, चरक की 7 शराबिका, कच्छपिका, जालनी, सरस्वती, अलजीविता, विदर्भी ये होंगी, और 3 एक्स्ट्रा कौन सी होंगी इनकी। सुश्रुत ने पुत्री की विदा नहीं, सुश्रुत ने पुत्री की विदाई मसूरी में, सुश्रुत एक पुत्री थी, उन्होंने पुत्री की विदा कहाँ की, पुत्री की विदा मसूरी में कर दी। मसूरी घूम के आए भाई, बड़ा अच्छा फॉल है वहाँ पे, कैंपटी फॉल, आप लोग बहुत से लोग वहाँ के भी होंगे। पुत्री की विदा कहाँ कर दी, मसूरी में कर दी, तो पुत्री से हो जाएगा पुत्रनी, विदा से हो जाएगा विदारी का, मसूरी से हो जाएगा मसूरी का। ये 3 एक्स्ट्रा बताई है किससे, चरक से। ठीक है, ओके क्लियर हो गया। नहीं काश्यप नहीं है, वो भोज है, भोज ने कुल की पुत्री को विदा की, कुल की पुत्री को विदा किया था भोज ने। भोज का भी बता ही देते हैं, भोज की 9 होती है, उन्होंने विंता को नहीं माना, चरक को विंता को नहीं माना, मतलब चरक की 6 मानी है, तो 7 8 9 3 और ऐड करनी थी हमको। तो भोज राजा भोज जो थे ना, वो किसी से विनती नहीं करते थे, राजा थे ना, तो विनती नहीं करेंगे, तो विंता को हटा दिया। उनका एक कुल था, तो कुल की पुत्री को
को विदा किया। कहाँ किया ये किसी को नहीं बताया, अभी कोई भी अपहरण कर सकता था ना, तो इन्होंने कुल की पुत्री को विदा किया, कुल की पुत्री को विदा किया, कुल की पुत्री को विदा, तो कुल से हो जाएगा कुलत्थी का, पुत्री से पुत्रनी, विदा से हो जाएगा विदारिका। विंता को नहीं माना है तो 6 हो गई, 3 और ऐड करना था तो राजा भोज का कुल था, कुल की पुत्री को विदा किया। भोज पूरा भोपाल फेमस है ना, भोज के विधार के थे वो, यहाँ पर उन्होंने बहुत सारी चीजें बनवाई है भोपाल में, तो कुलत्थी का, पुत्रनी और विदारिका। ठीक है, याद हो गया। अब एक और काय छोड़े भाई, इसको भी पढ़ी लो। काश्यप ने 7 चरक के जैसी एक अनुशिका बोल दी, तो इनकी कितनी हो जाएंगी, काश्यप की 8 हो जाएगी, 7 + 1 कितना हो जाएगा, काश्यप का अनुशिका एक्स्ट्रा हो जाएगी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं शराबी का। सबसे पहले शराबी का, ठीक है, हाँ शराबी का, शराब जानते हैं, अल्कोहल नहीं, शराब मतलब क्या होता है, शराब संपुट है ना, ऐसा रहता है कटोरी के जैसा रहता है। ये कटोरी, इसमें हमने कोई भी चीज फूट देते हैं जैसे, है ना, तो उसमें शराब संपुट में हमने बांध दिया, फिर उसमें पट्टे बंधन कर दिया, फिर वो मुल्तानी मिट्टी जो है वो लपेट लपाट दिया, फिर हमने क्या कर दिया, उसको फूट देते हैं, कंडों की आग में रखते हैं ना, हमने दिया था पढ़ते थे, वो शराब कहलाता है ना, आप ऐसा समझ लो, ये होता है। तो अंतो उन्नता, अंतो उन्नता, अंत में उन्नत, मध्य में क्या होता है, दबा हुआ रहता है। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ, तो अंतो उन्नता ऊपर उठा रहता है, दिया ही समझ लो, घर में जो दिया रहता है वो ऐसे रहता है, और बीच में दबा हुआ, तो शराब मात्रा तद्रूपम निम्न मध्य, यहाँ पे ऐसा निम्न मध्य दे दिया, चरक ने बोला है अंतो उन्नता मध्य निम्न, और वहाँ पे क्लेद रोगान्विता, वहाँ पे मैंने ये भी याद कराया था कि जब ऐसा गड्ढा बना रहता है तो यहाँ पे क्लेद भर देते लोग, कीचड़ भर जाती है, तो अंतो उन्नता मध्य निम्न क्लेद रोगान्विता। चरक का याद हो गया, इन्होंने केवल बोला है कि निम्न मध्य है, याद हो गया। सरसप कैसा होता है, गौर सरसप के समान, गौर सरसप के समान इन्होंने बताया है। चरक जी ने ऐसा कोई सरसप के बारे में उल्लेख नहीं किया है कि गोरा है काला है, केवल सरसप के जैसा बताया है, इन्होंने गौर सरसप, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला था ना, केवल सरसप बोला था, तो याद कर लेना, सुश्रुत ने गौर सरसप के समान सरसप ही बोला है। कच्छपिका, कछुआ, कछुआ कुर्म, कछुआ अलग रहता है ना, कुर्म ही कछुआ होता है, केकड़ा वो अलग होता है, हाँ, कच्छप कछुए को ही कुर्म बोलते हैं, तो कुर्म की पीठ के जैसा होता है, हाँ, कुर्म की पीठ के जैसा होता है। तो कच्छपिका में कुर्म, अब देखो ये कछुआ जो छोटा सा बिल था उसका, कछुआ जा रहा था, उसका पीठ बड़ी थी, तो ये कछुआ जो उसमें से गया, कितना सुंदर बन गया ना, तो कछुआ इसमें से जा रहा था, उसकी पीठ में क्या हो गया, स्क्रैचेस आ गए, मतलब रगड़ गई यहाँ पे, तो यहाँ उसको दाह भी होने लगेगा, जलन होने लगेगा, तो कछुए कुर्म की पीठ के जैसा होता है, वहां पे जलन भी होती है, दाह करके आता है। ठीक है, ओके। जालनी तीव्रदाह, अगर हम कहीं जल जाते हैं तो हमको जलन होती है ना, कैसी होती है, तीव्रदाह। इसके साथ साथ चरक का जरूर पढ़ना, मैंने चरक का पढ़ाया हुआ है, तभी आपको याद होगा, क्योंकि वहां पे कुछ चीज ऐसा लगता है, सुश्रुत का और चरक का ऐसा लगता है कुछ एक्सचेंज हो गया है ना, तो तीव्रदाह, जहां पे हम जल जाते हैं तो तीव्रदाह होता है। इस जालनी को जाल पढ़ लो, जाल मतलब क्या होता है, मांस का जाल, जाल के समान है, वहां पे जलाशय करके याद कराया था। विनीता पढ़ लो, विनीता मतलब विनीता, विनीता नाम की लड़की है, बड़ी है घर में, सुमहती, उसके नीला पीड़िका, विनीता की पीठ पर पीड़िका है, कैसा, विनीता की पीठ पर, पृष्ठ पर पड़ा था, नीली नीली पीड़िका विनीता की पृष्ठ पर हो गई थी, तो यहाँ पर वही याद कर लो, विनीता की पीड़िका नीले नीले कलर की बड़ी है, महती पीड़िका, विनीता नाम की लड़की बड़ी है तो महती पीड़िका, और विनीता नाम की जो पुत्री है ना, विनीता नाम की तो बड़ी है, तो पुत्री भी महती है और ये भी महती है। अल्पाचिता अलग है, ये भी महती होती है लेकिन अल्पाचिता मतलब पकी वकी नहीं रहती, हिंदी देख लेते हैं। तो पुत्रनी विंदा आकार में छोटी छोटी फुंसियों से युक्त रहती, आकार में बड़ी किंतु छोटी छोटी फुंसियों से व्याप्त रहती है, छोटी छोटी फुंसियां उसमें रहती है, अल्पाचिता छोटी छोटी पीड़िका रहती है। मसूरी का में मसूर के समान रहेगा, है ना। अलजी में क्या रहेगा, रक्तापिता स्फुटवती, तो मैंने आपको अलजी आलसी से याद किया था, विसर्प निशम करके आया था, वहां पे मैंने बताया था कि सांप भी आ जाए ना, अलजी को आलसी याद कराया था, सांप भी आ जाए ना तो व्यक्ति इतना आलसी है वहां से उठेगा ही नहीं, तो विसर्प सर्प आ जाएगा तब भी नहीं उठेगा, तो विसर्प निशम दहती वाला पढ़ा था, है ना। तो यहाँ पर वही याद कर लो कि आलसी व्यक्ति का हाथ भी अगर आग में गिर गया तो वो नहीं उठाए, कौन उठाए, पड़ा रहने दो, तो अगर आग में पड़ेगा आलसी व्यक्ति का हाथ, ये पूरा कोरिलेट करके याद करोगे तभी समझ आएगा, तो तरह का आप पहले पढ़ना, ठीक है। तो आलसी व्यक्ति के हाथ में क्या हो जाएगा, स्फोट हो जाएंगे, लाल लाल कलर के स्फोट हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर हो गया, हाँ बिल्कुल। अब नेक्स्ट है विदारी, तो विदारी कंधे के समान रहेगा, कठिन रहेगी, व्रत रहेगी, और विद्रधि में जो है विद्रधि के समान लक्षण इसमें मिलेंगे, तो विद्रधि पीड़िका हो जाएगी, ठीक है। तो हमारी क्रमी पीड़िका कंप्लीट होती है। अगला आता है जिन दोषों से जो क्रमी उत्पन्न हुआ है उन्हीं से क्रमी पीड़िका को पैदा हुआ जानना चाहिए। अब क्रमी पीड़िका कहां पर हो जाए तो वो असाध्य कहलाएगा, है ना। तो गुदे हृदय सिर से अंश पश्चिम मरमाणी पूछा जाता है, में से कहां पर हो जाए पीड़िका तो असाध्य नहीं होती, तो कहां, गुदा प्रदेश, हृदय वस्ती सिर पड़ते हो त्रिमर में, तो हृदय है, सिर है, वस्ती की जगह क्या आ जाएगा, गुदा, त्रिमर में हृदय वस्ती सिर पड़ते हो, वस्ती कहां है, अधो वाले रीजन में है, वहीं पर गुदा है, तो वस्ती को रिप्लेस कर दो गुदा से, तो गुदा में, हृदय में सिर, अब सिर के पास अंश है, अंश के यहाँ पर पृष्ठ है, तो याद हो जाएगा ना, सिर अंश पृष्ठ, और मर्म प्रदेश में हो जाए, है ना। ये दुर्बल अग्नि किसी व्यक्ति की अगर पीड़िका बढ़ जाती है तो असाध्य है। असाध्य वातज कमी, तो वायु कृष्ण शरीर निष्क्रिया, वायु जो है सारे शरीर को निचोड़कर मेद मज्जावसा के साथ नीचे वस्ती प्रदेश की तरफ जाकर कमी उत्पन्न करती है, मूत्र के साथ धातु को शरीर प्रति अवयव। अब यहाँ पे महत्त्वात होने का रीजन बता दिया, मतलब क्या होता है इसमें बता दिया कि धातु इतनी तेजी से क्षति होती है क्योंकि पूर्ति नहीं हो पाती, मतलब मूत्र के साथ धातुओं को उत्सर्जित करता रहता है, निकालता रहता है, ठीक है। जिस मनुष्य, अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, असाध्य मधुमेह के लक्षण देखते हैं, तो पीड़िका पीड़ितम गाढ़म उपसृष्टम उपद्रवी, क्रमी पीड़िका से अत्यधिक पीड़ित व्यक्ति पूर्वोक्त उपद्रवों से क्रमी को मधुमेहग्रस्त कहा जाता है, असाधु है, मतलब क्रमे पीड़िका भी प्रेजेंट है सारी, और पूर्वोक्त जो उपद्रव है वो भी सारे प्रेजेंट रहेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। क्रमे पीड़िका भी हो गई, क्रमे उपद्रव भी हो गया, तो व्यक्ति कैसा रहेगा, वैसे ही असाधु हो जाएगा। अब ये पूछा जाता है उत्तरोत्तर निदान, उत्तरोत्तरी किसने बताया है, अगर कोई व्यक्ति चल रहा है, मधुमेह ऐसा रहता है, अगर वो चल रहा है ना उसको लगता है हम थोड़ी देर खड़े हो जाएं, अगर बस में खड़े होने को जगह मिल गई तो वो सोचता है थोड़ा सा बैठ जाने दो यार, बैठने को जगह मिल गई तो थोड़ा सा हम सो जाएं क्या, बाकी लोगों को बैठने को जगह नहीं लेकिन खुद की सीट है तो सोएंगे जरूर, बाकी लोग खड़े रहें, तो यही है खड़े रहना, खड़े रहने से बैठना, बैठने से लेटना, लेटने से निद्रा लेना अधिक अच्छा लगता है उसको, ठीक है। अब आता है लास्ट, सर्व ए प्रमेहास्तु कालीन प्रतिकारणा, सभी प्रकार के जो प्रमेय हैं आपने उनकी चिकित्सा नहीं किए हैं तो सारे के सारे वातज प्रमेय का जो मधुमेह वाला रूप है वो धारण कर लेते हैं और कैसा होता है असाधु। सारे प्रमेय चिकित्सा ना करने पर मधुमेह को प्राप्त हो जाते हैं और मधुमेह कैसा होता है, असाधु होता है। हाँ ठीक है, चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं, उदर उदर रोग। उदर रोग तो बहुत छोटा सा चैप्टर है, केवल एक ही चीज आप इमेजिन कर लो उसी से याद हो जाएगा। और ये मैंने प्रीवियस ईयर में इतना पढ़ाया है आपको, उदर वाला है ना, 4 प्रकार के मूल करके हर बार आ जाते हैं, हर बार बनाया हुआ है। तो
तो उदर रोग में आपको दो चीजें याद रखना है। पहला, एक प्रेग्नेंट लेडी का एब्डोमेन ऐसा होता है, अम्लाइकस बहुत ज्यादा मतलब इस टाइप का होता है, उसमें रिंकल्स वगैरह नहीं होते। प्रेग्नेंट लेडी से याद करना है पूर्व रूप को। उदर का ग्रहणी नहीं सोचना, ग्रहणी अलग चीज है वहां पर मैं ऐसे कुछ कोरिलेशन आपको बताऊंगी। और लक्षण जो है जस्ट आफ्टर डिलीवरी से याद रखना। जस्ट आफ्टर डिलीवरी जो है कैसा हो जाता है, प्रसूता का एब्डोमेन इस टाइप से हो जाता है, रिंकल्स आ जाते हैं, है ना, क्योंकि इतना डिस्टेंडेड रहता है वो, एकदम से जब एकदम खाली हो जाएगा तो इस टाइप का बहुत लूज हो जाता है, उसको कम से कम 1-2 महीने लगते हैं नॉर्मल टोन में आने के लिए, है ना। और उसमें क्या क्या चीजें मिलती हैं डिलीवरी होने के बाद, निद्रानाश, बच्चे सोने नहीं देते, गुस्सा आता है, क्रोध रहता है, ठीक है, इस टाइप का मिलेगा। प्रेगनेंसी में क्या मिलता है, खाना बहुत खाती रहती, उसको ये भी नहीं ज्ञान होता कि मेरा खाना पच रहा है कि नहीं पच रहा, जीना परिज्ञान याद ही नहीं रहता। पैर में सूफ मिलता है यहाँ पे, इसलिए थोड़ा सा बोलते हैं कि थोड़ा सा पैर को इसे थोड़ा सा उठा के रखें, है ना। तो पूरा मैंने आपको बता दिया, पूरी इमेजिनेशन हमने पढ़ ली, अब शुरू कर देते हैं उधर, ठीक है, चलिए। अब यहाँ पे कुछ पढ़ने, उधर के कितने बताए, उधर रोग के साथ साथ प्रमेय, उपद्रव, वातित को आपने कुछ नहीं, मैंने ऐसा कोई कोड नहीं बताया, वो सर ने बताया होगा आपको कुछ, सर ने कुछ बताया होगा ना, मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा है, ठीक है, चलिए ना कंटिन्यू करें। कितने होते हैं उधर के भेद, 8 होते हैं, चरकने वित्ते बताए, सुश्रुत का भी ऐसे ही है, सेम टू सेम वही है, वात, पित्त, कफ, फिर तीसरा तीनों दोषों से सन्निपात हो जाएगा, चौथा सन्निपात हो गया, तीन उदर, बद्ध उदर, आगंतुक उदर, इसको छठोदर बोलते हैं, और 8वां क्या होता है, दप उदर होता है। हाँ ठीक है, तो 8 होते हैं उदर रोग, चरक के भी ऐसे हैं, बांग भाग में प्रीउदर होता है, ऐसे यकृत दाली उदर होता है, लेकिन यकृत दाली उदर को इसमें अलग से मतलब इसमें इंक्लूड नहीं किया, उसका वर्णन अलग ही किया है। अब उदर रोग का कारण क्या होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उदर रोग, क्योंकि यहीं से सारी व्याधियां उत्पन्न होती हैं। सभी रोगों का कारण क्या होता है, मंदाग्नि होता है। तो देखिए लिखा है प्राय उदर या सभी रोगों का कारण जो है अजीर्ण और मलिन अन्न सेवन है। आप बोलते हैं ना कि मुझे ये हो रहा है, वो हो रहा है, क्यों हो रहा है, सबसे बड़ा रीजन होता है कि आपने किस प्रकार का भोजन लिया है, वो पचा है कि नहीं पचा है, वहीं से बीमारियां शुरू होती है होना, ठीक है। रोगा सर्वे अपि जायन्ते सुतराम उदराणी, अजीर्ण मलिन अन्न मल संचयात, अजीर्ण आपने जो लिया है अन्न अजीर्ण था और ले लिया, तो इससे धीरे धीरे मल का संचय हो जाता है। चरक जी ने बोला है अति संचित दोषाणाम पाप कर्मचा कुर्वताम, आपके दोष बहुत ज्यादा संचित हो गए हैं, पाप कर्म से भी उदर रोग होता है। हाँ बिल्कुल, अश्वी मंदाग्नि से होता है ना। तो अब देखते हैं सुदुर्बल अग्नि, अगर आपकी अग्नि कैसी है, दुर्बल है, और आपने अहित अशन कर लिया, कोई भी उल्टा सीधा चीज खा लिया, या संशुष्ट पुत्य अन्न, आपने सूखा साखा सड़ा गला पूती अन्न का सेवन कर लिया, फिर स्नेह आदि मिथ्या आदि, आपने स्नेह आदि वमन आदि पंचकर्मों का मिथ्या प्रयोग कर लिया, या प्रयोग तो सही किया था लेकिन आपने उसका संसर्जन सही से नहीं किया, ठीक है। जंतुवृद्धि गता कुष्ठम, इस कारण से क्या होगा, दोष जो है प्रकोपित हो जाते हैं, कुष्ठ में आश्रित हो जाते हैं। फिर गुल्माकृति व्यंजित लक्षणांति, गुल्म की आकृति, वहां पे कभी कभी ऐसा होता है कि उधर में वायु भर गया, फूल जाता है तो गुल्म की आकृति धारण कर लेता है, उधर में जाकर गुल्म गोले के समान आकृति को स्पष्ट करता है, ये भयंकर उदर रोग उत्पन्न करती है। इतना याद रखना है कि हमारी अग्नि मंद थी, हमने कोई ऐसा अशन कर लिया जिसके कारण दोष संचय हो जाते हैं और उदर रोग उत्पन्न करते हैं, ठीक है। संप्राप्ति वही है, कुष्ठादु स्नेहवत अन्न सारोही तुष्टो अनिल वेग अन्न त्वचा समुन्न सने समन्ता विवर्धमानो जठरम करोति, दूषित हुआ अन्न का सार केवल पढ़ना, यहाँ से कोई नहीं पूछेगा। प्रेरित होकर आहार के पाक के प्रधान भूत रस कोष्ठ से जैसे नूतन अतिकार सूक्ष्म छिद्रों से इसने बाहर स्रवित होता हुआ दिखाई देता है, उसी तरह बाहर निकलकर उदर को उत्पन्न करता है, ठीक है। चरक का हम चिकित्सा स्थान में पढ़ेंगे, केवल अंडरलाइन कर लो, मैं आपको वहीं पर डिटेल पढ़ाऊंगी चरक के अनुसार। अब आता है उदर रोग का पूर्व रूप, याद करिएगा, प्रेग्नेंट लेडी का एब्डोमेन इस टाइप का दिखाई देता है, और क्या क्या उसको लक्षण मिलते हैं, बल वर्ण कांक्षा, उदर रोग की पूर्व अवस्था में बल और वर्ण भोजन आदि की आकांक्षा रहती है। क्या प्रेगनेंसी के टाइम में क्या होता है, शुरुआत में बल वर्ण हानि तो होती है, लेकिन शुरुआत में या थोड़ा मिड में क्या होता है, उसका बल बड़ा अच्छा हो जाता है, वर्ण भी अच्छा गोरी हो जाती है ना। और बली विनाशो, बली मतलब उसकी जो बलियां हैं, रिंकल से एकदम चला गया, उधर मतलब चिकना हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, बलियां चली जाएंगी, जठरेही राज्य, और क्या होगा, नीली रेखाएं निकल आएंगी। तो रोम राजी का उद्गम कहां होता है, प्रेगनेंसी में होता है ना, तो बलियां निकल आएंगी, सॉरी बलियां नहीं, राजी निकल आएंगी। जीर्ण अजीर्ण परिज्ञान, उसको खाना पच रहा है कि नहीं पच रहा है ये भी ज्ञान नहीं होता, बस खाती जाती है, मुझे तो आज पिज्जा चाहिए, मुझे बर्गर चाहिए, खाती रहती है, उसको ध्यान नहीं रहता, और फिर ज्यादा खा लेगी भाई तो क्या होगा, एसिडिटी होने लगती है, जलन होने लगती है, ठीक है। तो वस्तु रुजा पाद गतश्च सोफा, केवल पैर में स्वेलिंग रहती है, हाथ पैर में नहीं है। तो पूरा प्रेग्नेंट लेडी से याद हुआ कि नहीं हुआ, सब कुछ याद हो रहा होगा, है ना। बल वर्ण कांक्षा, बलि विनाशो, राजी निकल आई, जीर्ण अजीर्ण का ज्ञान नहीं हो रहा है, विदा हो रहा है, पैर में स्वेलिंग आ रही है, ठीक है। अब अलग अलग हम पढ़ते हैं, वातोदर, पित्तोदर, कफोदर में क्या क्या हमको लक्षण मिलेंगे, ठीक है। इसके पहले मैं आपको 25 श्लोक पढ़ा दूं लक्षण का, है ना, ये पूर्व रूप हो गया था। आगे लास्ट में देखिए इस चैप्टर के लक्षण पढ़ते, फिर मैं आपको सेपरेट पढ़ाऊंगी ताकि साथ में याद हो जाए। तो लक्षण में क्या मिलेगा, देखो, जैसे ही बेबी डिलीवर हुआ तो क्या हो जाएगा, उसका पेट एब्डोमेन खाली हो जाएगा, खाली होता है भी, जब भी कोई चीज खाली हो रहा है तो उसके अंदर वायु भर जाता है ना, तो अधिमान हो जाएगा। और डिलीवरी के बाद गमने अशक्ति रहती है, महिला जो माता है अच्छे से चल नहीं पाती है ना, तो गमने अशक्ति और दुर्बल रहती है, और अग्नि भी कैसी रहती है, उसकी दुर्बल हो जाती है इस टाइम पे, इसलिए उसको थोड़ी सी अच्छी चीजें खिलानी पड़ती है ना, तो दुर्बल है, दुर्बल अग्नि का सोफा सदनम अंगानाम। अब यहाँ पे उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि पैर में सूजन है, यहाँ पे सोफ भी है, सदन भी है, पूरे अंग में, पर्टिकुलर अंग में नहीं बताई। तो आफ्टर डिलीवरी ऐसे तो होता, पूरी मोटी हो जाती है वो, सोफा सदन अंगानाम। संगो वात पुरुष, वात और पुरुष का संग हो जाता है। वात पुरुष का संग क्यों हो रहा है, आप ऐसे याद कर सकते हैं, आद्यमान मतलब कुल मिला के वायु का प्रकोप है, तो वात और पुरुष का संग हो जाएगा। प्यास व्यास लगती रहती है, दाह तृष्णा सर्वेषु जठरेषु भवति, ठीक है, क्लियर हो गया। लक्षण पूर्व रूप दोनों चीजें क्लियर हो गई ना आप लोगों को। अब हम वातोदर पढ़ते हैं, है ना, बोलते जाया करो, है समझ में आ रहा है। अच्छा हम मूढ़ गर्भ पे पहुंच गए थे, मूढ़ गर्भ नहीं उदर रोग पढ़ना है, हमने बोल दिया था ना कि मूढ़ गर्भ वाला मैंने कई बार आपको पढ़ाया, मुझे लगा 8वां चैप्टर शुरू हो रहा है, ठीक है।
वातोदर में क्या होगा, कुछ भी नहीं याद करना कि संग्रह होगा, पाश उदर प्रश्न में हो रहा है, संग्रह हो रहा है तो वायु ही कराएगा, कुछ नहीं पढ़ना है, केवल उस पे जो सिराएं होंगी ना अब्डोमेन पे वो कैसी होंगी, काले कलर की होंगी, शूलाना आदि हो रहा है वो हमारे कोई मतलब का नहीं है, ठीक है। पित्तोदर में क्या है, कृष्णाब्दा जो मिलेगा पित्त का है, सिराएं कैसी हो रही है, पीले कलर की हो रही है, तत्व आचिरावी वृद्धि, और क्या है ये जल्दी ही जिसका आविर्भाव हुआ हो उसे पित्तोदर, एकदम से उत्पन्न हुआ है, क्षिप्र हुआ है, क्षिप्र वाला पित्त में पढ़ते हो, समझ में आ रहा है, पीली सिराएं और जल्दी ही जिसका आविर्भाव हुआ है। तत्व चिरावी वृद्धि, इसका मतलब होता है कि रोग की वृद्धि या प्रकटन देरी से होता है। यहाँ पे तत्व आ, इसको पढ़ोगे ना आप तो क्या हो जाएगा, तत्व आ चिरावी वृद्धि, संधि विच्छेद करके पढ़ोगे ना, आ चिर मतलब क्या है, देरी से, उसमें आ लगा दो तो जल्दी से, तत्व आ चिरावी वृद्धि, यहाँ पे क्या लिखा है, स्पेशली चिरावी वृद्धि लिखा है, चिर का मतलब देरी से होना। ये मीनिंग समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे, संधि विच्छेद करना आना चाहिए, यहाँ पे आ साइलेंट था तो चिर मतलब देरी, उसमें आ लगा दो तो जल्दी हो जाएगा, क्लियर ना, समझ में आ गया। अब कफ वाले में क्या रहेगा, शुक्ल वाला रहेगा, जो लाइनिंग है शुक्ल कलर की दिखेगी। अब इंपॉर्टेंट तो हमारा सन्निपात उदर रोग है, इसमें कारण भी पूछा जाता है, किस कारण से हो रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट किस कंडीशन में बढ़ता है। आचार्य चरक ने सन्निपात उदर को ही दूष्योदर नाम दिया है, क्या दिया है, दूष्योदर बोला है। क्यों होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। छतोदर क्यों होता है, आपने खाने में मछली का कंटक खा लिए है, वो जाके आपकी आंत का वेदन कर देता है तो हो जाता है छिद्रोदर आगंतुक उदर, है ना। सन्निपात क्यों हो रहा है, सन्निपात स्त्रियों अन्नपान, स्त्री के द्वारा अन्नपान में उसका नख रोम मूत्र विड़ आर्तव आदि मिलाकर अगर किसी व्यक्ति को दिया जा रहा है ना, मतलब दूषित चीजें दी जा रही है, इस कारण से इसका नाम दूष्योदर पड़ा। दूसरी चीजें मतलब दुष्टांबू या दूसरी विष आदि का सेवन अगर किसी व्यक्ति ने कर लिया, इसका कारण मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसा कहीं और पढ़ने को नहीं मिलेगा। स्त्रियों द्वारा नख मूत्र रोम विड़ आदि दिया जा रहा है या दूसरी विष का सेवन कर लिया तो भी दूष्योदर पड़ा ना, है ना, गर्विष का सेवन कर लिया तो दूष्योदर हो गया। फिर इसमें क्या होता है, शीत वातावरण उद्भवेशु, जैसे ही आप ठंडी हवा में जाएंगे तो ये बढ़ जाता है। तो ये चीजें बढ़ती कब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो भयंकर दोष उत्पन्न कर दिया रोग, शीत और वायु से अधिक में जब बादल छाए रहते हैं तब ये विशेष रूप से बढ़ जाता है, ये सन्निपात रोग हो गया। अब प्लीहोदर क्या होता है, प्लीहा कैसे बढ़ती है, प्लीहा आपको पता है ना, लेफ्ट साइड होती है, लेफ्ट टू राइट बढ़ती है, टुवर्ड्स एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, ये प्लीहा है, यहाँ पर हमारा राइट एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है, यहाँ बढ़ती है, साइड से बढ़ती है ना, वाम पार्श्व वृद्धि होती है। और प्लीहा जो होती है अपनी नॉर्मल साइड से 3 गुना बढ़ती है, तब हमको नॉर्मली पाल्पेबल होती है, वैसे हमको स्त्री पाल्पेबल नहीं होती, अपनी साइड से 3 गुना बढ़ जाएगी तो हम पाल्पेट कर सकते हैं, ऐसा आपने कोई वेबसाइट क्लिनिकल में पढ़ा होगा। तो प्लीहा कब बढ़ती है, विदाही अविष्यंदी आहार, आपने विदाही अविष्यंदी कुल मिला के स्प्लीनोमेगाली कब हो रही है, जैसे आरबीसी का ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी का मुर्दा घर बोलते हैं ना प्लीहा को, तो यहाँ पे आरबीसी अगर टूटती है तभी बढ़ती है ना, जैसे मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, आरबीसी ज्यादा टूटती है तो प्लीहा बढ़ जाती है, स्प्लीनोमेगाली हो जाती है ना। तो यहाँ पे आपने विदाही अविष्यंदी आहार का सेवन किया, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। अत्यंत आश्रक है ना, प्रदुष्टम अत्यंतम आश्रक, अगर रक्त बहुत ज्यादा कुपित हो गया, वही मैंने बताया आरबीसी टूट रही है, मतलब रक्त क्या हो रहा है, उसकी आरबीसी टूट रही है, मतलब कुल मिला के ब्लड ज्यादा हो गया बॉडी में या फिर वो दूषित हो गया, तो क्या होगा, रक्त के साथ साथ क्या है, कफ है। तो यहाँ पे दोष पूछा जाता है, रक्त और कफ होता है, प्लीह कर करके याद कर लेना, प्लीह कर का से कफ, रा से रक्त, कफ रक्त की दृष्टि होती है, प्लीहा बढ़ती है, स्तंभ करोति प्लीहोदरम बनती, बामे चापार्श्वे कैसे बढ़ती है, बामे चापार्श्वे वाम पार्श्व में बढ़ती है, ठीक है। मंद ज्वराग्नि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जो व्यक्ति को रहता है ज्वर भी रहता है, मंद ज्वर, अग्नि उसकी मंद रहती है, अग्नि मंद रहेगी वो रक्त आदि धातु प्रॉपर नहीं बन पाएगी, कुछ दूषित हो जाएगी, ठीक है। इसमें कफ पित्त के लक्षणों वाला, कफ पित्त आदि के लक्षण उत्पन्न होते हैं, बलशील व्यक्ति को पांडु हो जाता है, क्यों, वही आरबीसी टूट रही थी तो प्लीहा बढ़ रही थी, आरबीसी टूटेगी तो क्या हो जाएगा, पांडु हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, यही मैकेनिज्म होता है एनीमिया का, ठीक है, समझ आ गया। विदाही अविष्यंदी आहार ले रहा है, कफ दूषित हो रहा है, प्लीहा बढ़ती है, मंद ज्वर मंद अग्नि रहती है, कफ पित्त के लक्षण मिल रहा है, व्यक्ति को पांडु मिल रहा है। यकृत दाली उदर क्या होता है, सेम टू सेम प्लीहोदर के जैसा ही होता है, प्लीहा उदर जो है वाम साइड में होता है, यकृत दाली उदर जो है राइट साइड में होता है, ठीक है। कंप्लीट करते 2 श्लोक बचे हैं। बद्ध गोदोदर क्यों हो रहा था, बद्ध गोदोदर, हाँ सन्निपात उदर, बद्ध गोदोदर, छतोदर साथ में ही पढ़ लो क्योंकि इसका कारण बहुत इंपॉर्टेंट है। बद्ध गोदोदर में ये हो रहा था, आपने खाने के साथ में कोई बाल आदि खा लिए, खाने के साथ में मछली का कांटा खा लोगे ना तो छिद्रोदर आंत में छेद कर देगा, लेकिन बाल आदि खा लोगे तो गुदा को ब्लॉक कर देगा, तो वहां से मल नहीं निकलेगा तो बद्ध गोदोदर हो जाएगा। तो अन्नपान, मनुष्य की आंत में चिपचिपे अन्न, बाल, छोटे छोटे पत्थर खा लिए, बाल है, अश्म है, ये सारी चीजें खा ली ना, धीरे धीरे संचित होते जाते हैं और क्या करेंगे, गुदा को निरोधित कर देते हैं, जिस कारण से गुदा में निरति मल नहीं निकल पाता, निकलता है तो कठिनाई से थोड़ा थोड़ा निकलता रहता है। और कहाँ मिलता है, नाभि और हृदय, इसके बीच में उभार मिलता है, और नाभि के नीचे जो है परिस्रावी उदर, छतोदर, आगंतुक उदर में मिलता है। तो बद्ध उदर में जो क्या बोलते हैं इन्लार्जमेंट है वो कहाँ मिलेगा, नाभि हृदय के बीच में, यहाँ इस टाइप से मिलेगा, ठीक है। तो हृदय नाभि मध्य यही पूछा जाता है परिबद्धे। और विट समगंधी है ना, विट मल के जैसी गंध मिलेगी, विट गंधी मिलेगा, क्यों मिलेगा, बद्ध उदर में गुदा से मल नहीं निकल पा रहा है तो मल के जैसी गंध मिलेगी ना इसमें, तो विट गंधी मिलता है, बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है। क्लियर हो गया, बाल अश्म लेते हैं, धीरे धीरे इकट्ठा होता जाता है, गुदा को अवरोधित कर देता है, मल निकलता नहीं है, निकलता है तो कम निकलता है, उभार यहाँ पे हमको मिल रहा है और गंध कैसी आ रही है, विट के जैसी, ठीक है। परिसारी उदर में क्या था, शल्यम यत नोपितम तद अंतरम भिन्नति, अन्य के साथ आपने मछली आदि का कांटा खा लिया है, उटेला डाला चला गया है, आपकी आंत का भेदन कर दिया है, तो आंत का जब भेदन हो जाता है तो आंत से जल के समान कुछ निकलता, सलिल प्रकाश स्राव निकलता, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आंत का भेदन कर दिया तो वहां से म्यूकस निकलेगा ना, कैसा निकलेगा, पानी के जैसा निकलेगा, सलिल स्राव निकलेगा। और नाभिश अधा उदरमेति वृद्धि, नाभि के नीचे उभार मिलेगा, क्या बोल रहे हैं, हाँ, वत्सगंधी अश्मरी का पूर्व रूप था, नाभि के नीचे मिलेगा। और इसमें जो लक्षण है कुणपगंधी वो इन्होंने नहीं बताया है ना, कुणपगंधी जो है चरक ने बताया, शायद मैं एक बार देख लूं, कंफर्म कर लेती हूँ। हाँ, चरक जी ने कुणपगंधी मुर्दे के समान गंध बताया। परिस्रावी इसी को छिद्रोदर बोलते हैं, इसी को आगंतुज उदर भी बोलते हैं, आगंतुज उदर। इसी में चरक ने कुणपगंधी, कुणपगंधी मतलब क्या होता है, मुर्दे के समान, कुणपगंधी या मुर्दे के समान गंध की वो चरक की है, चरक ने परिस्रावी उदर में बताया है, और सुश्रुत ने विटसगंधी बद्ध उदर में बताया। अब आता है डकोदर, लास्ट है। डकोदर कैसे उत्पन्न होता है, जलोदर,
मैंने आपको पहले बताया था कि आपने स्नेहपान के बाद अगर शीतल जल पी लिया है, पीने से कहां जाएगा? हमारे अब्दमन में जाएगा, तो अब्दमन का रोग उत्पन्न करेगा कौन? जलोदर। स्नेह पीतो अप्यनुवासितो वा वांतो विरक्तो अप्यदा निरूढ़ा पिबेत जलम शीतलम आश्वा। आपने स्नेहपान किया है, कोई भी बमन वेचन आदि पंचकर्मा कराया है और आपने बहुत ज्यादा मात्रा में ठंडा पानी पी लिया है, तो आपके जो स्रोतस है, जलवाही स्रोतस है, वो दूषित हो जाते हैं ना। तो जिसने स्नेहपान किया है, अनुवासन वस्तु लिया है, वमन किया है, विरेचन किया है, निरूवती लिया है, उसके बाद तुरंत ही ठंडा ठंडा पानी पी ले तो जलवाही स्रोतस दूषित होकर जलोदर को उत्पन्न करते हैं। अब इसमें होता क्या है? स्निग्धा महत परिवृत्त नाभि, परिवृत्त नाभि मतलब होता है इवर्टेड अम्लाइकस, समझते हैं? इवर्टेड अम्लाइकस ये अब्दमन है, तो यहाँ पे इस टाइप का दिखेगा। ये एडवांस स्टेज ऑफ एसाइटिस है और इनिशियल स्टेज ऑफ एसाइटिस में क्या मिलता है? इन्वर्टेड स्माइलिंग फेस मिलता है, है ना, स्माइल कर रहा हो जैसे ना इनिशियल स्टेज में। बेड साइड क्लिनिक का जो आपने पढ़ा होगा, एब्डोमेन एग्जामिनेशन तब पढ़ा होगा, है ना। स्माइलिंग फेस मिलता है, सही बोल रही हूँ ना मैं? स्माइलिंग फेस मिलता है इनिशियल स्टेज में और एडवांस स्टेज में जो होता है परिवृत्त, मतलब नाभि उल्टी हो जाती है, ठीक है। और कुछ चीजें और होती हैं, अब मुझे जैसा बहुत टाइम हो गया, मैंने 5-6 साल पहले, 6 साल या 8-10 साल हो गए तभी पढ़ा था ना, मुझे थोड़ा बहुत याद आ रहा है ना। जो स्टूल्स होते हैं किडनी में, है ना, उसमें कुछ अलग मिलता है, वो मुझे जैसे याद ही नहीं। और इन्वर्टेड अम्लाइकस कहाँ मिलती है? स्थौल्य के पेशेंट में। बहुत ज्यादा मोटा व्यक्ति आप देखना, जो मोटे होंगे जरा देख के बताओ। इन्वर्टेड अम्लाइकस स्थौल्य के पेशेंट में ज्यादा मोटा व्यक्ति रहता है, उसकी जो नाभि बड़ी गहरी रहती है, वो इन्वर्टेड रहती है ना। तो महत परिवृत्त नाभि, भ्रश उन्नतम बहुत उठा हुआ रहेगा और पूर्णम इव अंगुनाम पूरा पानी से भरा रहता है। स्पष्ट समझ में आ जाएगा किसकी बात कर रहे हो। तो यथा द्रुति क्षुभ्यति कंपते शब्दायते चापी तकोद्रम। फ्रूट एग्जामिनेशन बता रहे हैं ऐसा। यहाँ पे फ्रूट आप चेक करते, यहाँ पर कोई साइड वाला इधर खड़ा करके इधर हाथ रखिए और एग्जामिनर जो है यहाँ पे इधर टैप करेगा, अपना दूसरा हाथ इस पर रखेगा और उसको थ्रिल महसूस होगा। तो देखो पूरा क्षुभ्यति कंपते शब्दायते हो गया, छुआ कंपन हुआ और यहाँ पे शब्द हमको महसूस हुआ। फ्रूट थ्रिल एग्जामिनेशन करते साइटिस के पेशेंट में, है ना। हॉर्सशू शेप डलनेस उसी में मिलती है, मैंने आपको एक दिन बताया था ना। हॉर्सशू शेप डलनेस इसमें मिलती है, बहुत एडवांस स्टेज जाती है साइटिस की, तब मिलती है, ठीक है। याद हो गया? चलिए लास्ट हमने याद ही करा दिया था। तो सभी प्रकार के उदर रोग अधिक समय व्यतीत हो जाने पर जलोदर में परिवर्तित हो जाते, उस अवस्था में उनकी चिकित्सा वर्जित है। अंते सलिल भावं भजन्ते जठराणि सर्वान् परिपाक तत्पदातानि विवर्जित, सारे के सारे जो है लास्ट में। हाँ, स्विफ्टिंग डलनेस भी मिलती है इसमें, फ्रूट एग्जामिनेशन इसमें करते हैं, ठीक है। चलिए चैप्टर भी कंप्लीट हो गया हमारा। अब कल मैं आपको 8वां मूढ़गर्भ पढ़ाऊंगी और कल ही हमारा मूढ़गर्भ बहुत छोटा सा टॉपिक है, कल हमारा विद्रगी वाला आधा हो जाएगा। 8वां अध्याय मूढ़गर्भ निदान, बहुत छोटा सा टॉपिक है, सारे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। मूढ़गर्भ क्या होता है ना, तो इसका हेतु बताया है किस कारण से मूढ़गर्भ हो जाता है। मूढ़गर्भ मतलब डिलीवरी नहीं हो पा रही है, अंदर ही अंदर उसका क्या ऑब्स्ट्रक्शन टाइप का हो जाता है, ठीक है। तो ग्राम्य धर्म मतलब मैथुन, है ना, वाहन, अध्वगमन, प्रस्खलन, कहीं से स्त्री गिर गई है गर्भणी, प्रपतन हो गया है। कारण कभी नहीं पूछा जाता, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं ना, कारण से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। धावन है, अभिघात है, विषम शयन, कैसे उल्टा सीधे सो गई है, वेगों को धारण कर लिया है। उसके अलावा मानसिक कारण भी होते हैं, शोक है, क्रोध है ना, वमन विरेचन, लंघन, अजीर्ण, इस प्रकार से विशेषे बंधना उच्यते गर्भा फलम इव दंत धावन अभिघात विशेषे। लास्ट का बस पढ़ेंगे कि क्या बोला, इन सारी चीजों से क्या होता है, गर्भ अपने से संबंध से छूट जाता है, उसका जो प्लेसेंटा होता है वो सेपरेट हो जाता है। सेपरेशन होता है ना, प्लेसेंटा का सेपरेशन होता है, तो गर्भ से संबंध छूट जाता है। जैसे कि लकड़ी या पत्थर की चोट से फल अपने व्रंत के बंधन से छूट जाता है। जैसे कोई पेड़ है, उसके फल लगा हुआ है, हम उसमें पत्थर मारेंगे तो फल टूट के गिर जाएगा ना, उसी प्रकार अगर गर्भणी स्त्री ऐसे आहार विहार का पालन कर रही है, उसी प्रकार उसका जो प्लेसेंटा का सेपरेशन हो जाता है, पहले ही गर्भ अपने बंधन को छोड़ देता है। केवल समझने के लिए है। लक्षण देखते हैं क्या मिलता है, तो विमुक्त बंधनों गर्भाशयम अतिक्रम्य यत्र प्लीहा आंत विवरै अवसरंसमाना, और लास्ट में विगुण अपान सम्मोहितम। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मूढ़ गर्भ में कौन सी वायु रिस्पॉन्सिबल होती है, तो आप जानते हैं अपान वायु जो होती है मल मूत्र का निष्कासन कराती है, गर्भ का निष्कासन कराती है। अगर इसी में विगुणता हो जाएगी तो गर्भ का डिलीवरी नहीं हो पाएगा, तो मूढ़ गर्भ हो जाएगा। और क्या बोला है, विमुक्त बंधनों, उक्त कारणों से बंधन कैसा हो जाता है, गर्भाशय से, गर्भशैया से संबंध छूट जाता है, ठीक है। मुक्त हुआ गर्भ गर्भाशय से निकलकर माता के यकृत, प्लीहा और आंत जो कि गर्भ वृद्धि जन्य दबाव से ऊपर उठ गए थे, इनके साथ या इनके लिवर में नीचे की ओर गिरता हुआ कोष्ठ में संशोध उत्पन्न करता है। तो यहाँ से केवल एक ही क्वेश्चन बनता है, मूढ़ गर्भ के लिए कौन सी वायु रिस्पॉन्सिबल है, अपान वायु की विगुणता रिस्पॉन्सिबल होती है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनना शुरू करते हैं, मूढ़ गर्भ के भेद कितने होते हैं। तो वैसे तो भेद कितने हैं, यहाँ पे 4 हैं, आगे जाके कुछ असंख्य भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो नॉर्मली भेद पूछेगा तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा क्या लगेगा, मूढ़ गर्भ के भेद 4 हैं, ठीक है। ये सब गानी के नोट्स में लिखा है, इसलिए मैंने छोड़ दिया मतलब यहाँ पे लिखा है कि हाराण चंद्र ने क्या बोला है, बंधन का अर्थ नाभि नाड़ी का बंधन, अम्लाइकल कॉर्ड है, गर्भफल, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ना, इसलिए मैंने छोड़ दिया। यहाँ पे वही लिखा हुआ है, अबॉर्शन क्या है, ये यहाँ से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं, तो निम्न में से कौन सा नहीं होता, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो कीला, प्रतिकुरो, बीजक, परिग 4 होते हैं। कील, प्रतिकुर, बीजक और परिग, निम्न में से कौन सा नहीं होता, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नाम याद कर लेना, कील, प्रतिकुर, बीजक और परिग। अब इसमें से हम एक-एक का डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। तो पहले पढ़ते हैं कील। कील क्या होता है, पहले तो मैं कोड बनाकर याद करा दूं कि हम जब दीवार पर कील लगाते हैं तो हाथ को ऊपर करके लगाते हैं, है ना। तो कील में ऊर्ध्व आया है, हाथ को ऊपर करा के कील लगाते हैं, ऊर्ध्व बाहुशिरा कील है। इसमें योनि मुखम निरुद्धति। अब इसमें देखो क्या होता है, ये योनि मार्ग है, इसमें बच्चा कैसे डिलीवर हो रहा है, ऊर्ध्व बाहुशिरा, बाहु भी ऊपर है, पैर भी ऊपर है, सिर भी ऊपर है ना। बच्चा इस प्रकार से डिलीवर हो रहा है, तो हाथ भी ऊपर है, पैर भी ऊपर है, सिर भी ऊपर है, तो योनि मार्ग में कील की तरह आकर फंस जाता है। इसी को माधव ने योनि संगी बोला है, योनि में संग उत्पन्न करता है। तो योनि संगी जो बोले हैं वो माधव बोले हैं कि कील में, कील का नाम योनि संगी नहीं बोला है, कील के अंदर एक लक्षण बताया है, कील में जो गर्भ है वो योनि संगी टर्म उसको दिया हुआ है ना। तो बाहु शिरा पादो योनि मुखम निरुद्धति, कीला इस प्रकार से डिलीवर होगा, समझ आ गया। अब आते हैं प्रतिखुर। खुर कोड बनाकर याद करा दो, खुर समझते हो जो गाय जानवर भैंस वैसे रहती है उसके खुर रहते हैं, वो पैर, खुर मतलब पैर, कहाँ रहते
रहते हैं, नीचे रहते हैं, तो नीचे नी मतलब नीचे, तो निसृत हस्त पाद शिरा काय संगी, ये काय संगी टर्म सुश्रुत ने दिया है प्रतिखुर को और योनि संगी माधव ने दिया है कील को। याद कैसे कराऊंगी मैं? खुर को कोड बनाएंगे। खुर कहाँ होते हैं? जानवरों की काय में होते हैं। जानवरों की काय मतलब शरीर में क्या होते हैं? खुर होते हैं। सेम क्या बोला है? प्रतिखुर में योनि संगी है या कील में? योनि संगी कील में है जो माधव ने बोला है। प्रतिखुर में तो काय संगी आता है जो दोनों का बताया है। ठीक है, अभी पढ़ने वाले हैं, इसमें विमर्श में लिखा है मॉडर्न वाला। तो देखिए सेम जस्ट अपोजिट होता है योनि कील का प्रतिकूल। इसमें बच्चा कैसा होता है? हाथ पैर नीचे होता है, सिर भी नीचे होता है, निसृत हस्त पाद शिरा इस टाइप से होता है और बच्चा फंसता कहां से है? उसकी काय से, बॉडी से ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, इसलिए इसको हमने क्या बोल दिया? काय संगी बोल दिया। अब बीजक क्या होता है? तो बीजक में हमने कोड बना दिया, बीजक का बीज और यहाँ पे एक बना लिया। तो एक बीज काफी होता है एक वृक्ष को बनाने के लिए। कोड क्या बन गया? एक बीज काफी है एक वृक्ष को बनाने के लिए। तो निर्गत एक शिरोभुजा है ना, जय हिंद करके बच्चा निकलेगा, मतलब ये यहाँ पे बच्चे के पैर हैं दोनों, ये हाथ है, ये सिर है और एक हाथ है। बच्चा जब डिलीवर होगा ना इस प्रकार से डिलीवर होगा। एक सिर तो एक ही रहता है सिर और एक हाथ से पैदा होगा, लेकिन माधव ने क्या बोला? माधव ने बोला है कि बच्चा सिर और दोनों हाथ से पैदा होगा, है ना, दोनों हाथ और सिर से। इनका एक हाथ सिर तो एक ही रहता है, तो एक शिरोभुजा निर्गत एक शिरोभुजा बीज का। अब परिध क्या होता है? परिध मतलब परिधि, परिधि मतलब यहाँ पे ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन रहेगा, है ना, परिधि का ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन। परिध मतलब उसने आवरण कर लिया, परिधि लगा दी, तो योनि के मुख का आवृत कर ले, योनि मुख को आवृत करके परिध उत्पन्न होता है। तो कील क्या था? ऊपर हाथ करके फूकते हैं, तो ऊर्ध्व बाहु शिरा प्रतिकूल जैसे इसका अपोजिट रहेगा, निसृत हस्त पाद शिरा बता भी दिया, कोड भी बना दिया, खुर पैर में होते हैं। माधव ने काय संगी योनि संगी किसको बोला है? कील को, और काय संगी तो दोनों ने ही सुश्रुत को, चाहे माधव को उन्होंने प्रतिकूल को बोला है। ठीक है, बीजक में एक शिरोभुजा, माधव का दो से हो जाएंगे और परिध जो होता है वो कैसा होता है? आवरण। इस प्रकार चार प्रकार के मूल ऐसा कई आचार्य मानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कील को माधव ने टर्म भी चेंज किया, संकीलक बोला है। कील को माधव ने संकीलक और उसमें योनि संगी टर्म दिया है, बाकी वही है, ऊर्ध्व बाहु चरण आदि करके आया है। ठीक है, और बाकी प्रतिखुर में जो है माधव ने ऐसा कुछ चीज चेंज नहीं किया है। बीजक में देख लेते हैं, माधव का जो बीजक है बच्चे भुजय द्वय शिरा, दोनों भुजाओं से और सिर से निकलता है, वो किसका हो गया है? बीजक का हो गया। केवल यही चेंज किया है, बाकी कोई चेंज नहीं किया है। ठीक है, अब चतुर्वेद भेद ठीक नहीं है, क्योंकि जब विगुण वायु गर्भ को रोकती तो अनेक तरीकों से रोकती है। इस कारण से मूल गर्भ जो है क्या है? असंख्य भी माना जाता है, असंख्य भी होता है, अनेक प्रकार से जाता है, संख्या भी निश्चित नहीं रह सकती। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा मूल गर्भ के भेद। अगर ऑप्शन में 4 है, असंख्य है, भूत है, तो आपको भूत ही लगाना है। एग्जामिनर ऐसा कभी नहीं देगा कि 4 है, असंख्य है, फिर कुछ है, फिर कुछ है, ऐसा नहीं देगा, क्योंकि ये दोनों ही आंसर प्रायोरिटी पर जाते हैं। 4 भी है, असंख्य भी है। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने लेकिन प्रायोरिटी इसको दी है, असंख्य को दी है ना। चतुर्वेद भेद ठीक नहीं बोला है इस प्रकार से, तो कभी एग्जामिनर दोनों ऑप्शन देगा ही नहीं। तो मूल गर्भ में गतियां देखते हैं कितनी होती हैं, केवल संख्या याद रखो, लास्ट की 2 याद करेंगे। ठीक है, मूल गर्भ की गतियां 8 होती हैं, उनमें से लास्ट की 2 इसलिए याद करना है कि लास्ट की जो 2 है वो असाध्य होती है ना। लास्ट की जटिलोदय प्रतिकूल पाद जानु उदय, जटिलोदय प्रतिकूल और पाद जानु उदय। तो देखिए कष्टित आभुग्नो मध्यो हस्त पाद शिरोही, ये जटिलोदय प्रतिकूल है, यहाँ पे लिख लो कष्टित आभुग्न मध्यो हस्त पाद शिरोही। जैसे प्रतिकूल होता है ना, हाथ से पैर से और सिर से डिलीवर होता है, सेम वैसे ही होता है। आभुग्न मध्यो मध्य से झुकता है, हाथ सिर पैर से उत्पन्न होता है, लेकिन यहाँ पे जटिलता हो जाती है, इस कारण से इसको जटिलोदय प्रतिकूल नाम दिया है। ठीक है, फिर दूसरा होता है लास्ट का, इसको हम पाद जानु उदय बोलते हैं। ये जो लास्ट की गति है ना, इसको हम पाद जानु उदय, पाद जानु उदय, ये लास्ट की जो असाध्य, केवल इनको ही याद रखना हमको। जटिल भाव, हाँ बिल्कुल, कमी के पूर्व में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो कष्टित एकेन सक्तना योनि मुखम प्रतिपदते पायु, एक शक्ति जो होता है योनि मुख से निकलता है, दूसरा जो है गुदा प्रदेश को दबाता है, इस प्रकार से बोला है। तो कोई एक टांग से पायु को दबाकर दूसरी टांग से योनि मुख की ओर आता है। इस तरह संक्षेप में 8 प्रकार की गति बताई है। अष्टविध गतियों को यहाँ पे कंपेयर किया हुआ है, हमारे काम का नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा ये मॉडर्न वाला है, मैंने बोला था दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा कील था वो चेस्ट बैक एंड साइड प्रेजेंटेशन के नाम से कोई स्पेसिफिक नाम नहीं दिया है ना। केवल बीजक को याद रखेंगे, हेड प्रेजेंटेशन विद 1 और 2 हैंड्स, और परिक को ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। परिक को हम किससे कंपेयर कर सकते हैं? ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पूर्वोक्त जो 8 हमने पढ़ी उनमें से लास्ट की 2 कैसी होती है? 8 प्रकार के मूल गर्भ में अंतिम 2 असाध्य होती है। कौन कौन सी? जटिलोदय प्रतिकूल और पाद जानु उदय। जटिलोदय प्रतिकूल में क्या था? वही आभुग्न मध्यो हस्त पाद शिरोही, और पाद जानु उदय में क्या था? एक पैर, एक शक्ति जो है योनि मार्ग से आती है और दूसरा जो है पायु को दबाता है। तो ये लास्ट की 2 असाध्य रहती है। ठीक है, फिर क्या है? यदि शेष में भी यदि स्त्री इंद्रिय के अर्थ ग्रहण करने में असमर्थ हो गई है, आक्षेप योनि भ्रंश, योनि का संवरण हो गया है, मक्कल है, श्वास कास और भ्रम, अगर ये लक्षण प्रेजेंट हो गए हैं तो उनकी चिकित्सा हमको नहीं करना चाहिए, मतलब वो भी असाध्य है। अब प्रसव का कारण क्या होता है? तो प्रसव का कारण सभी ने अलग अलग टाइप से बोला है कि जो गर्भणी प्रसव करती है उसका कारण क्या है? एक समय बाद 9 महीने के बाद प्रसव होना है, एक क्या है? काल का परिणाम भी होता है ना, काल से परिणाम, एक काल के बाद ऑटोमेटिक क्या होता है? प्रसव होता है, स्वभाव से प्रसव होता है। प्रसव एक स्वभाव है, 9 महीने बाद प्रसव होना ही है। जिस प्रकार पका हुआ फल अपने डंठल से स्वभाव का ही अलग हो जाता है, उसी प्रकार मैच्योर जो क्या है फीटस बच्चा बन जाएगा बाद में, तो ये कैसा होता है? स्वभाव से ही प्रसव करता है। जिस तरह समय के परिणाम के कारण पक्व फल अपने ग्रंथ से मुक्त होकर गिर जाता है, उसी प्रकार काल परिणाम और स्वभाव से, काल परिणाम स्वभाव से गर्भाशय गर्भ अपने बंधनों से पृथक, नाड़ी मुक्तो नाड़ी बंधन, अपने नाड़ी बंधनों से पृथक होता है, बिना काल पूरा हुए फल तथा गर्भ दोनों अपने अपने स्थानों से नहीं गिरते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है प्रसव के कारण आचार्य सुश्रुत ने 2 बताए, क्या? एक काल परिणाम और एक स्वभाव, मतलब दोनों कॉम्बिनेशन में बोल सकते हैं कि काल परिणाम के कारण स्वभाव से ही गर्भ का प्रसव होता है, वो अपनी नाड़ी बंधनों से मुक्त हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे अलग अलग आचार्य ने कुछ अलग अलग चीजें बताई हैं, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। यहाँ पे तो नहीं बताया है, आपको कहाँ मिलेगा? गायनी के नोट्स में मिलेगा। हारित ने क्या बोला था? वैराग्य कुछ बोला है, हारित ने वैराग्य से बोला है। अब मुझे बाकी आचार्यों का याद नहीं है, गायनी के नोट्स में पढ़ लीजिएगा। ठीक है,
अब गर्भ विच्युति मतलब क्या होता है, गर्भ समय से पहले क्यों गिर जाता है, उसका कारण है। अच्छा, भेल का है स्वभाव, हारित का वैराग्य है। हाँ, ऐसा कुछ था, हारित का वैराग्य, याद आ गया मुझे, हारित का वैराग्य और भेल का स्वभाव, संपूर्णता। हाँ ठीक है, ऐसा देख लीजिएगा, वहां लिखा है। तो गर्भ का गिरना किस कारण से होता है, 3 कारण है इसके, पहले क्रमी, दूसरा वात, तीसरा अभिघात। तो क्रमी, वात और अघात, 3 कारणों से गर्भ समय से पहले प्रसव हो जाता है। जिस प्रकार क्रमी, वात और अघात, इन कारणों से वही फल अकाल में बिना पके ही गिर जाता है, उसी प्रकार क्रमी मतलब जीवाणुजन्य रोग, जैसे टॉर्च का इन्फेक्शन होता है, RCH, टॉर्च का इन्फेक्शन होता है, जीवाणुजन्य रोग, है ना, मिथ्या आहार विहार जन्य प्रकोपित वायु। और तीसरा क्या हो जाएगा, उदर पर आघात। तो क्रमी, वात, आघात से गर्भ बिना समय से अपने स्थान से गिर जाता है। अब आता है गर्भस्राव और गर्भपात। गर्भस्राव, गर्भपात क्या होता है, तो देखो, गर्भस्राव जब बोलते हैं, जब वो क्या हुआ है, गर्भ स्थिर नहीं हुआ है, गर्भ जब गर्भाशय में स्थिर नहीं हुआ है, उसके पहले ही गिर जाता है, तो उसको हम गर्भस्राव मतलब मिसकैरेज बोलते हैं, है ना। और जब स्टैब्लिश होने के बाद, स्थिर होने के बाद अगर उसका स्राव होता है तो उसको हम गर्भपात बोलते हैं। इसको दूसरी तरह में ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो नॉर्मली हो रहा है, वो 4 महीने के बाद, 5 महीने जब भी हो, उसको हम मिसकैरेज ही बोलते हैं। तो इंड्यूस किया जाता है उसको हम गर्भपात, मतलब एक्टिव प्रोसेस जो होती है, एक तो पैसिवली हो रहा है उसको चाहे कभी भी हो गर्भस्राव ही बोलेंगे, और पैसिव जो एक्टिवली हम कराते हैं, इंड्यूस कराते हैं, उसको गर्भपात बोलना चाहिए, भले वो शुरुआत के महीने में करा दो, लास्ट में करा दो, ऐसा एक्चुअल में मीनिंग होता है। लेकिन यहाँ पे जो दिया है आपको वही याद करना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, समझ आ गया। तो गर्भस्राव, गर्भपात, पहले तो यहाँ पे पढ़ लो, डॉक्टरी की भाषा में अपरा के पूर्ण बनने तक गर्भस्राव मतलब वही है कि अपरा पूरा बना नहीं है, गर्भ में स्थिरता भी नहीं आई है, उसके पहले हो जाए तो गर्भस्राव कहते हैं, उसके बाद हो रहा है तो गर्भपात कहते हैं। किसने कहाँ कहाँ तक टर्म दिया है, तो याद कर लो, 4, 5, 6, यहाँ लिखा दूं, 4, 5, 6। आचार्य सुश्रुत ने 4 महीने तक हो जाए तो गर्भस्राव, उसके बाद 5, 6 में हो रहा है तो गर्भपात बोला है। चरक ने 1-1 महीना कम कर दिया, चरक ने बोला है 3 में हो रहा है तो गर्भस्राव, उसके बाद हो रहा है तो गर्भपात होता है ना, उसके बाद होता है 4, 3 और यहाँ पे 4, 3 महीना 4 महीना, ये किसका हो गया, चरक का हो गया, 3, 4, फिर यहाँ से 4, 5, 6। अब और लिख लेते हैं चरक के साथ और कौन कौन लोग हैं। चरक के साथ हैं बाघभट्ट और काश्यप। तो गर्भस्राव, बाकी गर्भपात के लिए कोई ऐसा टर्म नहीं दिया है बाकी लोगों ने, तो चरक, बाघभट्ट, काश्यप, गायनी के नोट में पढ़ने को मिलेगा। चरक, बाघभट्ट, काश्यप, तीनों ने 3 महीने में बोला है कि गर्भस्राव होता है। भील ने 2 महीने में बोला, वेरी गुड, भील ने 2 महीने में। कैसे याद करेंगे, हम भूल जाते हैं क्योंकि भोज का भी ऐसे ही कुछ है, भोज का भी 3 महीना है, और लिख लो भोज का भी 3 ही महीना है। चरक, बाघभट्ट, काश्यप और भोज 3 महीना बताएं, तो भूल जाते हैं भोज का 3 है कि भेल का 3 है। तो भेलपुरी खाने एक कोई सिंगल व्यक्ति जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, भेलपुरी खाने 2 लोग जाते हैं, भेलपुरी खाने 2 लोग जाते हैं, तो भेल ने 2 महीना बताया हुआ है, ये कोड है, याद कर दिया, ठीक है, समझ गए। भोज ने यहाँ पे 3 मास बोला, हमने बाकी आचार्यों का याद कर लिया। चरक, सुश्रुत, बाघ, सॉरी, चरक, बाघभट्ट, काश्यप, भोज ने 3 महीना, चरक का गर्भपात 4 महीना, बाकी सुश्रुत का 4 और इधर 5, 6, ठीक है। अच्छा, बिल्कुल बढ़िया, चलेंगे भाई, वीडियो है ना, वो परचेस करते हैं, उन पर कांटेक्ट करते हैं, फिर वो बताते हैं कि हमने आपके यहाँ से पीजी किया था तो हमको गायनी मिल गया है, हमको शाला के मिल गया है, अब हम रिसर्च स्टेप पढ़ना चाहते हैं, है ना। अभी चल रहा है, नेटवर्क में थोड़ा इशू आ गया था, ठीक है, तो तभी पता चलता है हमको। असाध्य मूल गर्भ के लक्षण बहुत पूछा गया है, अंतर्मृत गर्भ के लक्षण बहुत पूछा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट है। असाध्य मतलब क्या होता है कि डिलीवरी होने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, वो असाध्य मूल गर्भ है, बहुत पेन हो रहा है। और अंतर्मृत गर्भ मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो गर्भ है वो अंदर मृत हो चुका है ना। दोनों को पहले पढ़ने से पहले उसका पहले पूरा नील बनाया करो, समझा करो ये चीज क्या बोल रहा है हमसे, क्या पढ़ने को बोल रहा है, ठीक है। तो असाध्य मूल गर्भ मतलब डिलीवरी होने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, उसको बहुत पेन हो रहा है, तो प्रति विद्यति शिरो, इतना पेन हो रहा है कि वो अपना सिर को बहुत हिला रही गर्भ, तो याद ही हो जाएगा कि अंतर्मृत में ऐसा नहीं बताया, मैडम ने बताया था कि असाध्य मूल गर्भ है, डिलीवरी कराने बहुत दिक्कत हो रही है तो सिर को बहुत खिलाएगी। आप प्रति विद्युती सिरा, जो स्त्री सिर को अधिक खिलाती है ना, शीतांगी निरपत्रपा, जिसके हाथ बोलते हैं, इसके हाथ पैर ठंडे हो गए हैं, इसका तो आयुडी, इंट्रायूटेराइन डेथ, ये अंतर्मृत गर्भ के लिए बोलेंगे हम, आईयूडी, इंट्रायूटेराइन डेथ, इसमें नहीं, ये असाध्य मूल गर्भ अलग चीज होता है। भेल का 2 महीना था, जो गर्भस्राव है भेल का 2 महीना था, ठीक है। तो शीतांगी बोलते हाथ पैर ठंडे हो गए, इसका तो कांगी हो गया, समझ आ रहा है आप क्या बोल रहे हैं। निरपत्रपा, निरपत्रपा मतलब होता है लज्जा है, तो उसको लज्जा मतलब उसको नहीं पूछ रहता उसके कपड़े कहाँ हैं, कहाँ चले गए हैं, उसको ऐसा कुछ याद नहीं रहता है ना, तो लज्जा रहित हो जाती है। नीलोद्र सिराहंती, और जिसकी नसें, सिराएं, वेन्स, धमनियां नीली पड़ जाती है, क्योंकि इतना ज्यादा प्रेशर लगाती है डिलीवरी के टाइम पे, ऐसा बोलते हैं कि उसका दूसरा जन्म होता है, तो उसकी सारी सिराएं, एब्डोमेन की भी, यहाँ की भी, स्किन में कोई प्रॉब्लम हो रही है। हाँ बिल्कुल, अंतर्मृत गर्भ को इंट्रायूटेराइन डेथ ही बोलते हैं। अभी सही चल रहा है। तो नीलोद्र सिराहंती, उसकी पेट पर जैसे नीली नीली सिराएं दिखाई देती हैं, तो वह गर्भ को मार डालती, मतलब ये मृत बालक उसको मार डालता है, तो यह असाध्य मूल गर्भ का लक्षण दे दिया। सब कुछ समझ आ गया, क्लियर हो गया भाई। सिर को धारण नहीं करती है, हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं, सिराएं उसकी नीली नीली दिखाई देती है, निरपत्रपा रहती है, लज्जा रहित रहती है। अंतर्मृत में क्या होगा, अगर बच्चे की डेथ अंदर हो चुकी है तो क्या होगा, उसकी जो प्रसव वेदनाएं थी अब खत्म हो जाएंगी ना, प्रसव वेदनाएं नहीं होगी, और अगर बच्चा अंदर उसकी डेथ हो गई है तो वो श्वास लेगी ना, उसमें श्वास में पूती गंध आएगी, क्यों आएगी, क्योंकि वहां पर उसकी डेथ हो गई है, ठीक है। तो गर्भ स्पंदनम, गर्भ में स्पंदन नहीं होगा क्योंकि उसकी धड़कन रुक चुकी है ना। आदि नाम प्रणाशः, उसकी जो प्रसव वेदनाएं हो रही थी वो भी नहीं होंगी, अब बच्चे की डेथ हो गई है तो चेहरा भी उसका कैसा पड़ जाएगा, गर्भ का चाल पांडु हो जाएगा ना, बहुत कुछ वासतम पूतितम शूलम चांतरमति कर दे, और क्या होगा, उसकी सांस में पूती गंध आएगी, गर्भाशय उदर आदि में शूल, ये अंतर्मृत गर्भ के लक्षण है। पहले हमने उसको समझा, फिर याद किया, अब टिक ऑप्शन रखने की जरूरत तो है नहीं, बस ऑप्शन आएंगे तो आपको आंसर लगाना है, 3-4 में से देख के लगाना। गर्भ की मृत्यु का कारण क्या होता है, बहुत सारे मानसिक कारण भी होते हैं। माता बहुत ज्यादा टेंशन लेती है, आपने उसकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं की, पानी पूरी नहीं खिलाया तो मैं कुछ नहीं करूंगी, मुझे पिज्जा नहीं खिलाया तो मैं कुछ भी नहीं करूंगी, मैं सांस भी नहीं लूंगी, है ना। तो माता की इच्छा का अनादर नहीं करना है। मानसिक आघात आदि आगंतुक कारणजन्य दुखों से अधिक पीड़ित तथा माता के ज्वरादि रोगों से पीड़ित गर्भ खुशी में ही मर जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया, गर्भ की मृत्यु का कारण है।
अब यहाँ पर एक और चीज बताई हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वस्त मार विपन्ना या कुक्षी प्रस्पंदिते यदि, अगर वो गर्भिणी कैसी है, उसकी मृत्यु हो गई है लेकिन उसकी कुक्षी में स्पंदन हो रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए? कुक्षी का पाटन करना चाहिए और वहां से जीवित बच्चे को बाहर निकाल लेना चाहिए, है ना। तो बकरी के समान मरी पड़ी हुई स्त्री की कुक्षी स्पंदन करती है तो उसी समय तत्काल क्या करना? कुक्षी का पाटन करना, जीवित बच्चे को निकाल लेना चाहिए। ठीक है, क्या? चलो भाई, कंप्लीट हो गया। अच्छा, जब हम खाना का बोलते तो आपको और भूख लगाती है। चलिए 9 नंबर का चैप्टर शुरू करते हैं, विद्रधी निदान अध्याय। तो 9वां अध्याय विद्रधी निदान कैसे होता है, विद्रधी आशय क्या होता है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। संप्राप्ति देखते हैं। पहला है विद्रधी की संप्राप्ति। त्वक रक्त मांस मेदान से प्रदूष्या अस्थि समाश्रिता। त्वक रक्त मांस मेद पहले तो दूषित होते हैं, उसके बाद आश्रय कहाँ बनाते हैं? हमारी अस्थि पर आश्रय बनाते हैं। तो यहाँ पे आप ऐसे याद रख सकते हो, तर्मामे प्लस अस्थि। यहाँ पर आपको पूरा ही याद कर लो, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा इसमें। मतलब ऐसा पूछेगा कौन सा दूषित है, तो त्वक रक्त मांस मेद दूषित होकर अस्थि को आश्रित करते हैं, मतलब ये सभी दूषित है। त्वक रक्त मांस मेद और अस्थि। तेरा मामा अस्थि भी याद कर सकते हो, सबने याद कराया था, मैं तो ऐसे याद करती हूँ, तो जैसे आपको सही लगे वैसे याद कर लीजिएगा। तो तर्मामे अस्थि, ठीक है। होता क्या है? दोषा शोफम शनय गुरम, अच्छे से याद करना, मैं आपको एक जगह और पढ़ाऊंगी, शनय वाला कुछ आएगा, श्री पद में आता है, देखेंगे। दोषा शोफम शनय गुरम, ये जो दोष है आश्रित होकर शोफ उत्पन्न करता, धीरे धीरे ये बहुत ज्यादा बढ़ते जाता है, यही होता है ना, धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ते जाता है। जनित उच्चताम भ्रष्टम, और ज्यादा बढ़ जाता है। महामूलम रुजावंतम, याद करके रखिएगा, जब मैं आपसे अर्बुद पढ़ाऊंगी पूछूंगी, है ना, अर्बुद में क्या आया है। महामूलम रुजावंतम, इसका मूल ना बहुत गहरा होता है। विद्रधी में क्या हो रहा है? पाक होता है ना विद्रधी में, तो इतना गहरा मूल है, तभी तो अस्थि धातु तक पहुंच पाया। तो महामूलम रुजावंतम रक्तम चाप्यत्वा आयतम तमाहु विदत धीरा विज्ञा च सदा विधा, ये कितनी होती है? 6 प्रकार की होती है। तो क्या क्या हमने याद करा? त्वक रक्त मांस मेद तर्मा में दूषित हुआ, अस्थि को आश्रित हुआ, धीरे धीरे ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। दोषा शोफम शनय गुरम, और 6 प्रकार का होता है। इसकी मूल जो है बहुत बड़ी होती है, महामूलम रुजावंतम, है ना। ठीक है, समझ आ गया? मैंने दोबारा रिपीट कर दिया है। महामूलम रुजावंतम कितनी होती है? 6 प्रकार की होती है। कौन कौन से होते हैं? धीरे अच्छे से याद कर लेना, इनमें से कौन सा नहीं होता है, ऐसा क्वेश्चन बन जाता है। तो कौन कौन से होते हैं ये? वातज पित्तज कफज, पृथक पृथक 3 वातज पित्तज कफज, और एक क्या हो जाएगा? सन्निपातज होता है कि नहीं? हाँ होता है। वातज पित्तज कफज सन्निपातज रक्तज और आगंतुज, सन्निपातज रक्तज और आगंतुज। तो अधिकतर अपन ऐसे ही पढ़ते हैं, वातज पित्तज कफज सन्निपातज रक्तज और आगंतुज, सहज वहज नहीं होता। ठीक है, सबसे पहले बाधिक विद्रधी का लक्षण बनने जा रहे हैं। जो चीजें डिफरेंट रहती हैं उसको अच्छे से हम याद करेंगे। शेड्यूल में बनाऊंगी, मैं बना नहीं पा रही हूँ, है ना, बिल्कुल डालने वाली हूँ अभी, मतलब ये एंड होगा, उसके पहले ही डाल दूंगी। संडे को नहीं बचा क्या कोई टेस्ट हमारा? संडे का है शेड्यूल की नहीं है? 31 कब है? सैटरडे को है क्या? कैसा होता है? कृष्ण होता है, अरुण होता है। कृष्ण अरुण वा परुष वशम अत्यर्थ वेदना, तो अंडरलाइन करने की जरूरत ही नहीं है, है ना, क्योंकि ये सब बात में मिलता है। कृष्ण है, अरुण है, परुष है, बहुत ज्यादा वेदना होती है। केवल याद करना आपको, चित्रोत्थान प्रपाक क्या है? अनेक प्रकार से जल्दी उठने वाला तथा पकने वाली होती है। क्या है? अनेक प्रकार से उठने वाली तथा पकने वाली। चित्र मतलब चित्र विचित्र, डिफरेंट टाइप से उठने वाली और पकने वाली होती है, चित्रोत्थान प्रपाक। इसमें पैक्टिक में पासे पैक्टिक पासे पक कुदुम्बर, या पकाना जो है पित्त का काम होता है, तो पक कुदुम्बर बाघ भट्ट का, बाद चित्र विचित्र बाघ पित्त, हाँ ये बाघ। तो पैक्टिक में पक कुदुम्बर संकाशम याद करके चलिएगा, अभी आगे जाके बहुत सारी चीजों में आने वाला है। ज्वर दाह श्याव भी याद कर लेना, क्योंकि ये चीजें रिपीट होने वाली है। तो श्याव है, ज्वर दाह तो पित्त कराता है, सारी चीजें जल्दी जल्दी होती है, वो कौन कराता है? पित्त कराता है, चित्रोत्थान प्रपाक। और शराब सदृश पांडु शीत स्तब्धु अल्प वेदना, कफज में शराब के समान फैली हुई टाइप से होती है, इंपॉर्टेंट है। और पांडु तो हमेशा कफ की वृद्धि में ही पढ़ते हैं, शीत रहेगा, स्तब्ध रहेगा, है ना। अल्प वेदना, वेदना ज्यादा कहाँ होगी? भ्रशम अत्यर्थ वेदना, वात में। यहाँ पर क्या होगी? कम वेदना। स्तब्धता अधिकतर वात में पढ़ते, लेकिन यहाँ पे कफ में है। चिरोत्थान प्रपाक, देर से उठने वाला तथा पकने वाला, देर से होता है। ठीक है, अब बाघभट्ट का देख लें। बाघभट्ट ने क्या बोला है? वात में, पित्त में, कफ में। पित्त में तो सेम रहेगा, लेकिन चिरोत्थान पाक, चिरोत्थान पाक, चिप्रोत्थान प्रपाक, प्रपाक प्रापाक लिख दिया मैंने, प्रपाक पाक प्रपाक विपाक, चिरोत्थान विपाक, चिरोत्थान विपाक। ठीक है, याद कैसे करोगे? याद हम ऐसे कर लेंगे, पाक प्रपाक विपाक, याद हो गया? पाक प्रपाक विपाक, बिल्कुल। अब दूसरा चीज क्या करेंगे? पित्त में तो सेम है, चिप्रोत्थान प्रपाक, इनका भी सेम है। कभी भूल गए कि इधर विपाक था कि इधर विपाक था, भूल गए ना, तो अपन ने इसको ऐसे याद कर लिया। दूसरा, यहाँ पे वात में भी चिर है, इधर तो चिर पहले से ही था, यहाँ पे चित्र था वात में। इतना ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट ही मत करो दिमाग में, बाघभट्ट का अलग से याद कर लो कि दोनों में चिर है, आगे पीछे बीच में तो सुश्रुत के जैसे है। फिर याद कर लेना, पाक प्रपाक और विपाक। क्लियर हो गया भाई? सभी बच्चों को क्लियर हो गया है? फिर विद्रधियों में जो स्राव निकलता है, वात में कैसा निकलता है? तनु, बहुत पतला निकलता है। पित्त में पीले कलर का और कफ में सित कलर का। सित मतलब होता है श्वेत कलर का, असित नहीं है, सित है, तो तनु मतलब पतला। अभी सुश्रुत संहिता भी चल रही है, आपने पढ़ लिया होगा, है ना, पीला कलर का है, अश्वेत कलर का रहता है ना। तो ये क्रमशः स्राव निकलता है। सन्निपातिक विद्रधी में क्या पढ़ेंगे? रिपीट कर दूं, देखो, बाघभट्ट का जो है पाक प्रपाक और विपाक है। ठीक है, पाक प्रपाक और विपाक है। चिर चिर है, यहाँ पे चिर है, इधर भी चिर है, तो चिरोत्थान पाक, चिप्रोत्थान प्रपाक, तो सेम सुश्रुत के जैसा है। ठीक है, अब यहाँ पे चिर तो था, लेकिन यहाँ पे हमने क्या कर दिया? विपाक लगा दिया। चिरोत्थान पाक, चिप्रोत्थान प्रपाक, और यहाँ पे लास्ट में विपाक, माही। समझ में आ गया? ठीक है, अब सन्निपातिक विद्रधी में नाना वर्ण रुजा स्राव। नाना वर्ण क्यों हो? इसमें सारे दोष यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे, तो डिफरेंट कलर का होगा नाना वर्ण। ठीक है, घाटालो विष्णु महान, घाटाल मतलब उभरी हुई, जैसे घाटा प्रदेश ये होता है, नाना पाटेकर का छोटा दिमाग घाटा प्रदेश इसको बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे घाटालो बोला उभरी हुई टेढ़ी मेढ़ी विषम रेखाएं, टेढ़ी मेढ़ी तथा बड़ी विषम रूप से पकने वाली होती है ना, घाटालो विष्णु। तो हम याद कर लिए सन्नी देवल, सन्निपातिक विद्रधी को हमने सन्नी देवल याद किया। तो सन्नी देवल था, उसको क्या लग गया? घाटा लग गया था, और अनंत घाटा लग गया था, अनंत घाटा लग गया था। हम आपको अनंतवाद पढ़ाएंगे, वहां पे घाटालो विष्णु, घाटासु वेदना पढ़ेंगे। अनंतवाद में क्या पढ़ोगे? शिरोरोग है, अनंतवाद वहां पर घाटासु वेदना पढ़ोगे, घाटा प्रदेश यहाँ पर वेदना पढ़ोगे, इधर इधर वेदना। अनंतवाद में तो हमने क्या कोड बनाया? रिपीट कर रही हूँ, सन्नी देवल
वो बहुत घाटा लग गया। कैसा घाटा लग गया? अनंत घाटा लग गया। नहीं, चरक सूत्र 17 में नहीं पढ़ोगे, ये उत्तर तंत्र में पढ़ोगे, सुश्रुत संहिता उत्तर तंत्र में पढ़ोगे शायद, है ना? तो क्या है, सन्नी देवल को बहुत घाटा लग गया, अनंत घाटा लग गया। तो सन्नी देवल से हमने सन्नी पादित विद्रधी याद कर लिया और अनंत घाटा लग गया, तो अनंतवाद में भी घाटा आया है, यहाँ भी घाटा आया है। अब क्लियर हो गया? आमिर क्लियर हुआ? आगंतुक विद्रधी, आगंतुक विद्रधी में क्या होता है? सतुष्ण वायु से रक्तम पित्तम ईरिते ज्वर तृष्णा च दाह से। हाँ, अब इसमें क्या हो रहा है? शंख, हाँ, शंख संविद्धते शिरोरोग में आता है, वो अलग चीज है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे ज्वर तृष्णा दाह जायन्ते, देखो आगंतुक विद्रधी है, इसमें पित्तुर विद्रधी, आगंतुक पित्त विद्रधी के लक्षण मिलेंगे। इसमें आगंतुक में पित्त के समान मिलेंगे और रक्त विद्रधी में भी पित्त के समान मिलते हैं ना। पित्तुर रक्त के तो रहेंगे, तो चाहे रक्त विद्रधी हो चाहे आगंतुक विद्रधी हो, दोनों में पित्त के जैसे लक्षण मिलेंगे। कुछ चीजें चेंज है वो मैं आपको याद करा देती हूँ। देखो वापस चलते हैं पित्त में। पित्त में क्या मिला था हमको? श्याव व ज्वरदा, श्याव और ज्वर मिला था, ज्वरदा। तो यहाँ पर भी ज्वर है, यहाँ पर भी दाह है, बस श्याव नहीं है। तो श्याव कहाँ था? पित्त में था, श्याव पित्त में था, ज्वर दाह के साथ। तो आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा। बाकी और लक्षण जो है पित्त के समान यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। रक्तज में क्या है? कृष्ण स्फोट आवृता, तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि आपको स्फोट हो गए थे, छाले पड़ गए थे, तो वहां से रक्त निकल रहा था, है ना। तो क्या है? स्फोट हो गया था, तो वहां से रक्त निकल रहा था। और श्याव तीव्र दाह रुजाकर, अब यहाँ पे ज्वर नहीं है, देखना भाई, श्याव भी है दाह भी है। यहाँ पर भी श्याव था, दाह था, श्याव था, दाह था, यहाँ पे अब ज्वर नहीं है। देखो हमको ऐसा किसी ने नहीं पढ़ाया, हमने खुद ही पढ़ाया, क्योंकि श्लोक तो याद नहीं रहते एग्जाम में, है ना। फिर कंफ्यूजन हो जाता है कि ज्वर दाह कहाँ था। एक तो ये चीज हो सकती है कि पूरा का पूरा इतना सेंटेंस दे दे, हमको याद हो जाए कि स्फोट हुए तो उसमें से रक्त निकल रहा था, तो रक्त विद्रधी हो गया। जब वो श्याव तीव्र दाह रुजा करा देते ना, तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो रक्तज वाले में ज्वर नहीं है, रक्त वाले में ज्वर नहीं है। बाकी आप बोलोगे मैडम पित्त वाले सारे लक्षण तो आ जाएंगे ना, तो वहां पे पित्त विद्रधी टर्म आएगा, तब हम लगा पाएंगे ना। अगर श्याव तीव्र दाह रुजा करा आ गया तो हमको श्लोक में आएगा ना, तो श्लोक से अटेंड करना पड़ेगा। तो रक्तज वाले में ज्वर नहीं था और आगंतुज वाले में श्याव नहीं था, आगंतुज में श्याव नहीं, रक्तज में ज्वर नहीं है। अब जैसे भी याद करो, मुझे नहीं पता कैसे याद करना, ठीक है। असाध्य विद्रधी में क्या होगा? 6 प्रकार की विद्रधियां कहीं है यहाँ पे। सन्निपातिक विद्रधी कैसी होती है? असाध्य, ठीक है, सन्निपातिक विद्रधी असाध्य है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं आभ्यंतर विद्रधी। आभ्यंतर विद्रधी में क्या होता है? हाँ, गुल्म रूपिणा आभ्यंतर विद्रधी होता है, गुल्म के आकार की रहती है, मतलब आपके अंदर गुल्म बन गया है ऐसा दिखता है। आभ्यंतर विद्रधी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। आभ्यंतर विद्रधी गुल्म के आकार की और वाल्मीकि व समन्वयंतः, वाल्मीकि के समान। वाल्मीकि बीमारी पढ़ोगे आप, शुद्ध रूप में पढ़ोगे, तो गुल्म के समान और वाल्मीकि के समान ये होता है आभ्यंतर विद्रधी। अब स्थान कितने होते हैं अंतर विद्रधी, आभ्यंतर विद्रधी के? चरक जी ने 9 बताए हैं, बागभट्ट सुश्रुत के 10 है, एक्स्ट्रा कौन सा है? गुदा, है ना। बागभट्ट सुश्रुत ने 10 बताए हैं, एक्स्ट्रा जो होता है गुदा। गुण लक्षण अच्छा योनि रावत में भी आता है, हाँ बिल्कुल। गुल्म उत्पत्ति जनरली शायद बागभट्ट ने बताया है ना, बादल योनि रावत ने गुल्म की उत्पत्ति बताई है। मैं सही हूँ क्या? चरक ने अंतर विद्रधी के ही स्थान बताया, बागभट्ट ने स्थानों में बाह्य विद्रधी होना भी लिखा हुआ है। चरकों के बाहर रुगमाल विद्रधी मध्यम आगंतुक विद्रधी मानी गई है। अब ये नहीं याद करना हमको विमर्श में, ठीक है। अब देखते हैं स्थान, देखते हैं बागभट्ट का ही है शायद बोलो, अभी कंफर्म मत कर लेना, पढ़ के एक बार देख लेना। इन अंतर विद्रधियों के दूसरे लक्षण, बागभट्ट विद्रधियों के दूसरे लक्षण के अनुसार जाने चाहिए तथा इनके पक्को अपक्को लक्षण आम पक्विष्ण नामक अध्याय जो सूत्र स्थान का 17 पढ़ के आ गए हैं, उनके जैसे समझना। अब आभ्यंतर विद्रधी का लक्षण बने जा रहे हैं। चरक संहिता में मैंने सूत्र स्थान के 17वें चैप्टर में आपको पढ़ा दिया है, कंपैरेटिवली आप वहां से पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो शुद्ध देखते हैं। तो गुदा में अगर हो जाए तो वात निरोध मिलता है। कैसे मिलेगा? गुदा में विद्रधी हो जाए तो वहां से वात का अनुलोमन नहीं हो पाएगा, तो क्या होगा? वात का निरोध होगा। फ्लैटुलेंस, इसका एक बार पूछा था, फ्लैटुलेंस बोलते, कुछ लोग फ्लैटुलेंस भी बोलते, टी साइलेंट भी होता है ना। तो किसमें वात निरोध किसमें मिलेगा? गुदा में अगर विद्रधी हो जाएगी। बस्ती में हो जाए तो कृच्छ अल्पमूत्रता, क्या मिलेगा? कृच्छ अल्पमूत्रता मिलेगा। मल्टीपल कलर समझ आते हैं, ठीक है। बस्ती में होगा तो बस्ती में क्या बनता है? मूत्र बनता है, तो क्या होगा यहाँ पे? प्रॉब्लम होगी मूत्र त्याग करने में, तो बिल्कुल सिंपल है। गुदा में हो जाए तो वहां से गुदा में वायु नहीं निकल पाएगा, तो वात निरोध। बस्ती में हो जाएगा तो मूत्र कठिनाई से त्याग करेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं नाभिगत हो जाए तो हिक्का होगी, नाभिगत होगा तो हिक्का और आटोप होगा। कैसे याद करोगे? एक गंभीरा हिक्का है, एक गंभीरा हिक्का है, गंभीरा हिक्का जो है नाभि से उत्पन्न होती है, हो गया ना याद। गंभीरा हिक्का नाभि से उत्पन्न होती है, तो यहाँ पे नाभिगत विद्रधी में भी हिक्का के साथ आटोप है। देखो नाभि यहीं रहती है भाई, तो नाभि के आसपास ही तो आटोप होता है, नाभि के आसपास ही तो आटोप होता है ना पेट में, हिक्का और आटोप होता है। अगर कुक्षी में हो जाए, कुक्षी में हो जाए तो मारुत कोपन, देखो पेट अगर खाली होता है तो वायु भर जाता है ना, तो पेट खाली होगा, कुक्षी खाली होगा तो मारुत का कोप हो जाएगा। हिक्का नाभि में, हिक्का और आटोप, कुक्षी में हो जाए तो मारुत कोपन होगा। और कटी पृष्ठ ग्रह वंक्षण में हो जाए, इसको वंकटी कोड बना लो, वंकटी, ये बा वजन वाला मैंने बकरी वाला बना दिया, वंकटी बना दिया। वंकटी से बा से वंक्षण, कटी से हो जाएगा कटी पृष्ठ ग्रह तीव्र, या तीव्र कटी पृष्ठ होता है। चरक संहिता में मैंने आपको याद कराया था, बोले थे वंक्षण इन्वाइनल रीजन कहाँ होता है भाई? हमारा कटी प्रदेश में होता है ना। वंक्षण रीजन मतलब इन्वाइनल, वंक्षण प्रदेश मतलब क्या होता है ना, ये इन्वाइनल रीजन होता है। वंक्षण प्रदेश कहाँ होता है? ये पूरा हमारा कटी प्रदेश में होता है। तो वंक्षण के श्लोक में कटी पृष्ठ ग्रह है, और वृक्क वाले में क्या आता है? चरक संहिता में कटी पृष्ठ ग्रह, कटी पृष्ठ ग्रह आता है। वो कैसे याद कराया था हमने? वृक्क जो होते हमारे पीछे से पाल्पेबल होते हैं ना, नहीं गलत लिखती है भाई, पृष्ठ कटी ग्रह है, पृष्ठ कटी ग्रह, कटी पृष्ठ उल्टा लिखती है ना। तो वृक्क प्रदेश ना पृष्ठ प्रदेश से पाल्पेट करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं, तो वृक्क वाले जो है पृष्ठ से शुरू हुआ है और वंक्षण जो होते कटी प्रदेश में होते, तो कटी पृष्ठ ग्रह होता है। अब क्लियर हो गया भाई? समझ आ गया कि नहीं? मैं जो बोलना चाह रही हूँ कभी भी रट के मत याद करो। मैंने इतना रटा हमेशा भूल जाती थी, फिर मैंने एक दिमाग लगाया कि मुझे याद कैसे रखूंगी मैं, तो मैंने याद रखा कि वंक्षण प्रदेश ना कटी वाले रीजन में होता है। तो वंक्षण का श्लोक कटी से शुरू कर दो और पृष्ठ से एग्जामिनेशन करते हैं हम वृक्क का, तो वृक्क का श्लोक हम पृष्ठ से शुरू कर देते हैं, ठीक है। समझ आ गया भाई? ऐसे ही याद करना, रटना मतलब बिल्कुल, वो याद ही नहीं रहता, मैंने बहुत ट्राई करके देखा। अगर वृक्क में हो जाए तो पाठ संकोच है,
है। सुश्रुत ने बोला है वृक्क प्रदेश में हो जाए तो पास संकोच है। इन्होंने क्या बोल दिया? चरक ने पृष्ठ कटिग्रह बोल दिया। ठीक है, अब रेफरेंस याद रहे ना रहे चरक का सुश्रुत का इतना बस होना चाहिए, रेफरेंस याद करना जरूरी है। रेफरेंस के साथ बोल देगा कि सुश्रुत के अनुसार वृक्क प्रदेश में होने वाली विकृति का लक्षण क्या है तो कंफ्यूजन हो जाएगा, रट लीजिएगा। तो पास से पृष्ठ कटिग्रह, पास से ही पार्श्व संकोच आता है। ठीक है, प्लीहा में उच्च श्वास अवरोध, प्लीहा का एग्जामिनेशन करते हैं हम जब कुकिंग मेथड से, बहुत सारी मेथड होती है प्लीहा, स्प्लीन और लीवर के लिए कुकिंग मेथड कुछ रहती है। तो बोलते हैं ना प्लीज सांस रोकिए, प्लीज गहरी सांस लीजिए, मैं आपकी स्क्रीन को पाल्पेट करने वाला हूं, तो प्लीज सांस रोकिए, प्लीज सांस रोकिए। तो प्लीज से हो जाएगा प्लीहा, सांस रोकिए से हो जाएगा उच्च श्वास अवरोध। ठीक है, अब हृदय में हो जाए, हृदय से जो है सारे शरीर में रक्त भ्रमण करता है, पार्श्व पृष्ठ कटिग्रह इन, हाँ बिल्कुल, छत क्षीण की क्षीण छत, उसको देख लेना, पूरा छत या क्षीण छत दो टाइप का होता है ना, उसमें आपको देखना पड़ेगा, अलग से क्वेश्चन पूछा है, पढ़ाऊंगी मैं आपको जब तरह पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो हृदय में सारे शरीर को रक्त प्रवाहित होता है तो सारे शरीर में बहता है। सर्वांग गृहस्थ तीव्र, सर्वांग शरीर में क्या हो जाएगा? शुरू होगा चारों होगा। श्वास में यकृत, यकृत में हो जाए तो श्वास और तृष्णा मिलेगी, कैसे याद करोगे? यकृत में हो जाए तो श्वास तृष्णा, स्वाति 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 नाम की लकड़ी, सॉरी लकड़ी नहीं लड़की यकृत का मांस खाती है, यकृत का मांस खाती है, तो श्वास से हो जाएगा, श्वास टी से हो जाएगा, तृष्णा खाती क्या है? यकृत का मांस, तो श्वास और तृष्णा होता है स्वाति, श्वास तृष्णा यकृत का मांस खाती है। ठीक है, अब क्लोम में हो जाए, क्लोम किसके लिए फेमस होते हैं मछलियों में? क्लोम जो है पिपासा के लिए फेमस होते हैं, इतना भी मत तो गलती हो जाती है। ठीक है, तो पिपासा के लिए, पानी के लिए क्लोम फेमस होते हैं, तो पिपासा की क्लोम अगर विद्रती हो जाती है, फटाफट क्वेश्चन पूछ लो। ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई, चलो बताइए जरा, कटी पृष्ठग्रह, कटी पृष्ठग्रह कहाँ मिलता है? कटी पृष्ठग्रह कहाँ मिलता है? पृष्ठ कटिग्रह कहाँ मिलता है? श्वास और तृष्णा कहाँ पर है? सुश्रुत के अनुसार पार्श्व संकोच कहाँ मिलता है? मारुतकोपनम, हिक्का आटोप, वात निरोध, कृच्छल्पमूत्रता, सर्वांग ग्रह, इतने क्वेश्चन मैंने पूछ लिए, लगभग सारे ही पूछ लिए, कहां पर आया है? सारी चीजें बन पाई हैं, सबको क्लियर हो गया? अब यहाँ पे थोड़ा सा विमर्श कर दो, लास्ट में मुझे बता दो सबसे बन पाया, रिवीजन हुआ भी अपना, है ना, चरक संहिता में पढ़ चुके हैं पहले भी। ठीक है, ओके। हारान चंद्र जी ने सुश्रुत में जो लिखा ना वृक्कियो, उसके स्थान पर बुक्कियो बोला है, ऐसा पाठांतर मानकर उसका अर्थ हृदय आवरण किया। उन्होंने वृक्क ना बोल के, अपन वृक्क मतलब किडनी बोले हैं सुश्रुत जी, लेकिन हारान चंद्र ने इसको किडनी ना बोल के हृदय आवरण टाइप का बता दिया कि हार्ट की कवरिंग होगी बुक के ऊपर के, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट, इतना विमर्श नहीं पूछेगा। साथ साथ लक्षण देखते हैं, आमो वा यदि वा पक्को महान वा यदि वेतरः सर्वो मर्मोत्तश्चापि विद्रधि कष्ट उच्यते। मर्म स्थान में उत्पन्न विद्रधि, चाहे वो कच्ची हो चाहे पक्की हो, वो कैसी होती? कृच्छ सात। तो मर्म स्थान में होने वाली विद्रधि और मर्म स्थान में होने वाला विसर्प दोनों कैसे होते हैं? कृच्छ साध्य होते हैं। लिख लो, मर्म स्थानगत विद्रधि और मर्म स्थानगत विसर्प दोनों के दोनों कृच्छ साध्य हैं। ठीक है, ओके, चलिए थोड़ा सा और पढ़ेंगे। स्राव मार्ग देख लेते, कहां पर अगर विद्रधि हो जाए तो कहां से स्राव होता है। तो देखिए, नाभि से ऊपर वाले ऑर्गन में विद्रधि है तो ऊपर से स्राव होगा, नाभि से नीचे वाले ऑर्गन में विद्रधि है तो अधो मार्ग से स्राव होगा। नाभि में अगर है तो कहां से स्राव होगा उसके बारे में पढ़ ले जरा। तो नाभि उपरजी पक्वा या ऊर्ध्वम इतरे पधा, नाभि से ऊपर अर्थात यकृत में, फ्लोम में, प्लीहा, ग्रहणी, अमाशय, हृदय आदि में होने वाला, पकने वाला ऊपर जाके मुख, नासा आदि से निकलता है। तो नाभि से नीचे वाला वृक्क, वस्ती, वंक्षण, गुदा में होकर पकने वाला विद्रधि नीचे गुदा और मूत्र से निकलता है। इसमें नीचे की ओर शुद्ध होने वाली विद्रधियां मनुष्य ठीक हो जाता है, किंतु ऊपर वाली जो विद्रधियां हैं वो जीवित नहीं रहता। इसका मतलब बोला है उन्होंने, ऊपर वाली जो विद्रधियां हैं, ऊपर से जो निकल रहा है वो असाध्य विद्रधियां होती हैं और नीचे अधो मार्ग से जो निकल रही हैं वो विद्रधियां साध्य होती है। साध्य साध्य याद कर लीजिएगा। ऊपर वाली, क्योंकि ऊपर वाले जो ऑर्गन है हमारे हार्ट है कितना महत्वपूर्ण है, यकृत है कितना महत्वपूर्ण है, अगर यहाँ पे हो जाएगी पूरी बॉडी का फंक्शन ही खराब हो जाएगा, रुक जाएगा, तो असाध्य है। नीचे वाली साध्य है, किंतु ऊपर मुखादि से, हाँ, हृदय नाभि बस्ती को छोड़ के अन्य स्थान में होने वाली विद्रधियां यदि भागवश बाहरी त्वचा में विदीर्ण हो जाती है तो मनुष्य कदाचित जीवित रहता है, किंतु इधर हृदय नाभि बस्ती की विद्रधियों में मनुष्य कभी भी जीवित। अब एक और बता दिया उन्होंने, हृदय नाभि बस्ती भले ही बस्ती नीचे है लेकिन ये त्रिमर्म में आती है। बस्ती भले अधो मार्ग की है, बताया था ना अधो मार्ग साध्य होता है, लेकिन बस्ती में क्या है, ये अपन ने उसको इंक्लूड किया है त्रिमर्म में, चाहे वो बाहर फूटे अंदर फूटे, ये असाध्य रहती है, त्रिमर्म के अंतर्गत आती है। चरक ने नाभिगत विद्रधि का स्राव उभय मार्ग से बोला है। क्या बोला? नाभि में हो जाए, ऊपर हो जाए तो ऊपर से निकलेगा, नाभि से नीचे हो जाए तो नीचे से निकलेगा, खुद नाभि में हो जाए तो कहां से निकलेगा? चरक ने बोला है ऊपर नीचे दोनों से निकलेगा, नाभि में हो जाए, लेकिन सुश्रुत ने इसका कोई उल्लेख नहीं किया, नाभि में होने वाली का कुछ उल्लेख ही नहीं किया। ठीक है, यही भाव हारित ने बताया हुआ है। ठीक है, रक्त विद्रधि क्या होता है? रक्त विद्रधि थोड़ा सा बचा है, टॉपिक कंप्लीट करा देती हूँ ना। स्त्री नाम प्रजाता नाम स्त्रियां या जो प्रजाता है, अप्रजाता अर्थात गर्भस्राव गर्भपात होने पर तथा प्रजाता अर्थात योग्य समय पर प्रसव होने पर भी जो स्त्रियां अहितकर आहार विहार करती हैं। क्या बोले हैं? स्त्रियां अप्रजाता हूं, गर्भस्राव गर्भपात होने का प्रजाता हूं, उन्होंने कोई अहित आसन किया है, उसके उनके दाह जल को करने वाली घोर रक्त विद्रधि को उत्पन्न कर देता है। इस रक्त विद्रधि को हम मक्कल ही बोलते हैं। मक्कल से वही तो है कि प्रसव के बाद सही से पूरे रक्त का निर्धारण नहीं हो पाया है या प्लेसेंटा का कुछ पार्ट रह गया है तो वहां पे शूल होता है, जैसे प्रसव वेदना होती है वैसे होता है, उस पार्ट को निकालने के लिए, है ना। तो अभी सम्यक प्रजाता नाम असर का मतलब जिन स्त्रियों में शरीर से अशुद्ध रक्त पूर्ण रूप से नहीं निकला था तब वह रक्त कुक्षी में मक्कल संज्ञक रक्त विद्रधि पैदा करता है। यदि मक्कल विद्रधि 7 दिन में शांत ना हो तो पक जाती है। ऐसा अगर ये 7 दिन में ठीक नहीं होती है तो पक जाता है। केवल कॉज पूछा जाएगा, मक्कल के जैसे इसके लक्षण होते हैं। और इसके अंदर विद्रधि गुण में कुछ भेदक निदान बताए हैं। क्या भेदक निदान बताए हैं कि विद्रधि और गुण में दोनों कैसे होते हैं? समान दोष उत्पन्न होते हैं, चाहे गुण हो चाहे विद्रधि, दोनों में दोषों का इन्वॉल्वमेंट सेम रहता है बिल्कुल। तो अंदर क्या होता है? गुण पकता नहीं है और विद्रधि पकती है।
गुल्म में कोई भी दूष्य नहीं है, हमने पढ़ा था ना, इसमें दूष्य प्रेजेंट होता है, इसमें दूष्य नहीं होता। पढ़ा था ना, कर्मा में अस्थि को आश्रित करता है, तो रक्त मांस में दूष्य होता है, अस्थि को आश्रित करता है। तो विद्रदी में दूष्य भी है और आश्रय भी है, इसमें ना तो दूष्य है ना ही आश्रय है, केवल दोषी होता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो ना निबंधो अस्थि गुल्मना, गुल्म में कोई निबंध नहीं होता, निबंध मतलब मांस रक्त आदि धातु, कुछ इसमें आश्रय बनाने वाला कोई चीज नहीं होता। ठीक है, विद्रदी सा निबंधना, किंतु विद्रदी में निबंध सहित होता है, मतलब गुल्म में बाधा दोष गुल्म के रूप में हो जाते हैं, किंतु विद्रदी में मांस और रक्त में बनती है, अर्थात मांस रक्त स्वयं पकड़ विद्रदी बनाते हैं। अब गुल्म रूपी गांठ, अब यहाँ पे और बताया गुल्म, ऐसा कथनात्मक में आएगा, इनमें से कौन सा कथन गुल्म विद्रदी के संदर्भ में सत्य है या असत्य है, ऐसा क्वेश्चन बनता है। तो गुल्म रूपी गांठ विवर में घूमती है, जैसे जल के बुदबुद बनकर घूमते हैं। इन विशिष्ट प्रकारों से गुल्म युक्त गुल्म होने से वह पकता नहीं है, किंतु विद्रदी में मांस रक्त की बहुलता होने से वह पाक को प्राप्त करता है। ऐसा सर रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन बनता है, बताने वाली होगी, आपका डाउट अभी विमर्श में क्लियर करूंगी, है ना। पित्तज गुल्म में पाक होता है, लेकिन वो डिफरेंट चीज है, वो बताने वाले हैं। गुल्म पाक क्यों नहीं होता? गुल्म जो होता है ये आश्रय से रहित होता है, बुदबुद बनकर घूमता है, लेकिन विद्रदी में पाक होता है, क्योंकि इसमें मांस रक्त की बहुलता रहती है। विद्रदी में पाक क्यों होता है, ये क्वेश्चन पूछेगा। इसमें मांस और रक्त की बहुलता होती है, इससे इस कारण इसमें पाक होता है, और मांस थोड़े से रहित होने के कारण गुल्म नहीं पकता। ठीक है, गुल्म अपने ही दोषों में अवस्थित होता है, किंतु विद्रदी मांस और रक्त में अवस्थित है, इसलिए पकाती और गुल्म नहीं पकता है। अब मैं जो पढ़ने जा रही हूँ विमर्श, उसको ध्यान से सुनना, लास्ट में कंक्लूड करूंगी। ठीक है, चरक में गुल्म के अपक्व और विदहमान के लक्षण बताए। चरक संहिता में हम पढ़ेंगे, उसमें गुल्म के अपक्व लक्षण भी बताए हैं और गुल्म के विदाहमान के लक्षण भी बताए। इसका मतलब तो हमको ये इंडिकेशन हो रहा है कि गुल्म में पाक होता है। एक चीज क्लियर हो गया, तथा उस पर उपनाह करना, यह निम्न वर्णन कैसे संगत हो सकता है। ठीक है, इसका उत्तर यह है कि यहाँ गुल्म शब्द विद्रदी के लिए प्रयुक्त समझना चाहिए, क्योंकि कृतवास्तु परिग्रह कृतमूल अर्थात रक्त मांस आश्रय गुल्म विद्रती हो जाता है, अथवा गुल्म कृतवास्तु परिग्रह होने पर ही पकता है। सुषुप्त का गुल्म कृतवास्तु परिग्रह नहीं होने से नहीं पकता, गुल्मो न पच्यते। ठीक है, तो चक्रपाणी ने भी यही कमेंट्री किया है कि यह कृतवास्तु परिग्रह से गुल्म से पाक उच्यते। जो चरक ने गुल्म का वर्णन किया है वो कृतवास्तु परिग्रह गुल्म का वर्णन किया है, उसमें पाक होता है, और सुश्रुत ने जिस गुल्म का वर्णन किया है वो अकृतवास्तु परिग्रह गुल्म है, इस कारण से सुश्रुत का गुल्म नहीं पकता। दोनों अपनी अपनी जगह पर सही है। कुछ समझ में आ गया कि सारा ऊपर से उड़ गया? देखो, एक चीज होती है कृतवास्तु परिग्रह, पहले तो मीनिंग समझ लें। एक होता है अकृतवास्तु परिग्रह। कृतवास्तु परिग्रह, वास्तु मतलब कृतवास्तु, परिग्रह परिग्रह मतलब होता है आयतन, आयतन मतलब स्थान, स्थान मतलब आश्रय। ठीक है, कृतवास्तु परिग्रह का मतलब ये हो गया कि एक गुल्म जो है वो अपना आश्रय लेकर उत्पन्न हो रहा है। उड़ गया? बिल्कुल। एक गुल्म जो होता है वो कृतवास्तु परिग्रह गुल्म रहता है, मतलब ऐसा गुल्म जो अपना आश्रय बना के पैदा होता है, उत्पन्न होता है। अगर कोई गुल्म अपना आश्रय बना के पैदा होता है तो ये गुल्म गुल्म नहीं रह जाता, ये गुल्म अब विद्रदी कहलाने लगता है। ठीक है, अब दूसरा टर्म पर आते हैं। अकृतवास्तु परिग्रह मतलब होता है जो गुल्म है उसका कोई आश्रय नहीं है, उसका कोई मांस रक्त आदि आश्रय नहीं है, वो केवल अब गुल्म के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं, ये कौन बोले हैं? चरक बोले हैं। ये कौन बोले हैं? सुश्रुत बोले हैं। अब चक्रपाणी ने क्या कमेंट्री की है, चक्रपाणी की बात समझो। चरक ने केवल इतना बोला कि गुल्म में अपक्व विदाहमान लक्षण होते हैं। चक्रपाणी ने ये बोला कि मेरे आचार्य, मेरे चरक जी ने जो वर्णन किया है ना वो गुल्म का, आप सुश्रुत से कंपेयर करने जा रहे हैं तो बोल रहे कि चरक गलत है, ऐसा नहीं है। मेरे चरक ने जो गुल्म का वर्णन किया है ना वो कृतवास्तु परिग्रह गुल्म का वर्णन किया है, अर्थात जब वो गुल्म अपना आश्रय लेकर उत्पन्न होता है तो एक विद्रदी ही बन जाता है। मतलब चरक का जो गुल्म है कृतवास्तु परिग्रह है, और सुश्रुत का जो गुल्म है वो आश्रय वाला गुल्म नहीं है, वो केवल सुपरफिशियल गुल्म है, इसलिए इसमें पाक नहीं होता है, और चरक के गुल्म में पाक होता है। इससे ज्यादा नहीं बता। समझ आ गया? एक एक चीज मैंने लिख के समझा दिए हैं, क्लियर हो गया भाई? हुआ कि नहीं हुआ? थोड़ा सा समझना, आत्ममनन करना, उसके बाद हमको कल बताना। ठीक है, वेरी गुड। अनामिका को समझ आ गया? और कोई? अरे वाह यार, वेरी गुड, सारे बच्चों को समझ आ गया, इंटेलिजेंट हो आप लोग। या फिर अच्छा समझ गए हम? क्यों समझ में आ गया मैडम? बोलने की समझ में आ गया तो जल्दी से क्लास बंद कर दो, हमको खाना खाना है ना। अगर नहीं आएगा तो फिर मैं एक बार और समझाऊंगी तो और टाइम लग जाएगा। ठीक है, हम समझ गए। क्या लक्षण कहां पर हो जाए तो विद्रदी असाध्य होता है? हृदय नाभि वस्ति पक्को वर्जो यश त्रिदोषजा। हृदय नाभि वस्ति ट्रीमर में आता है ना, हृदय वस्ति सिर्फ ट्रीमर में आता है, हृदय वस्ति सिर्फ ट्रीमर में आता है। तो बस सिर की जगह आप नाभि ले लिए, सिर की जगह क्या ले लिए? नाभि ले लिए। हमने पढ़ा तो था अभी कि ट्रीमर में हो जाए हृदय नाभि वस्ति में हो गया तो पक्को विद्रदी, प्रदोष विद्रदी असाध्य है। क्या क्या? हृदय नाभि वस्ति प्रदेश में होने वाला, और जो पक्को हो गया है वो तीनों दोषों का अच्छा ऐसा नहीं है, ठीक है हम समझ गए, आप भले कुछ भी बोलो। तो पक्को विद्रदी और त्रिदोष विद्रदी कैसा है? असाध्य। अब एक और, रस रक्त मांस मेद अस्थि, अस्थि विद्रदी लास्ट की बची थी। लास्ट में हमने क्या पढ़ा था? अस्थिगत विद्रदी का लक्षण बनने जा रहा है ना, जो बहुत ज्यादा डीप पहुंच गई है उस विद्रदी, क्योंकि अलग से ऐसी कोई विद्रदी तो बताई नहीं है। वातज पित्तज कफ सन्निपातज रक्तज आगंतुक विद्रदी का ही वर्णन किया है ना। अब एक लास्ट अस्थिगत विद्रदी है, लास्ट अस्थिगत विद्रदी है। तो अस्थिगत विद्रदी क्या हुआ? अच्छा हाँ हाँ, हम इसलिए देखते रहते हैं कि आप कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछ रहे हैं ना, ताकि आपके क्वेश्चन का आंसर भी दे दें। तो मज्जा परिपाको भूरा समुज्जायते सो अस्थि मांस निरोधा। देखो अस्थि विद्रदी का ही लक्षण, पर ऐसा नहीं कि मज्जा परिपाक विद्रदी अलग है, अस्थि विद्रदी अलग है। अस्थि के अंदर ये सारे लक्षण मिल रहे हैं। अस्थि विद्रदी, अस्थि के अंदर क्या भरा रहता है? मज्जा भरा रहता है, अस्थि के अंदर मज्जा भरा है। जब अस्थिगत विद्रदी है तो अस्थि के अंदर मज्जा है तो मज्जा का पाक मिलेगा। तो अस्थिगत विद्रदी में सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण क्या है? मज्जा का परिपाक होना। नाल के भीतर उत्पन्न चिकित्सा न करने पर उसमें मज्जा परिपाक हमको मिलता है। तो अस्थि मांस निरोधना और नहीं याद करना है। फिर मेद प्रवाह, मतलब अस्थि में एक तो मज्जा हो गया और एक धातु मेद हो गया। खुद अस्थि एक धातु है, उसके अंदर दो धातु के लक्षण मिल रहे हैं, मज्जा का और मेद का। ठीक है, और क्या है? सर्वदोष रोजावह, सारे दोष यहाँ पर कुपित हो जाते हैं। अथास्य कर्मणा व्याधि द्वारा तुलंती, बाकी का याद करने की जरूरत ही नहीं है ना। सर्वदोषी भंकर हो जाता है। मेद प्रवाह मज्जा परिपाक के समान अग्नि के समान दाह करने वाली होती है, कहीं लिखा होगा देखो, है ना।
तेन ज्वलनेव दहते, अग्नि के समान ज्वलन करने वाली यहाँ पर होती है। ठीक है, क्लियर हो गया अभी, है ना। तो ये हमारा चैप्टर ही कंप्लीट हो गया है। कल हम विसर्प नाड़ी स्तन रोग शुरू करेंगे। ठीक है, तो कल 10वां चैप्टर अकेला ही खत्म हो पाएगा, शायद 11वां भी शुरू हो सकता है, थोड़े थोड़े से चैप्टर हैं। तो 10 और ज्ञान स्थान का 10 नंबर का चैप्टर शुरू करेंगे हम आज। इसमें 3 रोग पढ़ने जा रहे हैं, विसर्प नाड़ी और स्तन रोग। विसर्प नाड़ी स्तन रोग। तो सबसे पहले विसर्प के बारे में देखेंगे, शुरुआत इसी से करने वाले हैं। विसर्प, तो विसर्प में दूष्य क्या क्या होते हैं, विसर्प में दूष्य क्या क्या है। तो जो आपने कुष्ठ में पढ़ा था सेम वही चीज विसर्प में आती है। थोड़ा 1 मिनट रुक जाते हैं ना, बाकी लोग ज्वाइन कर लें। बिल्कुल सही। तो कुष्ठ में हमने पढ़ा था, कुष्ठ में क्या होता है, त्रिदोष प्लस तुलाराम। तुलाराम, तुलाराम मतलब यहाँ पे त्रिदोष वात पित्त कफ, तुलाराम मतलब त्वक, ला से लसिका, रा से रक्त, मा से मांस, तुलाराम हमने याद किया था। तो सेम सप्त यहाँ पर भी है, सप्त को धातुआ करके आता है, कहीं पर पढ़ेंगे, है ना। अब इतना याद रखो, 3 दोष और 4 दोष, तुलाराम सेम टू सेम कैसा है, कुष्ठ के जैसा ही है। पहला क्वेश्चन बन जाता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है भेद कितने हैं। तो भेद कितने हैं, यहाँ पे हम सुश्रुत का पढ़ेंगे, यहाँ पे चरक का पढ़ेंगे, है ना। किसके भेद पढ़ेंगे, विसर्प के, और साथ ही साथ तृष्णा का भी याद करा देती हूँ, क्योंकि तृष्णा और विसर्प साथ में ही याद हो जाएगा। तो किसके अकॉर्डिंग हम याद करें, केवल एक के अकॉर्डिंग विसर्प याद कर लो, बाकी तृष्णा विसर्प सबके अकॉर्डिंग आपको याद हो जाएगा। तो मैंने एक कोड बनाया था, क्या कोड बनाया था, सर्प। सर्प, सर्प के भेद कितने होते हैं आचार्य, सुश्रुत के अकॉर्डिंग सर्प कितने हैं। जब भी सर्प की बात आए, सर्पदंश की बात आए, कल्प स्थान से क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जाता है, सुश्रुत के अकॉर्डिंग अटेम्प्ट होता है। तो सर्प के भेद 5 हैं, तो यहाँ पर भी 5 है। ठीक है, सर्प के 5 तो विसर्प के 5 है। अगर सुश्रुत के विसर्प 5 है तो तृष्णा कितनी हो जाएंगी, 7 हो जाएंगी। अब जस्ट इसको उल्टा कर दो, क्या उल्टा कर दो, विसर्प चरक के 7 हो जाएंगे, चरक की तृष्णा 5 हो जाएंगी। केवल एक चीज याद करने से तीनों डिजिट याद हो रहा है। सुश्रुत के सर्प 5 तो विसर्प भी 5, तो ये 5 तो ये 7, इसको उल्टा कर दोगे तो चरक का विसर्प 7 और चरक का तृष्णा 5 हो जाएगी। इतना क्लियर हो गया सभी को। अब आगे बढ़े, विसर्प के बारे में जो सुपरफिशियल चीज थी हमने देख ली। दूषित कितने हैं, वो सब तो 3 दोष हैं, 4 दोष टोटल 7 होते हैं। भेद कितने हैं ये पढ़ लिया है। अब भेद 5 कौन कौन से हैं ये क्वेश्चन पूछा जाता है सुश्रुत संहिता से। वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और आगंतुज। आगंतुज को हम छतज नाम से जानते हैं, है ना। वातज, पित्तज, कफज, छतज, आगंतुज ना बोलो, क्या बोल दो, छतज ही बोलो, आगंतुज नहीं, छतज। हाँ, बागभट की तृष्णा मुझे पूरा याद नहीं, मैं भूल चुकी हूँ, है ना। तो आप, हाँ, बागभट की तृष्णा 6 होती है, लिख लो। बागभट की तृष्णा 6 और विसर्प 8 होते हैं, लिख लो, ना लिखा हुआ है मेरे पास। बागभट का विसर्प 8 है, तृष्णा 6 है, ये बागभट का है। विसर्प 8 है, तृष्णा 6 है। ठीक है, क्लियर है भाई। वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, छतज, आगंतुज नहीं लिखना, छतज ही नाम दिया हुआ है, भले वो आगंतुज होता है लेकिन छतज नाम से आया है। ठीक है, अब संप्राप्ति देखते होता क्या है। त्वक मांस शोणित तगता, त्वक मांस शोणित भले दिया लेकिन साथ में लसिका भी याद करिएगा, कुष्ठ के जैसा ही है। तो कुपित होकर दोष इनमें आश्रित हो जाते, सर्वांग शरीर में दोष प्रवाहित रहते हैं। तो सर्वतो विसरणाच विसर्पम आउ, सारे शरीर में विचरण करते हैं, इस कारण इसका नाम विसर्प हो गया। विस्तृत अनुन्नत शोफ होगा, कैसा शोफ होगा, विस्तृत मतलब बहुत फैला हुआ। ठीक है, और कैसा होता है ये, अल्प उभार वाला, ऐसा नहीं कि इतना ज्यादा शोथ है ऊपर ऊपर दिख रहा है, कैसा अल्प शोथ, थोड़ा सा कैसा रहता है, सुपरफिशियल टाइप का रहता है, उठा हुआ नहीं रहता, उन्नत नहीं रहता, अनुन्नत रहता है। ठीक है, बाकी यही चीज याद करना था, भेद देख प्रकार देख लिए बस। ठीक है, अब अलग अलग देखते हैं। आधुनिक में इसको इरिसेफेलस के नाम से जानते हैं। पहला आता है वातिक विसर्प, कोई चीज याद करने की जरूरत ही नहीं है, वात में देखो क्या लिखा है, मृदु होगा, असित मतलब काला होगा, परुष है, अंगमद, वेग, तोद, ये सारे लक्षण मिलते ही हैं वात में। केवल ज्वर को मार कर सकते हैं, क्योंकि पित्त में मिलता है, लेकिन यहाँ पे वात में भी है, पित्त में देखते मिलता कि नहीं है। अगर ये वातज विसर्प बढ़ जाए, उपद्रव इसमें हो जाए तो क्या मिलेगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। ऐसे ही पित्तज विसर्प जब उपद्रव युक्त हो जाता है तो उसमें क्या मिलेगा, वो क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो वातज विसर्प जब उपद्रव युक्त हो जाता है तो गंडे धातु विस्मय अति दुष्टत्वादिता सा करता खलु वर्जनीय। वातज विसर्प जब विषम गंडों से युक्त हो जाता है, विषम गंड मतलब होता है विषम फोड़े, है ना। तो क्या है, जब ये मांस आदि अधिक दूषित होने से वही विसर्प विषम गंडों मतलब विषम विस्फोट से युक्त होता है, वह चिकित्सा की दृष्टि से असाध्य। क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, विषम गंडे युक्तम कौन सा विसर्प असाध्य है, तो वातज है। याद हमने कैसे किया, विषमता जो है वात में ही मिलती है, विषम गंडित वातज विसर्प असाध्य है। केवल एक चीज याद किया, पित्तज विसर्प में याद करते हैं ज्वर वर है, वहां पर भी था दाह पाक स्फोट है, और इसमें आई गई छतज प्रकाशा याद करोगे। छतज प्रकाशा छतज विसर्प में नहीं है, छतज मतलब होता है रक्त निकलना, तो पित्त जो है वही तो रक्त है ना। तो पित्तज विसर्प में रक्त निकलता है, रक्त के जैसा दिखाई देता है, छतज मतलब रक्त जैसा, छतज छतज में नहीं है। अगर पित्तज विसर्प जो है श्रोतोज कर्दम निभोर जैसा दिखे तो वो कैसा होता है, असाध्य। यहाँ पे विषम गंडई असाध्य, यहाँ पे श्रोतोज कर्दम निभोर असाध्य। ये होता क्या है, जब पित्तज विसर्प बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो मांस सिराएं नष्ट होकर एक कृष्ण अंजन के समान, काले अंजन के समान, श्रोतोज कर्दम निभम के समान कीचड़ सिक्त हो जाती तो वह कैसा हो जाता है, असाध्य हो जाता है। श्रोतोज कर्दम निभम, तो कोई भी चीज कर्दम कीचड़ कब बनती, जब उसमें पाक होता है। कौन पकाता है, पित्त पकाता है। क्लियर हो गया, आगे बढ़े। श्लेष्मा, श्लेष्मा में वही लिखेगा मंदम अशीघ्र पाकम, बहुत धीरे धीरे बढ़ता है और देरी से पकता है। अशीघ्र, जो भी चीजें रुकने वाली होती सारी कफ में रहती, अशीघ्र पाक। बाकी शवतु अल्प गुरु रुक कंडू कुछ नहीं पूछा जाएगा, ये कफ का हो गया। सन्निपात में क्या मिलता है, सारे दोष, तीनों प्रकार के वर्ण, रुजा, अवगार आदि मिलेगा। पक्को न सिद्धति, और जब सन्निपात जो है पाक प्राप्त हो जाता है तो ये मांस सिरा को नष्ट कर देता है, मांस सिरा प्रनाशता पूछा जाएगा। तीनों दोषों के रूप मिलते हैं, वेदनाएं मिलती हैं, गंभीर धातुगत होता है तथा पक जाने पर मांस सिराओं का विनाश कर देने से ठीक नहीं होता। तो देखिए हमने विषम गंडे पढ़ा, वातज विसर्प का असाध्य लक्षण, श्रोतज कर्दम नियम, पित्तज विसर्प का असाध्य लक्षण। नॉर्मल लक्षण क्या था पित्तज का, छतज प्रकाशा था। कफ में हमने ऐसा कुछ पढ़ा नहीं, असाध्य लक्षण। सन्निपात में हमने क्या देखा, बहुत गहराई वाला होता है और ये मांस सिरा को अगर नष्ट कर देता है तो ये असाध्य होता है। इतना सभी को क्लियर है, आगे बढ़े ना।
छतजन्य विसर्प, छत मतलब होता है घाव। अगर आपको कोई छत लगा रहा है, घाव लगा रहा है ना, तो आपको क्या होगी, पीड़ा होगी। पीड़ा, पी फॉर पित्त, रा फॉर रक्त। जब भी पित्त रक्त दोष का इन्वॉल्वमेंट आता है तो हम उसको पीड़ा से पढ़ते हैं। तो पित्त और रक्त का इन्वॉल्वमेंट इसमें होता है। ठीक है, क्लियर हो गया भाई? पित्त रक्त के समान इसमें रहता है। और क्या रहता है, जब हमको घाव लगता है तो घाव धीरे धीरे काला हो जाता है, वहां पे ब्लड निकलता है, ब्लड धीरे धीरे काला होता है। तो सलोहितम मतलब यहाँ से घाव लगा था, वहां से ब्लड निकलेगा। तो छतज प्रकाशम रक्त के समान वर्ण का पित्तज है, और छतज में लोहित निकलता है, ब्लड लोहित है। ज्वर दाह पाक स्फोटी आएगा। ज्वर दाह पाक स्फोटी आपको कंफ्यूज करेगा पित्तज विसर्प से। पित्तज विसर्प को थोड़ा सा रिवाइज कर लो। ज्वर दाह पाक स्फोट यहाँ पर भी है, प्रभेद बहुला दिया है। ज्वर दाह पाक स्फोट यहाँ पर भी है। अगर आएगा तो आपका आंसर क्या लगेगा, भूत लगेगा, है ना। पित्तज में तो पढ़ाया है, ये तो हम छत पढ़ रहे हैं। पित्तज ही तो पढ़ाया था आपको, चतुर्थ कर्दम हम पित्तज विसर्प का साध्य लक्षण। ठीक है, तो ज्वर दाह पाक दोनों में आया है, और यहाँ पे कुलत्थ सदृश आया, तो छक्कू करके याद कर लो। छक्कू, छा से छतज, कू से कुलत्थ। छक्कू, छतज में कुलत्थ के समान स्राव निकलता है। ठीक है, ये हमारा विसर्प कंप्लीट हुआ। साध्य साध्य देखते हैं विसर्प की। साध्य साध्य बात पित्त कफ, बात पित्त कफ से उत्पन्न विसर्प योग चिकित्सा से ठीक हो जाते हैं, किंतु असाध्य देखें। अति ही, नहीं फिर वो गलत लगा होगा, मैं समझ नहीं पा रही। अति ही मैम छतज में समझ नहीं पा रही मैं क्या बोल रहे हो आप। छतज उत्पन्न प्रजा का शोष पैदा करता है, जो कि कुछ श्याम रक्तवर्ण बाघ कुलत्थ के समान। ठीक है ना, मैंने पढ़ा दिया, आप समझ लेना। क्या मुझे क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा आप क्या पूछ रहे हैं। ठीक है, तो साध्य साध्य बात पित्तज कफज जो है कैसा होता है, साथ होता है, लेकिन त्रिदोषज एवं छतजन्य विसर्प असाध्य है। लास्ट के दो असाध्य है, त्रिदोषज और छतज विसर्प लास्ट के असाध्य है। और मैंने कल की क्लास में आपको बताया था मर्म स्थानों में उत्पन्न हुआ, पूर्व में कहे लक्षणों से तुबातिक, पैतृक एवं मर्म स्थानों में उत्पन्न हुआ सभी प्रकार के विसर्प कैसे होते हैं, कृच्छ्रसाध्य। तो मर्म स्थान में होने वाली विकृति प्लस मर्म स्थान में होने वाला विसर्प दोनों ही कृच्छ्रसाध्य होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नाड़ी व्रण। नाड़ी व्रण देखते हैं। नाड़ी व्रण कितने, सॉरी नाड़ी के भेद कितने होते हैं, नाड़ी के 8 भेद होते हैं। अब वो कुछ अलग अलग चीजें होती कहीं कहीं यहाँ पढ़ते हैं, नाड़ी व्रण या इसको नाड़ी भी हम बोल सकते हैं। तो कितने प्रकार की होती है नाड़ियां, नाड़ी व्रण नहीं बोलोगे इसको, नाड़ी अकेला बोलोगे, है ना। वो व्रण कुछ अलग चीज है, वो कंफ्यूज करता है हमको। 8 भेद होते हैं, विसर्प के सुश्रुत के 5 हैं, नाड़ी के 8 हैं। उनमें से हम पहली नाड़ी पढ़ने जा रहे हैं, इसके पहले इसके नाम याद कर लेते हैं। कैसी? 7 तो दोषज होती है और एक होती है शल्यज नाड़ी। शल्यज नाड़ी, दोषज कौन सी हो गई 7, वातज पित्तज कफज। नेत्र नाड़ी, नाड़ी रोग वो अलग है, वो अलग है, ये अलग है, ये नाड़ी अलग है। वातज पित्तज कफज सन्निपातज, और 3 हो जाएंगी द्वंद्वज, तो कितनी 7 हो गई, और एक हो जाएगी शल्यज नाड़ी, तो 8 होती है। ठीक है, उनमें से बात वाली नाड़ी पढ़ने जा रहे हैं। तत्र अनिल आत परुष सूक्ष्ममुखी। कैसी होती है ये नाड़ी, परुष होती है, छोटा सा मुंह रहता है, शूलित रहता है, फेनानुविद्धम झागदार रहता है, और अधिकम स्रवति छपायाम। छपायाम मतलब रात्रि के समय इसमें फेन युक्त स्राव बहुत ज्यादा मात्रा में रहता है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि जहां पर फेन आए, ऑक्सीजन आए, ऑक्सीजन मतलब वायु, हवा ही बुलबुले बनाती है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में फेन रहता है, तो याद हो जाएगा ना। फेन कौन बनाएगा, वायु बनाएगी। तो वायु, वातज नाड़ी में फेन निकलता है, कब निकलता है, रात्रि में निकलता है बहुत ज्यादा मात्रा में। ठीक है, पित्त में क्या मिलेगा, तृण ताप तोद बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा है। जबकि तोद कहाँ आना चाहिए था, बाद में आना चाहिए था, लेकिन तोद कहाँ है, पित्त में, है ना। सदन ज्वर भेद हेतु पीतम, पीले कलर का स्राव निकालती है, और कैसी होती, बहुत उष्ण स्राव, पीले कलर का उष्ण स्राव इससे निकलता है। कफ वाले में आते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, स्रवती छपायाम, रात्रि के समय फेनयुक्त स्राव अधिक करती है, लेकिन कफ वाली में घन स्राव, अर्जुन पिछले स्राव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गाढ़ा अर्जुन पिछले स्राव करती है, रात्रि छुट्टी है, रात्रि में स्राव करती है। वो जो था बात, वो भी रात में बहुत ज्यादा फेनयुक्त स्राव करती थी, लेकिन यहाँ पे फेनयुक्त नहीं है, तो कफ से नाड़ी अधिक गाढ़ा श्वेत, अर्जुन मतलब होता है श्वेत कलर का। ठीक है, अर्जुन मतलब श्वेत कलर का, और चिकना स्राव रात्रि में बहाती है ना। तो पित्त से क्या था, अंगलानी वेदन लक्षणों से युक्त होता है, तो दिन में अधिक उष्ण स्राव बहाती है। ठीक है, वात वाले में, कफ वाले में रात्रि में स्राव होता है, पित्त वाले में दिन में स्राव होता है, पित्त वाले में उष्ण स्राव होता है, वात वाले में फेनयुक्त स्राव होता है, और कफ वाले में घन श्वेत और पिछले कलर, पिछले स्राव होता है। ठीक है, इसमें कठिन कंडू रहती है। ठीक है ना, तो ये हमारे वातज पित्तज कफज के हो गए। बाकी यहाँ पे ये भी लिखा है कि दो दोषों के उक्त लक्षण दिखाई देने से संसर्ग उत्पन्न 3 प्रकार की नाड़ियों को जानना, ये हमारा काम का नहीं है। अब सन्निपातज नाड़ी देखते हैं। सन्निपातज नाड़ी मतलब तीनों दोषों का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, तीनों दोषों के लक्षण हमको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो दाह है, ज्वर है, श्वसन, मूर्छा, वक्त शोष, बहुत बढ़िया से लक्षणानी, पवन पित्त कफा प्रकोपात, घोरम आशु क्षयकारी काल रात्रि। ये क्वेश्चन पूछा जाता है केवल, ये भी याद कर लो। पित्त के कारण हो रहा है, पित्त के कारण हो रहा है श्वसन, मूर्छा, श्वसन जो है सांस फूलना बात के कारण हो रहा होगा, मूर्छा पित्त के कारण, अब एक आधो कफ के कारण भी होगा, पूरा पूरा नहीं मिलता है ना। तो यहाँ पे घोर आशु क्षयकारी काल रात्रि के समान किसको बोला है, सन्निपातज नाड़ी को बोला है। कैसे याद करोगे, पित्त वाला याद करके रखना, तो मिलता है पित्तज नाड़ी में। तो हमने सन्नि देवल याद किया था कल, किसमें याद किया था, सन्निपातज विकृति में। घाटालो विष्णु महान था, घाटालो विष्णु महान, और कहा था अनंत घाटा लग गया, घाटा सुवेदना अनंत बात में है। तो सन्नी देवल का जो 2.5 किलो का हाथ पड़ेगा ना, तो काल भी सामने, मतलब काल रात्रि के समय काल को दिखा देगा सामने। तो सन्नी देवल, सन्निपातज नाड़ी, सन्नी देवल से हमने याद किया, इसका 2.5 किलो का हाथ अगर किसी के ऊपर पड़ेगा तो उसको काल डायरेक्ट उठा के ले जाएगा, काल रात्रि के समान, और जल्दी से उसके प्राण निकल जाएंगे, आशु क्षयकारी होती है। ठीक है, शल्यज नाड़ी देखते हैं। शल्य क्या है, ये शल्य है, जैसे एक मथानी होती है ना, ये यहाँ पे क्या रखा है, दही रखा है, आपको इसको मथना, तो ये शल्य है। शल्य से आप क्या कर दोगे, हाँ शनि काल है, बिल्कुल सही। शल्य से क्या करते हो, आप किसी भी चीज को मथते हो, तो शल्य नाड़ी मथने वाला लक्षण है। फेनिलम मथितम अच्छम अस्रगमिम उष्णम स्रवेत सहसा सरोज नित्यम, मतलब इस प्रकार की प्रणाली में अकस्मात फेन युक्त मथे हुए मट्ठे के समान मथितम अच्छम निर्मल रक्त मिश्रित गर्म स्राव निकलता है। तो याद हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखना था, कदश्चितम अनुमार्गम उदीरेषु, ये कभी क्वेश्चन पूछेंगे क्या है, होकर शीघ्र ही नाड़ी, जैसे आप त्वचा स्थान में किसी प्रकार का सूक्ष्म शल्य चला गया था, नष्ट होकर शीघ्र ही नाड़ी रोग पैदा कर देता है। तो निदान इंपॉर्टेंट नहीं, लक्षण इंपॉर्टेंट है। तो हमने नाड़ी में क्या क्या पढ़ लिया, एक बार रिवाइज कर लो। वात में फेन ज्यादा निकलता है रात्रि में,
पित्त में दिन में साफ निकलता है, स्पेशल टूथ याद रखना था, है ना। दिन में साफ निकलता है, ज्यादा गर्म रहता है। कफ में रात्रि में निकलता है, घन अर्जुन बिच्छू जैसा निकलता है। सन्निपात में घोर आंसू क्षयकारी पढ़ा, काला रात्रि के समान पढ़ा। शल्य हमने क्या पढ़ लिया, शल्य से हम मथे को मत किए, तो तक्र को मथित रक्त जैसा निकलता है, ठीक है। अब आ जाए स्तन रोग पर, विसर्ग कंप्लीट, नाड़ी रोग कंप्लीट, स्तन रोग पर आते हैं। स्तन रोग भले ही यहाँ पे उन्होंने बोल दिया कि संख्या इनकी नाड़ी के समान है 8 है, लेकिन ये सही नहीं है। इसी चैप्टर के लास्ट में कंक्लूड किया है सुश्रुत ने, इस सुश्रुत के अनुसार स्तन रोग जो है 5 ही है। तो माधव के भी 5 है, सुश्रुत के भी 5 है, ठीक है। कौन कौन से अभी पढ़ाने वाले हैं, तो माधव ने भी 5 बोले हैं, सुश्रुत ने भी इसी अध्याय के अंत में 5 ही बोले हैं। स्तन रोग 5। स्तन रोग मतलब क्या है, ब्रेस्ट की डिसीज। स्तन्य क्या होता है, स्तन्य दोष, वो मिल्क की डिसीज रहती है ना, मिल्क अलग है भाई, ये ब्रेस्ट स्तन रोग बताया। लेकिन जब इनका लास्ट में पढ़ते हैं ना, तो उससे यही समझ में आता है कि स्तन्य दोष के बारे में बात कर रहा है, कि चरक ने स्तन्य दोष कितने बताए हैं, कोई हमको बताएगा स्तन्य दोष कितने होते हैं चरक के अकॉर्डिंग। बात इसके कौन कौन से हैं, वायरस से फैरस संघातरक्ष, पित्त का वैवर्ण्य वैगंध्य, और कफ का क्या होता है, इसमें युक्त, पैच्छिल और गौरव, ये 8 होते हैं। हाँ बिल्कुल सही, ये 8 अभी हमने बात पित्त कफ के अकॉर्डिंग बताया, वो स्तन्य दोष है, मिल्क के दोष है। हमसे क्या पूछा जा रहा है, स्तन रोग पूछा जा रहा है, तो कितने होते हैं, वो 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, वातज पित्त कफज, अभी लास्ट में देख लेंगे, है ना, बताऊंगी लास्ट में। कन्याओं की स्तन, हाँ अब ये क्वेश्चन ऐसा रीजनिंग में आता है कि कन्याओं को स्तन रोग क्यों नहीं होते, है ना। तो क्योंकि कन्याओं की जो धमनियां रहती हैं, ब्रेस्ट की जो धमनियां रहती हैं, वो समृद्ध द्वार वाली रहती हैं, उसमें ओपनिंग नहीं रहती। और प्रसूताओं में क्या होती है, वो ओपनिंग हो जाती है ना, लैक्टेशन होता है ना, तो ओपनिंग हो जाती है। इस कारण से धमनियां समृद्ध द्वार वाली रहती है, इस कारण से कन्याओं में स्तन में दोष आश्रित नहीं होता है, तो इस कारण से उसको स्तन में आमय नहीं होता है, ठीक है। तासा में प्रजाता नाम द्रविणाम पुनः स्वाभाविक विप्रता, इसमें क्या होता है, विपरीत है। स्तन आश्रित धमनियां संकुचित मार्ग होती है, जिसमें दोषों का उनमें विस्तरण नहीं होता है, ना होने से उनके स्तन रोग नहीं होते, किंतु वे ही जब बड़ी होकर प्रजाता होती है, गर्भवती होती है, तब स्वभाव से उनकी धमनियां विपरीत हो जाती है, द्वारित हो जाती है, और इसमें स्तन रोग होते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में रीजनिंग बेस पर पूछा है। स्तन की परिभाषा का रेफरेंस पूछा जाएगा, किस आचार्य का है, कहां का है, समझ में नहीं आता कहां का है, तो ये निदान स्थान का विसर्ग नाड़ी स्तन रोग चैप्टर नंबर 10 का है। क्या है, रस प्रसादो मधुरा पक्वाहार निमित्तजा कृष्ण देहात स्तनों प्राप्तम स्तन्यम इत्यभिधीयते। जैसे हम खाना खाते हैं, रस का प्रसाद भाग मधुर बनता है ना, मतलब रस का प्रसाद अंश जो मधुर है, उससे क्या उत्पक्व आहार, जब आपने खाना खाया, आहार खाया, उससे क्या बना, रस बना। रस का जो एक पर्टिकुलर पार्ट बन गया मधुर, जैसे प्रसाद अंश पित्त अंश हम डिवाइड करते हैं ना, तो आहार खाया उससे रस बना, रस से एक मधुर बना। मधुर रस जो होता है वही कृष्ण देहात सारे शरीर से स्तनों को प्राप्त होता है, उसको हम स्तन्य कहते हैं। तो सम्यक का परिपक्व आहार के कारण उत्पन्न हुए रस का प्रसाद अंश जो मधुर रस है, वह सारे शरीर से स्तनों में प्राप्त होता है, स्तन्य दुग्ध मिल्क कहलाता है, ठीक है। अब देखिए, हाँ मुझे कोई बताएगा जो मेमोरी ग्लैंड होती है वो किस टाइप की ग्लैंड है, नहीं कुछ एपोक्राइन मेसोक्राइन कुछ पढ़ते हो ना, वो क्या है, कोई बताएगा। मतलब यहाँ पे क्या होता है, पहले सिक्रेशन एक जगह इकट्ठा होता है, उसके बाद निकलता है। हाँ स्वेट ग्लैंड नहीं, मैं एपोक्राइन कुछ क्राइन वाला कुछ रहता है, मुझे नाम ही नहीं आ रहा है ना, मॉडर्न से अब तो दूर दूर तक नाता नहीं बचा है, सब भूल भाल जाते हैं, थोड़ा बहुत याद है। एपोक्राइन टाइप की ग्लैंड है, एपोक्राइन पढ़ लेना। एपोक्राइन ग्लैंड वह ग्लैंड होती, एंडोक्राइन एक्सोक्राइन नहीं, वो अरे वो नहीं बोल रहे हैं, अंतःस्रावी बहिर्स्रावी ग्रंथियों की बात नहीं कर रहे, एपोक्राइन बात कर रहे हैं। इसमें क्या होता है कि पूरे शरीर से सिक्रेशन एक जगह इकट्ठा होता है, उसके बाद निकलता है ना, पहले इकट्ठा होगा फिर निकलेगा, तो ये एपोक्राइन में आता है, पढ़ लीजिएगा। चरक ने शुक्र स्राव के 8 कारण बताएं, शुक्र स्राव के 8 कारण होते हैं आचार्य चरक के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखते हैं दुष्ट स्तन्य, दोष दुष्ट स्तन्य के लक्षण क्या बताया है। अब यहाँ पे स्तन्य के लक्षण है भाई, स्तन्य है मिल्क के, अगर जो मिल्क है वात दोष से दूषित हो जाता है। अब यहाँ पे उधर बता के नहीं आए हैं कि कौन कौन से स्तन रोग होते हैं, 5 भेद पढ़ लीजिएगा कौन कौन से हैं, है ना। गायनी में कहीं लिखा होगा, वात पित्त कफज सन्निपातज और अभिघातज, ऐसे होते हैं 5, वात पित्त कफज सन्निपातज और अभिघातज, कहीं लिखा होगा। यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफाई तो नहीं किया है, अब चिकित्सा स्थान में देखेंगे किया है कि नहीं किया है, ठीक है। मैंने चेक कर लिया है, यहाँ पे नहीं मिला है वात पित्त कफज सन्निपातज और अभिघातज। आगम तुझे की अभिघातज है, आप देख के बता रहे हैं ना, गायनी के नोट्स में से वहां पे करेक्ट लिखा हुआ है, नहीं तो फिर हम चिकित्सा स्थान आएगा तब पढ़ेंगे ही, है ना। तो वात दोष से दूषित स्तन्य है, तो उसका रस कैसा होगा, कषाय होगा, पानी में डालने पर प्लव करेगा, तैरेगा क्योंकि हल्का होता है। आगंतुज है, आगंतुज है, ठीक है, अभिघातज नहीं है, आगंतुज है, ओके। कषाय वात दोष से दूषित है तो कषाय, पित्त से है, हाँ इसमें क्या होगा, पानी के ऊपर तैरता है क्योंकि ये वायु हल्का होता है। पित्त है तो अम्ल कटु जो है पित्त का ही रस होता है ना, और पानी में डालने पर ये पीली रेखाओं के साथ तैरेगा, अभी कुमार प्रताप का हुआ है, ठीक है, सब याद होगा। कफ से दूषित है तो गाढ़ा रहेगा, पिच्छल रहेगा, कफ के जैसा, और पानी में डालने पर नीचे बैठ जाता है। अब साधकी क्यों बैठता है, हैवी होता है। वात वाला तैरेगा, पित्त वाला पीली रेखाओं के साथ तैरेगा, कफ वाला नीचे बैठ जाएगा, और सारे दोषों से दूषित रहता है, सभी लक्षण मिलते जुलते उनको मिलते। शुद्ध दुग्ध के लक्षण बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, मोस्ट इंपोर्टेंट है। यदि क्षीरमुद्र के क्षिप्तम एकी भवति, आप इस दुग्ध को पानी में डालेंगे तो पानी में क्षिप्तम एकी पूरी जगह सारी जगह फैल के एक जैसा हो जाएगा, मतलब पानी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, शुद्ध कहलाता है। पांडुरम श्वेत कलर का दुग्ध हो शुद्ध कहलाता है, मधुर हो और आविवर्ण, उसमें कोई वर्ण ना हो, है ना, तो वर्ण में श्वेत और उसमें कोई गलत वर्ण ना हो, खराब वर्ण ना हो, स्वाद में मधुर हो, विकृत वर्ण रहे तो उसको प्रसन्न या शुद्ध दुग्ध कहना है। क्षिप्तम उदके क्षिप्तम एकी डालने पर एक जैसा हो जाए, पांडु हो श्वेत वर्ण का मतलब वही श्वेत वर्ण का हो, मधुर हो और विवर्ण ना हो, अविवर्ण हो, ठीक है, ये शुद्ध है। वातादि दोष से स्त्री दुग्ध युक्त अथवा दुग्ध रहित स्तनों में जाकर वहां रक्त और मांस को दूषित करके स्तन रोग पैदा करता है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है स्तन रोग में दूषित कौन है, तो राम याद कराएंगे सर, रक्त और मांस कहाँ कहाँ होता है भाई, रक्त और मांस स्तन रोग हो गया, योन्यास हो गया, योन्यास, लिंगास और भगंदर, और मैं को छोड़ दी हूँ, कामला भी होता है, वेरी गुड, क्या है कामला, भगंदर, कामला, योन्यास, लिंगास और स्तन रोग, यहाँ पर रक्त और मांस दूषित होता है, ठीक है। तो पंचानाम अपनी तेषां विद्वान् षोडश विद्रति, 5 प्रकार की रक्त से उत्पन्न विद्रति को छोड़कर अन्य बाह्य विद्रति लक्षण, उन 5 स्तन रोगों के लक्षण समान है। तो 5 प्रकार के स्तन रोग बताएं, कैसे बताए हैं, रक्त से उत्पन्न विद्रति को छोड़कर अन्य बाह्य विद्रति लक्षणों के समान 5 स्तन रोगों के लक्षण एक जैसे होते हैं। तो रक्त विद्रति नहीं होती, इसका मतलब जो है विद्रति कितनी प्रकार की होती है, 6 प्रकार की। कौन कौन सी 6 प्रकार की होती है,
वातज पित्तज कफज सन्निपातज रक्तज और आगंतुज। उनमें से रक्तज को हटा दो तो कितने हो जाएंगे अब? वातज पित्तज कफज सन्निपातज और आगंतुज। क्लियर हो गया? इसका लोग क्लियर हो गया। यहाँ पे उन्होंने साइड से क्लियर किया, वातज पित्तज कफज सन्निपातज और आगंतुज, वैसे ही लक्षण उन्होंने बताए विद्रदी के जैसे। मेरी ये बात आपको समझ आई है कि नहीं आई? जो विद्रदी के लक्षण होते हैं वैसे ही उन्होंने स्तन रोग के लक्षण बताए हैं रक्तज को हटा के। इसका मतलब ये हुआ कि वो 5 प्रकार की जो विद्रदी है रक्तज को हटा के वही स्तन रोग है। क्लियर? चलिए अगला चैप्टर शुरू करते हैं। 3 बीमारियां पढ़ेंगे, ग्रंथि, अपची, सॉरी 4 पढ़ेंगे, अर्बुद और गलगंड, 4 डिजीज, बहुत छोटी छोटी सी डिजीज है। ठीक है, समझ में तो आता जा रहा है ना? इसलिए सर ने शल्य शुरू किया है अभी। क्यों किया है कि यहाँ पे आपका क्या चल रहा है? सुश्रुत संहिता चल रहा है, वहां पर शल्य चल रहा है। 20 ये क्या माने हैं? वो तो ग्रह वगैरह में कहीं आता है 20, इधर नहीं आता। स्तन रोग तो कोई 20 नहीं है, कुछ ग्रह वगैरह भूत आगंतुज भूत ग्रह कुछ बताए हुए। ठीक है, चलिए ग्रंथि पढ़ते हैं। सबसे पहले ग्रंथि, वातादयो मांसमस्रका चादुष्टा संदुष मेतानु मेदस्य कफानु विद्धम। पूछा जाता है ग्रंथि में दोष क्या है। अब मुझे बताते चलो, विद्रदी में मैंने आपको क्या पढ़ाया था? विद्रदी में कौन से दुष्य थे बताएं? विद्रदी में दुष्य कौन से थे? तरमामे, तरमामे त्वग रक्त मांस मेद प्लस अस्थि में समाश्रित होकर विद्रदी हो रहा था, है ना? तेरा मामास्थि, बिल्कुल वेरी गुड। कर्मामे हमने पढ़ा दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे कर्मामे पढ़ लेना, वहां पे कर्मामे पढ़ा, ग्रंथि में कर्मामे पढ़ेंगे। कर्मामे से क्या होगा? केवल ता की जगह का हो गया, तो वहां पे ता से त्वचा था, यहाँ पे का से क्या हो जाएगा? कफ भी रहेगा साथ में। दूसरे तो बात है दोष, है ना? मांस, मांस, रक्त, कफ और मेद, स्पेशली रहता है। वात आदि तीनों दोष तो रहते हैं, लेकिन स्पेशली यहाँ पे पित्त और वात का उतना उल्लेख नहीं किया है जितना कि कफ का किया है। तो बात समझ में आ रही है? आपने एमआर की मेद ग्रंथि कुछ सर ने बनाया होगा, कुछ एमआर की मेद ग्रंथि, ठीक है। तो दूषित में वाता दोष मांस रक्त कफ मेद धातु को दूषित करके क्या बनाते हैं? व्रतुन्नतम विग्रथितम तु शोफम, व्रतुन्नतम विग्रथितम तु शोफम। जरा पेज पलटा के देखो, नहीं अभी नहीं देखना है, अर्बुद में देखना है, अर्बुद में देखोगे, ठीक है। व्रतुन्नतम विग्रथितम तु शोफम, यहाँ पे ग्रंथित का कोड बनाऊंगी मैं, ग्रंथित जो आया है वो ग्रंथि में है। और कैसी रहती है ग्रंथि? व्रत रहती है और सुपरफिशियल सरफेस से उठी रहती है, व्रत रहती है और सरफेस से उठी रहती है, उसमें ग्रंथित ही आया हुआ है। बाकी का अर्बुद पढ़ेंगे, डिफरेंशिएट करके याद कर लेंगे, ठीक है। वातिक ग्रंथि कैसी होती है? आयाम ते व्यथत इति तोदम, तोद रहता है। किस नाड़ी में तोद रहता है? किस नाड़ी में तोद मिलता है? वातिक ग्रंथि खींचकर लंबी सी हो जाती है, तो आयाम में व्यामते कहाँ मिलेगा भाई? खींचना तानना विषमता होना वात में मिलता है, तो खींचकर लंबी सी हो जाती है और पीड़ा देती है। बिल्कुल वेरी गुड। पित्त, पित्त नाड़ी में तोद मिलता है, यहाँ पे तो वात में मिल रहा है, ठीक है, नॉर्मल सी चीज है। खींचकर लंबी सी हो जाती है, आयाम में व्यायाम में तोद। उसके बाद कृष्णो अमृदु वस्त्र भी बात आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कृष्णो मतलब क्या है? वर्ण में काली होती है, कृष्ण स्पर्श में कड़ी होती है, मृदु नहीं होती। देखो एक बलून है, उसके अंदर आपने हवा भर दी, तुम उसको स्पर्श करेंगे एकदम कड़क लगेगी, ऐसा नहीं कि वायु है तो मृदु लगेगा, मृदु नहीं है, अमृदु। हवा से भरा हुआ बलून आप स्पर्श करेंगे तो बहुत टाइट लगेगा वो, है ना? तो अमृदु। और वस्ती जैसा, ऐसा लगता है द्रव सी भरी बस्ती मशक है, किसी ने ब्लैडर में वस्ती में मशक में हवा भर दी है तो वस्ती के समान दिखती है। तो अब याद कर लो, वस्ती जो होता है कटी पुरुषाधानम कटी शक्ति पादावस्ती नीचावाद स्थानानि तत्राप्यो पक्वासे विशेषवाद स्थानम कभी पढ़ा होगा। तो वस्ती जो है बात का स्थान है, तो वस्ती वाला लक्षण बात वाले में आया हुआ है, ठीक है। बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। फूटने पर स्वच्छ स्राव, और जैसे ये फूट जाता है तो अच्छे स्राव बहता है, स्राव बिल्कुल स्वच्छ रहता है, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए पित्त में देखते हैं, दहते धूपते चोष, ये सारी जलन वलन वाली चीजें ना पित्त में आती हैं, तो कोई यहाँ से क्वेश्चन ऐसा याद करने जैसा नहीं है। और श्राव कैसा रहता है? उष्ण रहता है। कफज वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है। आविवर्णो अल्प रुजो अति कंडू, रुजा कैसी होगी? कम होगी, क्योंकि वात वाले में वेदना ही होती है, कफ वाले में हमेशा वेदना कम रहती है। तो क्या मिलेगा? ईशद विकृत बने अल्प वेदना वाली, और अधिक कंडू, बहुत खुजली होगी, अधिक कंडू। और कफ कैसा रहता है? पत्थर के जैसा रहता है, टाइट रहता है। वहां पे अमृदु पढ़ा, मतलब सॉफ्ट नहीं है, मतलब टाइट है, लेकिन यहाँ पे पत्थर के जैसा है, पाषाण के जैसा है। तो कफ बड़ा सॉलिड रहता है, पत्थर के जैसा, तो पाषाणवत निकलेगा। चिरावी वृद्धि देर से बढ़ता है, और यहाँ पे जो स्राव निकलेगा शुक्ल और घन निकलेगा, सफेद कलर का है और थोड़ा सा गाढ़ा रहेगा। समझ में आ गया? क्या पढ़ा हमने? अच्छे स्राव निकलेगा, अमृदु बस्ती के समान काला रहता है ये ग्रंथि। ये कैसा रहता है? उष्ण स्राव निकालता है, लाल पीला वर्ण होगा, अल्परुजा अति कंडू पाषाण के समान होगा, देर से बढ़ेगा, शुक्ल घन कलर का निकलेगा। क्लियर है? मेदो ग्रंथि, मेद क्या होता है? फैट। अभी याद कराऊंगी ग्रंथि के, मैंने आपको भेद याद नहीं कराया, सब कुछ याद करा रही है ना। क्या होता है? फैट। फैट कैसा होता है? चिकना होता है। चिकना कैसा होता है? चिकना घट के जैसा होता है। पूरा याद हो गया। शरीर वृद्धि, क्षय वृद्धि, हानि। देखो शरीर वृद्धि, क्षय वृद्धि, हानि, 2 बार वृद्धि वृद्धि आया। अभी इससे रिलेटेड 3 चीजें लिखाने वाली, 2 लिखाने वाली है ना। तो शरीर वृद्धि, जैसे शरीर बढ़ता है वैसे बढ़ता है, कमता है तो कम जाता है। तो मेदो ग्रंथि मतलब जैसे हम मोटे होंगे तो फैट बढ़ेगा, फैट बढ़ेगा तो हमको और गांठें हो जाएंगी, लाइपोमा जैसे रहता है ना। तो शरीर वृद्धि, क्षय वृद्धि, हानि। स्निग्धो, स्निग्ध रहती है। महान अल्प रुजो अति कंडू, कैसी होती है ये? स्वल्प पीडवल, आकार में स्निग्ध, आकार में बड़ी। महान, महान मतलब बड़ी। अल्प रुजो मतलब रुजा कैसी होगी? कम होगी। और अति कंडू, बहुत खुजली होती है, ठीक है। मेदा तो बच्चती पिंड्याक सर्पी प्रतिमा, तभी मैंने बताया ना घट कैसा होता है? चिकना होता है। तो पिंड्याक सर्पी के समान बताया, इस फूटने पर तिल की खली और घट के समान मेद का स्राव बहाती है। अब इससे रिलेटेड 2 चीजें आप लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बाघ बटने देह क्षय वृद्धि क्षयोदयम लिखा है। बाघ बटने देह क्षय वृद्धि क्षयोदयम, अभी याद करा रही हूँ, ये बाघ बटने मेदोज ग्रंथि में लिखा। एक और चीज लिख लो, एक और चीज क्या लिखोगे? देह अनुरूप क्षय वृद्धि युक्तम, देह अनुरूप, देह अनुरूप क्षय वृद्धि युक्तम, ये आपको मिलेगा मेदोज गलगंड में। मेदोज गलगंड याद करा रही हूँ ना, मेदोज गलगंड में, ठीक है। अब देखिए मेदोज ग्रंथि में बाघभट्ट और सुश्रुत का याद करना है, मेदोज गलगंड में केवल सुश्रुत का याद करना है। तो सुश्रुत दी, अब मुझे बताओ सुश्रुत बड़े थे कि लघु बाघभट्ट बड़े थे? कौन बड़ा? सुश्रुत बड़े की बाघभट्ट बड़े? सुश्रुत बड़े थे, वृद्ध थे उनसे, बाघभट्ट से, तो इनके में 2 बार वृद्धि आया है।
एक बार वृद्धि, दो बार वृद्धि। समझो? नहीं समझे? बिल्कुल। बाघभट्ट कैसे थे? छोटे थे, तो 2 बार 6 आ गया उसमें। 6 वृद्धि 6 योजना। याद तो हो गया? तुमने बताया ना, ब्रह्मांड में ऐसी कोई भी चीज नहीं बनी है जो आप याद ना कर सको, या फिर ऐसा कोई भी काम नहीं है जो आप ना कर सको। बस आपको थोड़ा दिमाग को दौड़ाना है, क्योंकि सारी चीज दुनिया में जो चीजें बनी वो व्यक्तियों ने तो बनाई है, साइंटिस्ट ने बनाई है, किसी ना किसी ने बनाई तो है। जब हवा में वो एरोप्लेन उड़ा सकती है, एक चिड़िया होती है वो कैसे अपने पंखों को फैला के उड़ती है, तो उन्होंने उसको देखकर एरोप्लेन बना दिया जो हवा में उड़ रहा है। किसी ने बताया तो नहीं, भगवान जी ने आके इसमें ये मशीनें लगेगी, तुम एरोप्लेन बना लो, उड़ा लो। वो किसी दिमाग नहीं बनाया ना, वो किसका दिमाग है? हमारे जैसे व्यक्ति का दिमाग है। पैदा होते सभी का दिमाग एक जैसा रहता है। अंदर क्या रहता है? एक व्यक्ति आपसे बहुत ज्यादा मेहनत करके आगे पहुंच जाता है, वो अपने लोहे रूपी बर्तन दिमाग को मानता रहता है, साफ करता रहता है, तो वो चमक जाता है। हम लोग क्या करते हैं? यूज नहीं करते हैं। कैसे यूज नहीं करते भाई? कि भाई ठीक है, नहीं हो रहा तो मैं छोड़ दे रहा हूँ, मैं मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं करूंगा, है ना। तो जैसे आपने ऐसा करना शुरू किया, आपका दिमाग जो है लोहे का बर्तन है, उसमें जंग लगना शुरू हो जाता है। उस जंग को नहीं लगने देना है। और परेशानियां केवल आपके पास नहीं है, दुनिया में सारे, कितना ही पैसा किसी के पास हो, परेशानी उसके पास रहती है। पैसा है लेकिन फैमिली की प्रॉब्लम है ना। गरीब क्या, मिडिल फैमिली वाले साथ में बैठ के खाना खाते, जमीन में बैठ के खाना खाते। बड़े लोग क्या है, डाइनिंग टेबल पे बैठे, एक अपना मोबाइल, बच्चे अपना मोबाइल, पत्नी अपना मोबाइल, है ना। खा रहे भी क्या कर रहे हैं समझ में, एक दूसरे से बातें करती। अब यहाँ पे मेदोज गलगन में केवल एक ही एक चीज है, क्या है? एक बार 6 है, एक बार वृद्धि है। तो एक बार 6 याद कर लो, एक बार वृद्धि याद कर लो, बस मेदोज गलगन याद हो गया, किसी तो बात है। अब सिराज ग्रंथि के बारे में 2 चीजें पूछी जाती हैं जो हमारी हिंदी से ही कवर हो जाती है। क्या है? कि यदि सिराज ग्रंथि, यदि यह ग्रंथि पीड़ा युक्त है और चल है, वो कच्चा देखो पीड़ा हो रही है उसमें, और चल है तो अच्छी है, मतलब थोड़ी कच्चे सादे, लेकिन असादित तो अच्छी है ना। अगर वही ग्रंथि जिसमें पीड़ा ना हो, हम बोलते हैं यहाँ पे हमको एक गांठ हो गई है, डॉक्टर पूछता है आपको दर्द होता है क्या? चलो भी अच्छी बात है, आपको वहाँ पे दर्द हो रहा है, मतलब एक कठिनाई से होगी, ठीक हो जाएगी। लेकिन वहाँ पे दर्द नहीं हो रहा है, वो मूव नहीं कर रही है, कि दर्द भी हो रहा है, मूव भी कर रहा है, तो कच्चे सादे। लेकिन जो दर्द भी नहीं हो रहा, मूव भी नहीं कर रहा है, महान है, मर्म प्रदेश में है, तो वो कैसी होती है? सीवियर होती है, वो असादित, जिसको ज्यादा खतरनाक बताया है। ठीक है, अब आ जाइए अपची। अपची, अपची को चलो खाना बना लिया जाए। वही बार बार खाना की बात आ जाती है, शाम का टाइम, खाने का टाइम, है ना। तो हम खाना बना रहे थे, मेक, खाना बनाया। कैसे बनाया हमने? मेक बोलते हैं ना बनाने को, आंवले से बनाया था, आंवले की गुठली से खाना बनाया था, है ना। अब जिसको भी खाना खाने दिया उसको पचा ही नहीं, तो अपची हो गया, अपच हो गया, अपची हो गया। क्या हो गया पूरा को? ठीक है, क्या हो गया? अपची में मेक, मेक प्लस कफ, मेद और कफ दोष होता है, मतलब मेद दोष है, कफ क्या है? दोष है। तो मेद कफाभ्याम, मेद आमलक अस्थि के समान दिखता है, आमलक अस्थि मात्रे। आंवले की अस्थि और साथ में मछली तो बना रहे थे ना, आंवले के साथ साथ मछली को पकाया था, तो आंवले की अस्थि और मछली के अंडे के जाल के जैसी दिखाई देती है। ठीक है, और ये होती कहाँ है? अपची स्थान याद रखना पड़ेगा आपको, है ना। अस्थि और मछली के अंडे के जाल के जैसी दिखाई देती है। ठीक है, और ये होती कहाँ है? अपची स्थान याद रखना पड़ेगा आपको, है ना। अच्छा, गुलाब जामुन हम नहीं बोलेंगे, गुलाब जामुन, ठीक है। हाँ, तो कहाँ है? हनु, हनु प्रदेश, हनु हनवास्थी हो गया, कक्षा हो गया, अक्षक हो गया, बाहु हो गया, कुल मिला के इस रीजन में हो रहा है। तो जैसे हम खाना खाएंगे पचेगा नहीं, तो यही कहीं से बाहर निकल आएगा, तो अपची का रीजन पूरा ये वाला रीजन है। ठीक है, हनु अस्थि कक्षा अक्षक बाहु संधि मन्यागले, इतना इतना रीजन होता है। कैसे होती? ग्रंथि स्त्रम वृत्तम आयतम व स्निग्धम। अब जरा पेज पलटा के देख लो, ग्रंथि उठा के देख लो, ग्रंथि में क्या लिखा था? ग्रंथि में वृत्तुन्नतम विग्रथितम कुशोफम करके आया था। यहाँ पे ग्रंथि स्त्रम वृत्तम आयतम करके आया है अपची के लिए। यहाँ पर ग्रंथि भी है, वहां पर लेकिन विग्रथित करके आया था, थोड़ा बहुत आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, विग्रथित होता है लेकिन आयत भी होता है, वहां पे हमने कुछ आयत नहीं पढ़ा था। ठीक है, मछली के आंवले के अस्थि के समान दिखाई देती है, मछली के अंडे के जाल के जैसी दिखाई देती है, और मेदुल कफ इसमें इन्वॉल्व होता है। और वर्ष गणानुबंधी बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्षों भर खाना नहीं बनाएंगे तो ऐसे ही तो होगा ना, कभी कभी बनाएंगे। तो वर्ष गणानुबंधी अपची है, दुसाध्य होता है, दुस्तरा दुसाध्य है, और कई वर्षों तक ये बना रहता है। क्लियर हो गया अपची? अब अर्बुद पर आ जाए। अर्बुद क्या होता है? इसको कार्सिनोमा से कोरिलेट करके याद रख सकते हैं, मतलब थोड़ा बहुत कर सकते हैं। वापिक रमा अभी बताऊंगा। गात्र प्रदेश से क्वचित दोषा समूचता मांसम अभिप्रदूषित। गात्र प्रदेश में कुछ दोष हैं, दूषित होकर मांस को दूषित कर देते हैं। स्पेशली अर्बुद में मांस का इन्वॉल्वमेंट तो रहता है, बाकी और भी रहता है, लेकिन स्पेशली अगर पूछा जाए तो मांस की वृत्ति की ज्यादातर इसमें मिलती है, मांस को प्रदूषित करना है। वृत्तम स्थिरम मंदरुजम महंतम अनल्पमूलम, पेट पलटा के देखो, वृत्तम स्थिरम मंदरुजम महंतम अनल्पमूलम वृत्तुन्नतम विग्रथितम सुशोभम। यहाँ पे वृत्तम स्थिरम, वहां पे वृत्तुन्नतम विग्रथितम सुशोभम ग्रंथि में था। यहाँ पे वृत्त आ जाए, उन्नत उन्नत आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है, आयत आ जाए तो अपची है। यहाँ पे वृत्तम स्थिरम मंदरुजम, तो कार्सिनोमा में पहले तो वेदना होती ही नहीं है, बाद में पता चलता है, लास्ट स्टेज में पता चलता है, तो ये मंदरुजा वाला होता है। और महंतम बहुत बड़ा होता है, अन अल्पमूल, अल्पमूल मतलब कम मूल, और उसमें अन्न लगा दे तो गहरी मूल वाला होगा, तो महंतम अनल्पमूलम बहुत गहरी मूल वाला। कैंसर ऐसे तो होता है, बहुत गहराई तक होता है। चिर वृद्ध्यापाकम बहुत वृद्धि करता है, मतलब चिर वृद्धि धीरे धीरे बढ़ता है, उसमें पाक नहीं होता। ठीक है, उसके लक्षण जो है ग्रंथि के समान आपको समझना चाहिए। तो शरीर के किसी भाग में बढ़े हुए बात है, उस मांस को दूषित करके गोल स्थिर अल्प पीड़ायुक्त बड़ा गंभीर धातु में फैला हुआ, धीरे धीरे बढ़ने वाला, कभी नहीं पकने वाला, गंभीर धातु में फैला हुआ, धीरे बढ़ने वाला, कभी नहीं पकने वाला मांस से युक्त ऐसे शोफ को पैदा करता है। आगे साथ ज्यादा शोफ को अर्बुद कहते हैं, मतलब ट्यूमर, कैंसर से होते हैं ट्यूमर। ठीक है, तो नियोप्लाज्म वगैरह कुछ इसको कोरिलेट किया है, तो बाकी की चीजें आपने कोरिलेट कर ली। एक बार और कोरिलेट करके मैं बता देती हूँ, फिर हम इस अर्बुद को डिटेल में पढ़ेंगे। वृत्तुन्नतम विग्रथितम कुशोफम, ग्रथित करके आएगा तो ग्रंथि है। वृत्तम स्त्रम मंदरुजम आएगा, मंदरुजा मैंने कार्सिनोमा से कोरिलेट करके आपको बताया, और अपची में ग्रंथि स्त्रम वृत्त आयत करके आ जाएगा, तो वो क्या है? ग्रंथि है। हमने ग्रंथि के भेद ही नहीं पढ़े, भी आगे बढ़ गए, पढ़ने वाले हैं। पहले अर्बुद के देख ले, तो अर्बुद के भेद है वापिक रमा में। वापिक, ये रमा में मैंने क्यों याद कराया? क्योंकि मुझे आपको इसका एक साध्य साधता याद करानी है। तो वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, मांसज, जा लिख देना, और मेदज। सन्निपातन नहीं होता है अर्बुद, सन्निपातन ग्रंथि भी नहीं होती है ना वापिक रमा में, सॉरी हाँ वापिक रमा में। अब ग्रंथि के बारे में देख लें, सुश्रुत की, चरक की, बाघभट्ट की। सुश्रुत की 5 है, चरक की 6 है, बाघभट्ट की 9 है। कोड है वापिक मेसी,
तो इनका वापिक में मासी, प्रीवियस में कई बार बताया, वापिक में मासी प्लस तुझमें रब दिखता है, रब कौन सी मूवी का गाना है? वातज पित्तज कफज, मे फॉर मेदज प्लस सी फॉर सिराज, तो शुद्ध का हो गया। चरक का सेम है, वातज पित्तज कफज मेदज सिराज, एक्स्ट्रा कौन सा है? मानसज, एक्स्ट्रा मानसज। बागबट के 6 तो पूरे चरक के जैसे है, वापिक में मासी, रब याद कर लो, आर फॉर रक्तज, ए फॉर अस्थिज और बी फॉर व्रणज। क्वेश्चन पूछा जाता है व्रणज ग्रंथि, अस्थिज ग्रंथि, रक्तज ग्रंथि का वर्णन किस आचार्य ने किया है? क्लियर है, समझ में आ रहा है? यहाँ तक किसी को कोई परेशानी? हुआ क्लियर कि नहीं हुआ है? बताएं, मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच पा रही कि नहीं पहुंच पा रही? आंसर नहीं आ रहा। अलग अलग अर्बुद पढ़ते हैं। रक्तार्बुद, रक्तार्बुद में क्या याद करना है? क्लियर है, ठीक है, बिल्कुल। रक्तार्बुद में क्या होता है? कतासु पाकम। हमने क्या पढ़ा था? कोई भी अर्बुद में पाक नहीं होता है ना? केवल किसमें हो रहा है? यहाँ पे रक्तार्बुद में हो जाता है। एक मिनट, है ना? अब बाकी होता है रक्तार्बुद में पाक हो जाता है। ओके, रिपीट कर दूं। तो शुद्ध की 5 वापिक मेसी, चरक के 6 वापिक मेमासी, बागभट के 9 वापिक मेमासी प्लस रव, तो मेसी मेदो सिराज, यहाँ पे मांस एक्स्ट्रा है तो मांसज, यहाँ पे पूरा चरक के जैसा है, बस रक्तज अस्थिज व्रणज एक्स्ट्रा है। आर फॉर रक्तज, ए फॉर अस्थिज, बी फॉर व्रणज। अभी क्लियर हुआ? तनुश्री और हर्षित गुप्ता, आरती क्लियर हो गया? रक्तज अस्थिज व्रणज क्वेश्चन पूछा जाता है, किस आचार्य ने बताया है? तो बागभट ने बताया है। और वापिक रमा में हमने याद किया था वो अर्बुद का, वातज पित्तज कफज रक्तज मांसज और मेदज। हाँ, अर्बुद वाला हमने बता दिया है, ठीक है। वापिक रमा में अब रक्तज अर्बुद होता है, उसमें पाक हो जाता है, लेकिन मांस अंकुर इसी में रहते हैं। बस 2 ही चीजें याद करनी थी हमको। रक्तज अर्बुद जो है उसमें पाक होता है और इसमें मांस अंकुर हो जाते हैं। क्या बोले हैं? ग्रंथि तो हाँ, ग्रंथि कर्मा में है ना, तो ग्रंथि हमने क्या बताया? भेद बताए हैं, ग्रंथि के भेद हैं, भेद वो दूसरे बताए थे आप। हो गया रक्तार्बुद। अब बाकी का मांस अर्बुद देखते हैं। अश्म के समान रहता है, केवल एक ही पॉइंट याद कर लो, मांस अर्बुद में पत्थर के जैसा हमको एक लक्षण मिलता है और हम लास्ट में भी याद कराएंगे असाध्य कौन कौन से हैं। तो ये अर्बुद जो है मांस अर्बुद असाध्य होता है। बाकी बात पित्तज कफज के ऐसे कोई अलग अलग लक्षण नहीं बताए। अध्यार्बुद द्विअर्बुद के बारे में पूछा जाता है, कौन सा कथन सत्य है या असत्य है, ठीक है। तो पूर्व में उत्पन्न हुए अर्बुद के स्थान में या उसके सन्निकट जो दूसरा अर्बुद उत्पन्न होता है उसे अर्बुदक के विद्वान वेद अध्यर्बुद कहते हैं। जो प्रारंभ में ही 2 संख्या में हो अथवा क्रम से एक के बाद एक दूसरा अर्बुद पैदा हुआ हो उसको द्विअर्बुद कहते हैं। ये दोनों असाध्य होते हैं, है ना। तो रमा लिख लो साथ साथ, रमा को होने वाला, रक्तज वाला भी असाध्य है ना, इधर शायद अंडरलाइन नहीं करा पाई थी, रक्तज वाला भी असाध्य है, तो लिख लो रमा को होने वाला। ये मैं याद करा रही हूं अभी, रमा को, रमा में याद किया था हमने, तो रमा वहां से याद कर लो। बाकी दोनों अर्बुद अलग टाइप के हैं, तो रक्तज और मांसज, रक्तज और मांसज और अध्यार्बुद और द्विअर्बुद, ये 4 अर्बुद असाध्य है। तो रमा को होने वाला अध्यार्बुद द्विअर्बुद कैसा है? असाध्य है। क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो अध्यार्बुद क्या होता है, जैसे यहाँ पर कभी एक अर्बुद हुआ था, फिर क्या हुआ? ये ठीक हो गया, है ना। पहले एक अर्बुद हुआ था, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हुआ था तो इसी स्थान पर फिर से हो जाए, या यहाँ ना होके यहाँ हो जाए, है ना, यहाँ ना होके यहाँ हो जाए तो अध्यार्बुद कहलाता है। यहाँ पे हुआ था, ठीक हो गया, दूसरी बार यही हो जाए या इधर हो जाए, अध्यार्बुद कहलाता है। द्विअर्बुद क्या कहलाएगा? जो 2 हो, पहले एक हुआ उसके बाद उसके पास में ही हो जाए तो वो द्विअर्बुद कहलाएगा। ये लिखा है, पूर्व उत्पन्न हुए अर्बुद के स्थान पहले हुआ तो उसी के स्थान पर या उसके अगल बगल हो जाए तो अध्यार्बुद कहलाएगा। जो प्रारंभ में ही 2 संख्या में हो अर्बुद पैदा हुए हो अथवा क्रमशः एक हो गया फिर दूसरा हो गया, एक के बाद एक हो, लेकिन संख्या तो इनकी 2 ही रहेगी, तो द्विअर्बुद कहलाता है। अर्बुद में किसकी अधिकता होती? क्यों पाक नहीं होता? ऐसे रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आता है कि अर्बुद में कफ की अधिकता रहती है तथा मेद की विशेष अधिकता रहती है। तो अर्बुद में कफ और मेद बहुत ज्यादा दूषित, तभी हमने पढ़ा था कि मांस को दूषित कर देता है ना, इसलिए मांस को भी दूषित कर रहा है और दोष भी इसमें रहते हैं। यहाँ पे रीजनिंग बताया है कि कफ की अधिकता रहती है, मेद की विशेष अधिकता रहती है एवं दोषों की स्थिरता होने से, ग्रंथि रूप होने से स्वाभाविक तौर पर सभी प्रकार के अर्बुद पकते नहीं है, ठीक है। ये हमारा अर्बुद कंप्लीट हुआ। लास्ट का गलगंड और पढ़ेंगे और क्लास को खत्म करेंगे, छोटा सा ही है ना। तो गलगंड कितने प्रकार के होते हैं? कौन सा नहीं होता? ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। तो वातज, पित्तज, कफज, पित्तज नहीं होता भाई, तो वातज, कफज और मेदज। गलगंड कौन सा स्लीपर नहीं होता? फिर हमारा दिमाग क्या चल जाता है? पित्तज स्लीपर नहीं होता। स्लीपर तो 3 ही होते हैं, वातज, पित्तज, कफज। हमसे पूछा है गलगंड, तो वातज, कफज और मेदज होता है ना, पित्त नहीं होता। तो वात कफ इसमें क्या रहता है? दूष रहता है। गले में प्रवृत्त होकर गले में मन्या में आश्रित कर देते हैं। संस्कृत तथैव मेधा, मेद में आश्रित हो जाते हैं। कुर्वंती गंडम क्रमशः स्वलिंगे समन्वितातम गंडम गंडम आपु। वायु कफ गले में बढ़कर मज्जा और मेद का। आप बोलोगे मैडम यहाँ पे तो केवल मेद लिखा है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देखना, उठा के देखिएगा, वहां पे क्वेश्चन में उन्होंने आंसर यही माना, हिंदी से मज्जा प्लस मेद माना है। तो अब वो एग्जामिनर कुछ नहीं बोल सकते, कभी हिंदी से मान लेते, कभी संस्कृत से भी नहीं मानते, अब उनके ऊपर है। हम तो दोनों ही याद कर लिए, है ना। मेद को मज्जा और मेद को आश्रय करके अपने अपने लक्षणों से उत्पन्न होते, वो गलगंड कहलाता है। दोष क्या है? वातुर कफ है, दूसरी क्या है? मेद, और मज्जा भी याद करके चलो। अब वातज गलगंड के लक्षण क्या मिलेंगे? दूध है, कृष्ण शिराबद्धम, कृष्ण और पवनात्मकम। मेद वाले में क्या है? मेदो आन्वितेश चौपिचता कालात भवेत अति स्निग्ध, बहुत ज्यादा स्निग्ध रहता है। बाद में हमने कुछ याद नहीं किया, तो कृष्ण सब कुछ वही मिलेगा। मेद में हमने क्या याद किया? कुछ गलत हो गया क्या? नहीं, मेदो का नहीं है, बात का ही लिखा हुआ है ना, मेद का नहीं है, पूरा बात का ही लिखा हुआ है। मेदो अन्वितम चौपिचतम, स्विच होने की पीड़ा, 44 रात से बड़ में काला अरुण होता है कुछ काल के पश्चात। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज कर सकता है, ये मेद का तो नहीं है, ऐसा लिखा है कि बाद में सिंपल हमको यही लक्षण मिलेगा, जब वातज गलगंड बढ़ जाएगा तो मेद के साथ मिल जाएगा, कुछ काल के पश्चात बढ़ने पर चर्बी से युक्त हो जाता है, मतलब फैट आ जाता है उसमें, तो क्या होगा? ये स्निग्ध हो जाता है। तो आपको कंफ्यूज करेगा एग्जामिनर, मेदो अन्वित कालात भवेत अति स्निग्धा, तो आप या तो क्या लगाओगे? मेद लगाओगे आंसर, या फिर आप कफ लगाओगे, दोनों गलत है। वातज गलगंड धीरे धीरे बढ़ के उपचित होकर उसमें फैट आ जाता है, स्पर्श में अत्यंत चिकना हो जाता है और वेदना रहित हो जाता है
तथा कठोरता युक्त परुष होगा। चिर वृद्धि आपाको, देर से वृद्धि होगी, नहीं पकने वाला होता है। फिर इसमें अधिकतर वही कफ के या मेद के, क्योंकि जो मेद है वही कफ है, तो इसमें बाद में बढ़ने के बाद मेद कफ जैसे ही गुण आ जाते हैं, देर से बढ़ना, नहीं पकने वाला आदि लक्षण मिलेगा। ठीक है, क्लियर है। कफट गलगंड में स्थिर सवर्णो, अल्प रुचा, अल्प उग्र कंडू, शीत महान कफ वाला, चिरावी वृद्धि, तो देर से बढ़ने वाला। तो यहाँ पर भी तो था चिरावी वृद्धि आपाको, लेकिन आप ऐसा लगाओगे पारुष युक्त चिरावी वृद्धि आपाको, बालज बातिक गलगंड की प्रवर्धमान अवस्था, उसको हम बोल सकते हैं, वृद्धावस्था बोल सकते हैं। चिराग पचते मंद रुचा होगी, ये कफ में रहेगा। दोनों चीजें बस याद करना। मेद में क्या रहेगा, वही मेद मतलब फैट, फैट मतलब कैसा होता है, चिकना, जो मेद ग्रंथि में पड़े थे ना, अधिकतर वही है, स्निग्ध रहेगा। पांडु अनिष्ट गंध, पांडु मतलब श्वेत कलर का, तो फैट कैसा होता है, श्वेत येलो रहता है, लेकिन याद कर लो सफेद कलर का। अनिष्ट गंध है, मेद क्रतो नीरूपा ग्रंथि अतिगंध, इसमें पीड़ा नहीं होती, पीड़ा रहित होती है। प्रलंबिते अलाभुवत, प्रलंबिते अलाभुवत यहाँ पर बताया है कि अलाभु के समान लटकता रहता है ये गलगंड। देह अनुरूप 6 वृद्धि, भी पढ़ा के आएंगे, एक बार 6 एक बार वृद्धि आ जाए तो क्या है, ये गलगंड है, मेदोज गलगंड है। तो प्रलंबिते अलाभुवत ऐसे याद कर सकते हो, मेदस्वी व्यक्ति जो होते हैं जिनमें ज्यादा फैट होता है वो आलसी होते हैं। तो अलाभु को जब भी आता है हम उसको आलसी से कोरिलेट करते हैं ना, ठीक है। हाँ, अलाभु जैसा स्निग्धता से जंतुर गले अनुशब्दम कुरुते च नित्यम, जंतुर गले। अब ये गलगंड इतना बड़ा हो जाएगा कि व्यक्ति अलाभु के जैसा हो जाएगा, तो व्यक्ति यहाँ से आवाज कैसे निकालेगा, तो कैसा है, जंतुर गले अनुशब्दम, मनुष्य का मुख चिपचिपा सा रहता है, गले में सदा स्पष्ट शब्द बोलता है। असाध्यता देखते हैं, तो संवत्सरो हमने पढ़ा था ना, एस जी 1 वर्ष पुराना असाध्य होता है ना। श्वित्र श्रीपद और गलगंड पढ़ के आए हैं, श्वित्र श्रीपद गलगंड 1 वर्ष पुराना असाध्य, वेरी गुड है ना। तो कष्ट से सांस लेता हुआ मृत, अरे अब आ रही होगी है ना, ठीक है। तो मुष्कवत लंबते गले सामान्य लक्षण है गलगंड का, प्रलंबिते अलाभुवत मेदों का है। तो याद कर लेते हैं, सामान्य चीजें ठीक करना बड़ा मुश्किल काम है। कॉम्प्लिकेटेड तो ठीक ही हो जाती हैं, लेकिन सामान्य इंसान को ठीक करना बड़ा मुश्किल है। मुश्क, तो सामान्य लक्षण मुश्क है, मुश्किल है, बाकी मेदोज में अलाभु के समान है। क्लियर हो गया। हाँ, ये सारी चीजें लिख लेना, चित्र श्रीपद गलगंड कितने वर्ष पुराना असाध्य है, ये सारी चीजें। तो हमारा 11 और 10वां चैप्टर कंप्लीट हुआ। कल हम क्या पढ़ने वाले हैं, 12वां चैप्टर वृद्धि उपदंश श्रीपद, और कल की क्लास में हम आपको 13वां चैप्टर कंप्लीट करा दिए है ना। 13वां पूरा नहीं हो पाएगा, 200 का इन्वॉल्वमेंट अकेला हो जाएगा।